Hello friends, welcome to our just 4 hours basic training video sessions medicine free life. Friends, let's have a look how to watch the videos. वीडियोस को कैसे देखें। नंबर 1, आप एक बार में एक एपिसोड पूरा देखें। नंबर 2, वीडियो क्लास लेते समय आप अपना पूरा ध्यान, पूरी अटेंशन वीडियो की तरफ रखें। आई मीन टू से कोई दूसरा काम न करें। नंबर 3, अपने साथ एक राइटिंग नोटपैड रखें, अपने क्वेश्चंस को लिखते रहें। नंबर 4, अगर आपके प्रश्न का उत्तर वीडियो में नहीं है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें, हमारे एक्सपर्ट मेंटोर आपको आंसर देंगे। नंबर 5, हमारे हर संडे होने वाले यूट्यूब लाइव क्वेश्चन आंसर एंड ट्रेनिंग सेशन में भाग लेकर व उसे देखकर भी आपको आपके सवालों के जवाब मिल सकते हैं। नेक्स्ट, आपको ये वीडियो एक हफ्ते में ही देखना होगा। वीडियो को देखने की और व्हाट्सएप ग्रुप की सुविधा एक सप्ताह तक रहेगी। दोस्तों, हम आपके स्वास्थ्य के प्रति वचनबद्ध हैं। धन्यवाद। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और इतना जैसे मन होता है ना, बिल्कुल जब आदमी स्वस्थ रहता है तो उस खुशी को तो जब ही आदमी महसूस कर पाता है जब इस राह पर चल पड़ता है। और आज मेरी आयु 75 साल से ऊपर है, 96वें के पास है और इस अवस्था में भी मैं टेनिस खेलता हूँ, दौड़ लगाता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ। 27 मंजिल बिल्डिंग में रहता हूँ मैं और वहाँ रोज 1-2 बार चढ़ता उतरता हूँ। तो ये आलम है मेरे एनर्जी लेवल का। मैं कितने किलोमीटर ही चल सकता हूँ, कितने घंटे ही काम कर सकता हूँ, मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। ऐसे लगता है जैसे मैं 30 साल का एक युवा हूँ। इसका कारण है नेचुरल लाइफस्टाइल। मैंने इसको फॉलो करना शुरू किया और आज तक मतलब 2 साल हो गए, तो मैंने कोई दवाई नहीं ली। अस्थमा तक की कोई दवाई नहीं ली, कोई यूरिक एसिड की नहीं ली, कोई थायराइड की नहीं ली, कोई शुगर की दवाई नहीं ली और मेरा लगभग 28 या 30 किलो वेट भी कम हुआ है। 2 महीने बाद तो मेरी थायराइड की दवाई खत्म हो गई। 3-4 महीने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं मतलब इतनी खुशी को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। पर मैं 75 साल की आयु में अभी भी हट्टा कट्टा नहीं कहूँगा, ताज़ा तंदुरुस्त हूँ। तो जो आपको समझाया जाए उसको आंख मूंद कर नहीं, फिर कहता हूँ आंख मूंद कर नहीं, अपनी अकल पर तोलिए और करते जाएं। आपको नए आगाज होंगे, नया सवेरा दिखेगा। आज मैं जो भी कुछ हूँ नेचुरल लाइफस्टाइल की वजह से हूँ, ना कि मांस मीट खा के, अंडे खा के, दालें खा के, मेवे खा के खाने की वजह से नहीं हूँ। सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट्स खा के, प्लांट से, पौधों से जैसे ही भोजन मिलता है वैसे ही खा के। फिर तो मुझे कई लोग जैसे बोलते हैं, जैसे अरे ये ऐसे है, कैसे कर लोगे, ये कर लोगे और कैसे रहोगे, दूध के बिना कैसे रहोगे। पर मैंने तो राम रस पी चुकी थी, अमृत। उसको जिसने इतना अमृत पी लिया हो ना नेचुरल लाइफस्टाइल का, और इतनी सहज और इतनी सरल जिंदगी, जिसको सिर्फ ना कोई दवाई लेनी, ना कुछ करना, और सिर्फ एक थोड़ा सा 5 तत्वों का ध्यान रख के हम इतने स्वस्थ और खुश रह सकते हैं, फिर मेरे को तो बैक होने का मतलब ही नहीं उठता। तो दोस्तों, इतना स्टेमिना बन जाता है कि आप अपनी उम्र से कम 20 वर्ष पीछे चले जाएंगे और आपकी आयु कम से कम 20 वर्ष बढ़ जाएगी। मैं तो इस राह पर बढ़ती रही और देख देख के मेरे कितने सारे फैमिली मेंबर्स को मैं लेकर आई कैंप में। उन्होंने भी देखा, आज उनको भी काफी आराम पड़ रहा है। तो एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गया। मैं सुबह जैसे पहले तो आर्थराइटिस की वजह से 1-2 किलोमीटर चलने में भी दिक्कत होती थी, अब 8-10 किलोमीटर वॉक कर लेता हूँ मैं।
एनर्जी लेवल इतना बढ़ जाता है, बीमारी कुछ होती नहीं है, बीमारी का साइज छोटा हो जाता है, एनर्जी लेवल हमारा हाई हो जाता है। आगे की जो जिंदगी है, मुझे लगता है कि बस इसका प्रचार और प्रसार में ही मैं अपना समय लगाऊंगी। मर जाए, अरे यहाँ तो रोगी क्या, निरोगी भी, मतलब कंचन सी काया मिल जाए उसको। क्योंकि ये हम लोग ऐसा नहीं है इसका इलाज कर रहे हैं बीमारी का, इस लाइफस्टाइल को फॉलो करके रोग अपने आप चले जाते हैं। हमें इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। दिमाग ऑलरेडी आचार्य जी, हमारे गुरु, हमारे जितने भी हमारे गुरु हैं, ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष की तपस्या में लगा चुके हैं। हमने सिर्फ उन पे विश्वास करके उनको एज इट इज पालना करनी है। मैं तो बहुत शांत हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ इस लाइफ को, और मैं कहती हूँ जैसे जैसे आचार्य जी और पूजा मैम बताते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाइए, जैसे जैसे वो बताते हैं, कहते हैं, करते हैं, वैसा वैसा बस करते जाइए। कहते हैं ना, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाएं। यानी सिर्फ एक उनको फॉलो करिए, उनको मिक्स मत करिए किसी के साथ। तो तरीका एक है, सभी बीमारियों का एक इलाज है, वो आपको आज बताया जाएगा कि आपको सुबह से शाम तक क्या खाना है, आपके अंदर बीमारियां कैसे आती हैं, कैसे उनको क्योर करना है। तो ध्यान आप आचार्य जी की तरफ ही लगाएं। और ये हमारा कोई व्यापार नहीं है, ये हमारा एक आंदोलन है। तो अपने स्वास्थ्य के भी आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, दवाइयाँ खा के तो हम और बीमारी की तरफ जा रहे हैं, तो हम कैसे ठीक रह सकते हैं, इसके खिलाफ आचार्य जी ने 20 साल से, पिछले 20 साल से आचार्य जी लगे हुए हैं इस सेवा में। आचार्य श्री मोहन गुप्ता जी गृहस्थ हैं। आपका वायर्स एंड केबल्स का अपना बिजनेस है। आचार्य श्री के परिचय के लिए आइए सन 1999 में चलते हैं। उन्नीस में आपने पहली बार इस विद्या के बारे में अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन से सुना, जैसे आज आप पहली बार सुन रहे हैं। आप उस समय कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त थे, जैसे कि अस्थमा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, स्किन डिजीज, ओवरवेट, आंखों पर चश्मा इत्यादि। 10 साल एलोपैथिक मेडिसिन में व्यवसाय करने की वजह से आपका एलोपैथिक में अधिक विश्वास था और रोजाना की दवाइयों और इनहेलर लेने से जीवन चल रहा था। जिस दिन से आपने अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी को सुना, उनके द्वारा बताई गई जीवन शैली का पालन किया, उस दिन से आज तक लगभग 20 साल से आपने किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं ली है। आपका जुनून और रुचि इस जीवन शैली के प्रति उस स्तर की थी कि गुरु जी को पहले दिन सुनने के बाद उस दिन से गुरु जी के आखिरी सांस तक आप उनके प्रत्येक व्याख्यान, कार्यक्रम में, गतिविधियों में उनकी परछाई की तरह सेवा में रहे। आपकी तीव्र जिज्ञासा एवं सेवा भाव को देखते हुए गुरु जी द्वारा आपको सेवा रत्नम का अवार्ड आशीर्वाद के रूप में दिया गया और गुरु जी ने अंतिम समय में आपको प्रचार मंत्री घोषित किया। आपको मालूम था कि गुरु जी द्वारा सिखाई गई विद्या अन्य किसी किताब या डिग्री से मिलने वाली नहीं है, परंतु फिर भी प्रचार प्रसार का पदभार संभालने के बाद केवल लोगों के विश्वास को दृढ़ करने के लिए आपने 47 साल की आयु में नेचुरोपैथी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। आपके द्वारा रोगों से बचाव, स्वस्थ सार, हेल्थ मैगजीन्स और तंदुरुस्ती सार पुस्तकों की रचना की। आपके निष्काम सेवा भाव और विषय के ऊपर महारत को देखते हुए आपको अलग अलग संस्थाओं द्वारा विभिन्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, परंतु यह परिचय देने का तात्पर्य यह है कि जब भी आप व्यासपीठ में बैठकर बोलते हैं तो अपने श्रोताओं में आप सन 1999 वाले मोहन गुप्ता को देखते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहे ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन के आशीर्वाद
गुरु कृपा के कारण आप अपने प्रत्येक श्रोता में आज के आचार्य श्री मोहन गुप्ता बनाने की शक्ति रखते हैं। नेचुरल लाइफस्टाइल को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में आपकी अग्रणीय शिष्या श्रीमती पूजा बंसल जी का अहम योगदान है। श्रीमती पूजा बंसल जी का प्राकृतिक जीवन शैली का 16 साल से भी ज्यादा अनुभव है। श्रीमती पूजा बंसल जी ने पिछले 16 साल से किसी भी प्रकार की एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक दवाई का प्रयोग नहीं किया है। यह परिचय केवल आचार्य श्री या श्रीमती पूजा बंसल जी का नहीं है, अपितु यह हमारे प्रत्येक टीम मेंबर का भी है और यह परिचय आज के बाद आपका भी होने वाला है। जय मां प्रकृति। आप सभी का, हमारी टीम का, हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं आज के इस बेसिक सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सबको आज के इस शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये दिन जो आपने हमें दिया है, आज का ये दिन आपकी लाइफ में एक यू टर्न साबित होगा। किस चीज का यू टर्न? आपकी लाइफ में, आपकी हेल्थ में, आपकी दवाइयों में, आपकी डिजीज में एक यू टर्न साबित होने वाला है। आज जो आप सुनने वाले हैं, आज जो आप समझने वाले हैं और फिर जो आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, आप कितना इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या करेंगे, आपकी लाइफ कहाँ जाके खड़ी होगी, वो तो बात की बात है। लेकिन आज ये पूरी नॉलेज, ये डिवाइन नॉलेज सीड रूप में, सीड के रूप में, बीज के रूप में आपके अंदर प्रवेशित होने वाली है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आज पहली बार हमें ना सुन रहे हो, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो पहली बार सुन रहे हो। आपका ध्यान, हम समझ सकते हैं, अभी आपका ध्यान उस वहां पर है जिसके लिए आप आए हो। आपके ब्लड प्रेशर पे, आपके वेट पे, आपकी शुगर पे या कोई और हेल्थ इशू जिसकी चलते, जिसकी वजह से, जिसको ठीक करने के लिए आपने ये सेशन ज्वाइन किया, तो आपको यही माइंड में रहेगा कि बीपी की बात कब होगी, शुगर की कब होगी। लेकिन आपने इस प्रोग्राम को ऐसे सुनना है कि इसमें से एक 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 शब्द जो बोला जा रहा है वो केवल 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 मेरे लिए बोला जा रहा है, मेरी बीमारी के ऊपर बोला जा रहा है। जब आप इस माइंड के साथ इस प्रोग्राम को सुनेंगे तो फिर आपको ये प्रोग्राम मिलेगा। तो आइए आज के हमारे बेसिक ट्रेनिंग वर्कशॉप मेडिसिन फ्री लाइफ को हम शुरू करते हैं और मैं आचार्य जी को आमंत्रित करती हूँ। आचार्य जी के साथ हम सब विधिवत रूप से माँ प्रकृति के आशीर्वाद को ग्रहण करेंगे और सेशन को शुरू करेंगे। जी आचार्य जी। जय माँ प्रकृति। भगवान मनु कहते हैं इस दुनिया के अंदर आके हम 4 ही तरह के काम कर सकते हैं, धर्म का, अर्थ का, रुपया पैसा कमाने का, कामनाओं को पूरा करने के लिए, या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, या मोक्ष की प्राप्ति के लिए। चारों में से कुछ भी करें, शरीर का स्वस्थ होना परम आवश्यक है। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले हम प्रेयर कर लेते हैं। आप सब मेरे साथ कमर सीधी, आंखें बंद करते हुए बैठेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास लेते हुए ओम की ध्वनि का उच्चारण। लंबी गहरी श्वास लीजिए। अपनी दोनों हथेलियों की मालिश करें।
हाथों की क्षमता को अपने चेहरे पे, आंखों में, पूरे शरीर पे धारण करते हुए वापिस आंखें खोल दें। माँ प्रकृति की उन सभी संतानों को जो माँ प्रकृति के रहस्य को जानकर रोग रूपी दरिद्रता को उतार फेंक कर स्वास्थ्य के सम्राट बनना चाहते हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। आज स्वास्थ्य के इस ज्ञान को जिसको हम लेने आए हैं, मेरे को आज से 20 वर्ष पहले मेरे गुरुदेव जी से मिला। मेरे गुरुदेव जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने अपने पूरा जीवन का आखिरी श्वास तक हर क्षण इस सेवा में लगाया कि कोई भी व्यक्ति रोगी ना हो और बिना दवाइयों के स्वस्थ जीवन जीने का ये विज्ञान घर घर तक पहुंचना चाहिए और सेवा भाव से पहुंचना चाहिए। उसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो गुरुदेव जी हमारे टीवी पे प्रोग्राम भी नहीं देने देते थे। वो इस बात के लिए अक्सर ऐसा बोलते थे कि इस ज्ञान को हम टीवी से नहीं दे सकते, टीवी से वो इमोशंस, वो भावनाएं ट्रांसफर नहीं हो पाती। तो समय की चाल के साथ बदलना पड़ता है चीजों को। हमने बदला है, हम स्वीकार करते हैं। अगर ज्ञान समझ में लग जाए, ये समझ लीजिए आज के बाद आपके लाइफ की आप पूरी तरह ट्रांसफर हो जाएंगे। हेल्थ तो एक आपको यहाँ बुलाने का बहाना है। अगर हेल्थ के माध्यम से इस शरीर के द्वारा जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, आपका हर एरिया ट्रांसफॉर्म हो जाए। आपकी लाइफ के अंदर 360 डिग्री का चेंज आने वाला है। मैं जो भी बोल रहा हूं अनुभव के साथ बोल रहा हूं, अपने 20 साल के एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं। अगर आज का दिन आपने इस विद्या के प्रति समर्पित कर दिया तो आपके जीवन के सारे रास्ते खुल जाएंगे, सारी डायरेक्शन खुल जाएंगे। अगर ये प्रोग्राम आपको समझ में लग जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। समझ में लगने का मतलब आपकी लाइफ में आ जाए, आप इसको अपना लें, आप इस रास्ते पे चलना शुरू कर दें, उसको हम कहते हैं समझ में आना। अदरवाइज आपके पास इंफॉर्मेशन है बस। तो आइए शुरुआत करते हैं। वेलकम टू नेचुरल लाइफस्टाइल। हमारे संस्थान का विजन है to make the people free from the fear of their diseases and to recreate the naturally healthy and happy world. प्राकृतिक जीवन शैली द्वारा रोगों के भय से मुक्त स्वस्थ विश्व का पुनः निर्माण। आज पूरा विश्व भयभीत है बीमारियों से, बीमारियों के प्रकोप से, डर से। इसके अंदर आशा की किरण नेचुरल लाइफस्टाइल बन के सोसाइटी के सामने आ रही है। हमारा प्रॉमिस है आज का, आपका हमारा मिशन है। इस विजन को हासिल करने के लिए हम करेंगे क्या? To educate the science of natural hygiene taught by Gurudev Brahmalin Acharya Sheshadri Swaminathan ji. इस विजन को हासिल करने के लिए
पूरे वर्ल्ड को नेचुरली हेल्दी एंड हैप्पी बनाने के लिए, बिना दवाइयों के स्वस्थ करने के लिए हम अपने गुरुदेव जी के द्वारा, स्वामीनाथन जी के द्वारा जो विद्या हमें सिखाई गई है वो विद्या सभी लोगों को सिखाएंगे। ये हमारा मिशन है। इस विजन को हासिल करने के लिए ये साइंस है, ये एजुकेशन है जो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। ये ट्रीटमेंट नहीं है। मेरे गुरुदेव जी कहा करते थे, यू आर नॉट डॉक्टर, यू आर टीचर, डोंट ट्रीट पीपल, टीच पीपल। तो आइए, आज का हमारा प्रॉमिस है आपके साथ। आज का हमारा प्रॉमिस है लाइफ टाइम फ्रीडम फ्रॉम ड्रग्स एंड डिजीजेस, पेन एंड सर्जरीज। आपके जीवन के अंदर आज के बाद दवाइयां अभी आज ही बंद कर देंगे ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। आज के बाद दवाइयां जानी शुरू हो जाएंगी, टेपर ऑफ होनी शुरू हो जाएंगी और आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाएंगी बिना दवाइयों के। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम बिना दवाइयों के ठीक कर सकते हैं, ऐसा हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। ऐसी बीमारियां जिनको बिना दवाइयों के ठीक किया जा सकता है: डायबिटीज, एस्थमा, साइनस, ब्रोंकाइटिस, आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, जॉइंट पेन, नी पेन, बॉडी पेन, सायटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, मसल्स पेन, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, गेस्टाइटिस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, माइग्रेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, high blood pressure, low blood pressure, irregular periods, infertility, cyst, PCOD, allergy, skin disease, psoriasis, obesity, overweight, insomnia, cholesterol, ear problem, eye disease, thyroid, hernia, underweight, liver disease, prostate, iron deficiency, lungs infection, memory weak, Parkinson, snoring, urine problem, ulcer disease, alcohol addiction, white spots, hair fall, uric acid, ankylosing spondylosis, smoking addiction, bipolar disorder. सर्जरीज, Unnecessary surgeries. कौन कौन सी ऐसी सर्जरीज हैं जिनसे बचा जा सकता है? जी, Sinusitis, tonsillitis, piles, kidney stone, gallbladder stone, angioplasty और heart bypass, knee replacement, uterus removal surgery, bariatric surgery यानी कि पेट को छोटा कराने वाली सर्जरी, disc prolapse, spine surgery, prostate surgery, appendix, ovarian cyst. जी, अगर आपको इन सर्जरीज के बारे में बोला गया है कि आपको कराने की जरूरत है तो आप कुछ समय हमें दीजिए। हमारा ये एक्सपीरियंस है कि ये सर्जरीज की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 99%, कोई भी चीज़ 100% नहीं होती और किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती, मगर ऐसा हमारा एक्सपीरियंस है कि 99% केसेस के अंदर रिजल्ट्स पॉजिटिव रहते हैं, कोई परेशानी नहीं आती। तीसरी चीज क्लैरिटी नंबर 3 है, क्लैरिटी अबाउट कोरोना। नो फियर, नो डाउट। आज के बाद कोरोना के बारे में आपको कोई फियर नहीं रहेगा, कोई शक नहीं रहेगा। कोरोना के बारे में आपको क्लियर होगा कोरोना क्या है, क्यों हो जाता है, कैसे ठीक हो जाता है, क्या करना है, बिना दवाइयों के कैसे ठीक करना है, पूरा क्लैरिटी हो जाएगी। डर तब होता है जब क्लियर नहीं होता, जब हमें साइंस की जानकारी नहीं होती। जी, लॉज ऑफ हाँ, ये सब कैसे क्लियर किया जाएगा, इसके लिए हम समझेंगे, सीखेंगे आज के प्रोग्राम में लॉज ऑफ नेचर। लॉज ऑफ नेचर हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी के द्वारा जो हमें सिखाए गए हैं, उन लॉज ऑफ नेचर पे आधारित रहेगा आज का प्रोग्राम। वो कौन कौन से हैं? हाँ जी, लॉज ऑफ नेचर, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट,
law of power distribution, law of vital economy and non-violence. इन सारे लॉज को लेके हम साथ साथ चलेंगे। इससे पहले हमने समझने होंगे हमारा अपना बेसिक प्रिंसिपल। हमारा बेसिक प्रिंसिपल है 5 टाइप्स ऑफ यूनिटी, 5 तरह की एकता। 5 तरह की एकता के अंदर पहला प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डिजीज, सभी रोग एक हैं। सेकंड, यूनिटी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, सभी रोगों का कारण एक है। अगर ये प्रमाणित हो जाए कि सभी रोग एक हैं, सभी रोगों का कारण एक है, तो तीसरी यूनिटी अपने आप बन जाएगी यूनिटी ऑफ ट्रीटमेंट, सभी रोगों का इलाज एक है। जैसे ही हम इस बात को सुनते हैं तो एकदम से बात डाइजेस्ट नहीं होती। हम सोचते हैं हम तो डायग्नोसिस कराते हैं, टेस्ट कराते हैं और यहाँ पर ये कह रहे हैं सभी रोग एक हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? वो हमारा काम है इसकी साइंस को आपको आज हम बताना। तो अगर ये प्रमाणित हो जाए और आप हमारे साथ सहमत हो जाएं कि सभी रोग एक हैं, तो सभी रोगों का इलाज एक होना चाहिए। ये बात समझ में सीधी सीधी आती है। और सभी रोगों का कारण भी एक होना चाहिए और इलाज भी एक होना चाहिए, ये भी समझ में आती है। तो अगर सभी रोग एक हैं और सभी रोगों का कारण एक है, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग कंसल्टेशन चाहिए नहीं। इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं, हम डॉक्टर्स नहीं कंसल्टेशन देने वाले, तो हम टीचर हैं। टीचर ग्रुप में शिक्षा देता है, ट्रेनिंग देता है। अगर ये प्रमाणित हो जाए कि सभी रोग एक हैं, तो क्या अगर आपकी बीमारी उन जो पीछे आपको लिस्ट दिखाई गई उस लिस्ट में शामिल ना हो, हमने उसका नाम आपके सामने अभी ना लिया हो, उस बीमारी के बारे में हम भी कुछ ना जानते हो, वो ठीक हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? अगर सभी रोग एक हैं, सभी रोगों का कारण एक है, तो आपकी बीमारी अगर उस लिस्ट में नहीं आई और हम उस बीमारी के बारे में कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, वो ठीक हो जाएगी? तो नेक्स्ट, सभी रोगों का इलाज एक है, तीसरी यूनिटी हो गई। फोर्थ यूनिटी, यूनिटी ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, रोग और स्वास्थ्य एक हैं। इसको हम आगे चल के क्लियर करेंगे। पांचवी है यूनिटी ऑफ फूड एंड मेडिसिन, भोजन और औषधि एक होना चाहिए। इफ योर फूड इज रॉन्ग, मेडिसिन इज ऑफ नो यूज। इफ योर फूड इज राइट, मेडिसिन इज ऑफ नो नीड। अगर आपका भोजन खराब है तो दवाई लेने का कोई फायदा नहीं हो सकता। अगर आपका भोजन ठीक है तो दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ सकती। गाड़ी का अगर पेट्रोल ही खराब है तो कितने ही मैकेनिक बुलाओ, गाड़ी सही नहीं चल सकती। तो अगर हमारा भोजन ही खराब है, हम कितनी ही दवाइयां खाएं, कितने ही डॉक्टर बदलें, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। तो अगर आप ये सब जानते हैं तो फिर आपने अपने भोजन को पहले चेक क्यों नहीं किया? आपने दवाइयां पहले क्यों खाई? और जो आप भोजन ले रहे हैं क्या वो ठीक है? उसके ऊपर आपने विचार किया नहीं किया। यूनिटी ऑफ डिजीज, सभी रोग एक हैं। यूनिटी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, सभी रोगों का कारण एक है। आइए अब हम इस पे वापस आते हैं और इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि सभी रोग एक हैं तो कैसे एक हैं।
हमारे शरीर में से गंदगी को, फॉरेन मैटर को, विजातीय द्रव को बाहर निकालने के 4 रास्ते हैं। पेशाब का, पखाने का, पसीने का और श्वास का। जब कुछ गलतियों की वजह से शरीर इन 4 रास्तों के द्वारा मल को बाहर निकालने में असमर्थ हो जाता है, गंदगी शरीर के अंदर रुकना शुरू कर देती है। उस गंदगी का शरीर के अंदर रुकना ही रोग है। यूनिटी ऑफ डिजीज, सभी रोग एक हैं। हम जांच कराते हैं, अक्सर क्या बताते हैं, रिपोर्ट्स में क्या लिखा होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, थायराइड है, मोटापा है, यूट्रस में रसौली है, गांठ है, पथरी है, फेफड़ों में बलगम है। मेरा सवाल, क्या ये सभी पदार्थ जो रिपोर्ट्स के अंदर दिख रहे हैं हमारे शरीर के अंदर होने चाहिए? बीट के शरीर के अंदर होने चाहिए? नहीं, ये सभी पदार्थ शरीर के अंदर नहीं होने चाहिए। तो अगर हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हमारा शरीर अंदर से गंदा है। हम घर को साफ रखते हैं, गाड़ी को साफ रखते हैं, ऑफिस को साफ रखते हैं, शरीर को बाहर से साफ रखते हैं। शरीर को अंदर से साफ रखने का हम कितना प्रयास कर रहे हैं, करते हैं, बता दीजिए। यूनिटी ऑफ डिजीज, सभी रोग एक हैं। हमारा शरीर अंदर से गंदा है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने घर की पिछले 25-50 साल से कभी भी सफाई ना की हो, उस घर में रहने वाले लोगों को कौन सी बीमारी हो सकती है? कि ऑल टाइप्स ऑफ डिजीज, सभी तरह की बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट, अगर किसी व्यक्ति ने 25-50 साल से अपने शरीर की कभी भी सफाई ना की हो, अगर 25 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ जाए, बाईपास सर्जरी हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात है? नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो हम अक्सर अफसोस प्रकट करने जाते हैं, सुनते हैं कि अच्छा भला था, चाय का कप ही हाथ में रह गया। तो कहने का भाव ये है कि हम इस बात की तरफ ध्यान नहीं देते कि इसका कारण क्या है और हमने अपनी लाइफ को कैसे जिया है। यूनिटी ऑफ डिजीज, सभी रोग एक हैं। शरीर के अंदर गंदगी का रुकना। यूनिटी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, सभी रोगों का कारण एक है, गलत तरह का खान पान, गलत तरह का रहन सहन, गलत तरह के सोच विचार। गलत तरह का खान पान, आप सब जानते हैं कि हम जो भी खाते हैं कैसा खाते हैं। गलत तरह का रहन सहन, जो रहन सहन है, खान पान के ऊपर भी आज हम काम करेंगे और रहन सहन के ऊपर भी काम करेंगे। गलत तरह की सोच विचार, इसके ऊपर आज काम नहीं हो पाएगा, मगर कुछ आपको हिंट दे देते हैं, आप काफी कुछ समझ जाएंगे। अगर हमारे पास जितना समय है, अगर उसका 10% भी हम बिना स्वार्थ के सेवा नहीं करते, दूसरों के काम नहीं आता, हमारा समय और धन 10%, मिनिमम 10% उन लोगों के लिए खर्च होना चाहिए जिनको हम नहीं जानते। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे
तो हमारा सोचने का तरीका गलत है। आप इस बात से विचार करें कि क्या हम ऐसा करते हैं। एक बार नहीं, 3 बार विचार करें कि क्या हम ऐसा करते हैं। दूसरा, अभी अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर भी जरूरी नहीं है कि हमारी सोच सही हो। ऐसा करने के बावजूद भी हमारी सोच सही हो ये जरूरी नहीं है। हम कितनी मेडिटेशन करते हैं, हम कितनी माला जपते हैं, हम दिन में कितनी बार मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, हम कितना दान पुण्य करते हैं, हम कितनी सेवा करते हैं, इस सब का रिजल्ट कहाँ पर आएगा, इम्तिहान कहाँ पर होगा, परीक्षा कहाँ पर होगी? उन लोगों के साथ जिन लोगों के साथ हम जीवन जीते हैं। वो लोग हमारे परिवार में हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, नौकर हैं, मालिक हैं, ग्राहक हैं, पड़ोसी हैं। अगर उन लोगों के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, गिले हैं, शिकवे हैं, शिकायतें हैं, तो समझ लीजिए कि हम परीक्षा में फेल हैं। जो भी हम कर रहे हैं वो खराब नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। और मरने के बाद फायदा हो जाएगा, उसमें संदेह है। जो धर्म, जो कर्म, जो सेवा जीते जी काम नहीं आई, वो मरने के बाद काम आएगी। इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। तो इन 2 एरियाज के अंदर काम करें और बाकी 2 एरिया जो है गलत तरह का खान पान और गलत तरह का रहन सहन, इसके ऊपर हम काम करेंगे। तो यूनिटी ऑफ डिजीज और यूनिटी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, सभी लोग एक हैं, सभी लोगों का कारण एक है। ये हमारा पहला चैप्टर। आज हम थ्योरी सेशन के अंदर 3 चैप्टर समझेंगे, लर्न करेंगे। हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो दूसरा चैप्टर हम शुरू करते हैं। तैयार हो जाइए, प्लीज कंसंट्रेट। दूसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। मेरा आपसे सवाल, क्या हम अपने शरीर के मालिक हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हम इस शरीर के मालिक नहीं हैं। हम गाड़ी के मालिक हो सकते हैं। हम निर्णय लेते हैं गाड़ी कब लेनी है, किस कंपनी की लेनी है, किस रंग की लेनी है और कब बेच देनी है। हम शरीर के मालिक नहीं हो सकते। क्यों? हमने जन्म लेने का फैसला अपनी मर्जी से किया। कब जन्म लेना है, कहाँ लेना है, किस माँ बाप के घर में लेना है, किस रंग का शरीर लेना है, किस कद का शरीर लेना है और इस शरीर को छोड़ के कब जाना है। अगर किसी की चलती हो तो हाथ खड़ा करो। जिस शरीर के ऊपर हमारा इतना भी नियंत्रण नहीं है, हम उस शरीर के मालिक कैसे हो सकते हैं? घर की सफाई की चिंता किसको होती है? गाड़ी की सफाई की चिंता किसको होती है? मालिक को। घर की सफाई की चिंता घर के मालिक को होती है, तो शरीर की सफाई की चिंता किसको होगी? शरीर के मालिक को। शरीर के मालिक हम हैं नहीं, ये मैंने प्रूव कर दिया और आपने भी प्रूव कर दिया। आपने प्रूव कैसे किया? हमने घर को गंदा नहीं किया, गाड़ी को गंदा नहीं किया, ऑफिस को गंदा नहीं किया, क्योंकि हम उसके मालिक हैं। हमने कपड़ों को गंदा नहीं किया, क्योंकि हम उसके मालिक हैं। कपड़े हम चूज करते हैं, हमने किस रंग के पहनने हैं, कब बदल देने हैं, हम उसके मालिक हैं। मगर इस शरीर के मालिक नहीं हैं और इसको जी भर के गंदा किया अंदर से।
तो शरीर की सफाई की चिंता किसको होगी? हम तो मालिक है नहीं, शरीर के मालिक को। शरीर का मालिक कौन है और कहाँ रहता है? जो शरीर का घर का मालिक है, घर के मालिक घर के माता पिता होते हैं। शरीर के पिता हैं गॉड, ईश्वर, अल्लाह, बैगरो। शरीर की माँ कौन है, माता कौन है, मदर कौन है? जब मैं पिता की बात करूंगा, शरीर के पिता की बात करूंगा, तो आप बहुत सारे नाम लिख सकते हैं, मगर जब माता की बात करता हूं तो आपके पास मदर नेचर लिखने के अलावा कोई और आंसर नहीं है। वक्त आ गया है कि हमें माँ की शरण में जाना होगा। जैसे स्कूल में बहुत जगह आजकल फैशन चल पड़ा है कि पिता का नाम नहीं पूछते, माता का नाम पूछते हैं। मदर का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। तो ठीक ऐसे ही मैं भी यही बोलूंगा कि हमें पिता को बाद में बात करेंगे, पहले मदर की बात करते हैं, माँ की बात करते हैं, क्योंकि पिता के मामले में हम सब कंफ्यूज्ड हैं। सबके पिता अलग अलग हैं, सबके धर्म अलग अलग हैं, सबकी मान्यताएं अलग अलग हैं, लेकिन मदर के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक ही मदर है, मदर नेचर। तो मदर नेचर की अगर हम सब शर्म में चले जाएं, हमारे भेदभाव, लड़ाई झगड़े सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई रौला है ही नहीं, और इसके प्रिंसिपल भी सीधे हैं और एक ही है। इसके अंदर बहुत कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। वेरी 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 क्लियर मदर नेचर। तो हमें शरीर के माता पिता को हमारे शरीर की सफाई की चिंता होगी। अगर घर के अंदर सफाई की हालत बिगड़ जाए तो घर के माता पिता घर के अंदर सफाई अभियान चलाते हैं। अगर शरीर के अंदर सफाई की हालत बिगड़ जाए तो शरीर के माता पिता शरीर के अंदर सफाई अभियान चलाते हैं। जब शरीर के माता पिता शरीर के अंदर सफाई अभियान चलाएंगे तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि शरीर के अंदर सफाई अभियान चल रहा है? जब शरीर के अंदर सफाई अभियान चलेगा तो शरीर में से गंदगी बाहर निकलेगी। घर के अंदर सफाई अभियान चलेगा तो घर में से गंदगी बाहर निकलेगी। शरीर के अंदर सफाई अभियान चलेगा तो शरीर में से गंदगी बाहर निकलेगी। नजला जुकाम, ध्यान से सुनो, नजला जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार ऐसी बीमारियां हैं जिनके द्वारा शरीर अपनी गंदगी को बाहर निकालता है। फीवर, बुखार एक ऐसी बीमारी है जिसके द्वारा शरीर अपने टॉक्सिन्स को, अपनी गंदगी को आग लगाता है। तो जब ये बीमारियां हमें होती हैं, नजला जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, इसको हम बोलते हैं रोग की पहली अवस्था, एक्यूट डिजीज। ये कौन कौन सी हैं? नजला जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, फोड़ा, फुंसी, पेट का दर्द। ये हमारे शरीर में शरीर की सफाई के लिए आती हैं, हमारी भलाई के लिए आती हैं, किसी नुकसान के लिए नहीं आती। इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर, कफ, बॉयल, स्टमक पेन। ये शरीर में शरीर की सफाई के लिए आती हैं, हमारी भलाई के लिए आती हैं, किसी नुकसान के लिए नहीं आती। ध्यान से सुनिए, ये बीमारियां जो एक्यूट डिजीज हैं, जो अच्छे वाली हैं, ये पहले के लोगों को भी आती थी। त्रेता में, सतयुग में, कलयुग में, हर युग में आती थी। और पशु पक्षियों को भी आती हैं, और बचपन में हमें भी आती थी। अगर जहां 10, 12, 15 साल के बच्चों की क्लास हो, आप जो लगभग 150 लोग प्रोग्राम में मौजूद हो, इतने ही यहाँ पर 150 10-15 साल के बच्चे हों,
तो वो कौन सी बीमारियां लिखेंगे कि हमें ये होती हैं, ये वाली लिखेंगे। जो आपने लिखी वो वाली नहीं लिखेंगे। तो जब इन बीमारियों को हम अलग अलग तरीके से अंदर दबाते हैं तो फिर हमें सेकंड स्टेज की बीमारियां आती हैं, क्रॉनिक डिजीज। ये जो पूरी लिस्ट आपको पढ़ के सुनाई गई। जब हम अब भी आंख नहीं खोलेंगे, इन बीमारियों को भी 10-10, 15, 20-20 साल तक हाई ब्लड प्रेशर, शुगर की दवाइयां खा खा के अंदर दबाते रहेंगे। शुगर की, ब्लड प्रेशर की गोली खाने से आपकी बीमारी का इलाज नहीं होता। आप खतरे से दूर नहीं जाते। आप अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। आपकी सिर्फ मशीन बताती है कि आपकी रीडिंग नॉर्मल है, लेकिन आपकी बीमारी एडवांस स्टेज में जाती ही जाती है और उसकी जो भी कॉम्प्लिकेशन हैं हमारे सामने आती हैं। 10-15 साल तक इनको अंदर दबाने के बाद हमारी बीमारी थर्ड स्टेज पे आ जाती है। थर्ड स्टेज है डिस्ट्रक्टिव डिजीज, मार्क रोग। डिस्ट्रक्टिव डिजीजेस, हार्ट अटैक, किडनी फेलर, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीज। रोग कई तरह के नहीं होते, रोग एक ही है, उसकी स्टेजेस अलग अलग हैं। रोगों की पहली स्टेज एक्यूट डिजीज, तीव्र रोग। दूसरी स्टेज क्रॉनिक डिजीज, मंद रोग। तीसरी अवस्था डिस्ट्रक्टिव डिजीज, मार्क रोग। अगर पहली अवस्था वाले रोगों को अंदर नहीं दबाएंगे तो दूसरी अवस्था नहीं आएगी। अगर दूसरी अवस्था वाले रोगों को अंदर नहीं दबाएंगे तो तीसरी अवस्था नहीं आएगी। हम किसी भी अवस्था में हों अब भी यू टर्न ले सकते हैं। कम टू द पॉइंट। मेरा पहला सवाल कि ये जो एक्यूट डिजीज हैं, जो तीव्र रोग हैं जो हमें हो गए, तो मैं ये जानना चाहता हूं 84 लाख जीव जंतु हैं, उनको क्रॉनिक डिजीज और डिस्ट्रक्टिव डिजीज दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था वाले रोग नहीं आते, केवल तीव्र रोग आते हैं। एक्यूट डिजीज आते हैं, नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार ही आते हैं। पहले के लोगों को भी पहली अवस्था के ही रोग आते थे, अगले दो नहीं आते थे। जब हमने जन्म लिया 10-15 साल तक हमें पहली अवस्था के रोग ही आते थे, अगले दो नहीं आते थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हम ही इस पृथ्वी के ऊपर अनोखे पैदा हुए हैं कि जो हमारे लिए बीमारियों की लाइन लग गई और सर्जरीज की लाइन लग गई। पहले के लोगों को ऐसा नहीं था, पशु पक्षियों के साथ ऐसा नहीं था, बचपन में हमारे साथ ऐसा नहीं था। अब हमने ऐसा क्या कर दिया कि हमें ये बीमारियां लग गई? जरा इसका कारण बता सकते हैं आप? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि गलत खान पान से ये रोग नहीं लगे, क्योंकि गलत खान पान से अगर आप खा लेते तो शरीर नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार से बाहर निकाल देता, मगर आपने इसको सप्रेस किया दवाइयों के द्वारा। आपने गंदगी को बाहर निकालने से रोका। जब हम दवाइयों की बात आती है तो सबसे पहला ध्यान हमारा जाता है एलोपैथिक मेडिसिन। जो एलोपैथिक मेडिसिन है ये नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार को अंदर दबाती है। ये बीमारियों को अंदर दबाती है, सप्रेस करती है। आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये रोगों को अंदर दबाती हैं या नहीं? चलिए, मैं ये कहूंगा कि आयुर्वेदिक दवाइयां भी अंदर दबाती हैं। अब इसकी साइंस आगे चल के आपको बताता हूं। तीसरा सवाल, होम्योपैथिक दवाई क्या करती है? अंदर दबाती है या नहीं दबाती है? होम्योपैथिक दवाई भी रोगों को अंदर दबाती है। दवाई कोई भी हो जिसका नाम ही दवाई है वो रोगों को अंदर दबाएगी। कैसे? ये तो
अच्छा चलो एक चीज और बताओ, आपके जो घरेलू नुस्खे हैं, दादी नानी के टोटके, वो रोगों को अंदर दबाते हैं या नहीं? मैं कह रहा हूं ये भी अंदर दबाते हैं। आपके घरेलू नुस्खे भी 90%, अगर दोबारा पूछोगे तो 99%, ये भी रोगों को अंदर दबाते हैं। आपने किस किस ने सुन रखा है कि अगर गला खराब हो जाए, खांसी जुकाम हो जाए, तो देसी घी में बेसन का हलवा बना के खा लो। खांसी हो जाए तो अदरक और शहद मिला के चाट लीजिए। हाँ, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये भी रोगों को अंदर दबाता है, बेसन का हलवा और अदरक और शहद मिला के चाटना। और आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो कहे मेरे आगे हाथ करो, अक्कू पंक्चर, अक्कू प्रेशर, चलो मैं इसको दबा देता हूं, अगर उसके दबाने से आपका नजला जुकाम उल्टी दस्त बुखार ठीक हो जाए तो समझ लेना उसने भी अंदर दबा दिया, जिसमें आपने कोई दवाई भी नहीं ली। अगर कोई ऐसा आपको महापुरुष मिल जाए जो आपको ये कहे क्या हुआ है, आप कहें जुकाम, वो कहे सिर इधर करो, मैं तेरे सिर पे हाथ रख देता हूं, आशीर्वाद दे दूंगा, तेरा जुकाम ठीक हो जाएगा, तो समझ लेना उसने भी अंदर दबा दिया। साइंस क्या है? साइंस ये है कि कोई भी ऐसी प्रक्रिया आपके द्वारा करी गई, कोई भी ऐसी कलाकारी जो आपके चलते चलते जुकाम को, बुखार को, उल्टी को, दस्त को वही रोक दे, उसने अंदर दबा दिया। हम रात को शादी ब्याह में जाते, वहां तक पर जितने भी व्यंजन लगे होते हैं सभी को चख चख के देखते रहते और दिए गए लिफाफे की पूरी पूरी कीमत वसूल करने का प्रयास करते हैं। सुबह कौन सी बीमारी लगती है? दस्त, डायरिया, डायसेंट्री, खुद ही डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं, रात पार्टी में चले गए, बदपरहेजी हो गई, दस्त लग गए। अब गंदगी को, अब दस्तों की दवाई दे दो, अर्थात गंदगी को अंदर दबाने की दवाई दे दो। तो जब आप दस्तों को अंदर दबाएंगे तो कब्ज होगी, कब्ज होगी तो पाइल्स, बवासीर होगी, तो आपकी सारी बीमारियां इन सारी गलतियां करने की वजह से अंदर दबाई जाती हैं। हम बात कर रहे थे पहले के लोगों की। पहले के लोगों के पास क्या एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक कोई दवाई थी? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ये सब दवाइयां थी क्या? उन युगों में औषधालय थी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जो भी आपके घर में आएगा, डिब्बा बंद, बोतल बंद, पैकेट बंद, वो दवाई है, औषधि है जो कि रोगों को अंदर दबाएगी। दूसरी बात, दवाइयों के द्वारा हम रोगों को अंदर दबाते हैं। पहले वाले लोग ये गलती नहीं करते थे। और पशु पक्षी, क्या उनके पास एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक कोई दवाई है? नो, वो भी स्वस्थ रहते हैं। आज हम आपको वो तरीका बताएंगे जो पहले के लोग अपनाते थे, जिसमें किसी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक दवाई की आवश्यकता नहीं है। आज हम आपको वो तरीका बताएंगे जो आधुनिक मानव को छोड़ के 84 लाख जीव जंतु हमारी आंखों के सामने बनाते हैं। आज के बाद आप अपनी आंखों से देखेंगे कि कब कब आपके घर में रखा गया, पाला गया गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली इसी प्रिंसिपल को अपनाता है जिसको हम बताएंगे। और आप अपनी आंखों से देखेंगे कि कब कब वो बिना दवाई के ठीक भी हो जाता है। नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार। आज के प्रोग्राम की अट्रैक्शन
आज के प्रोग्राम की आवश्यकता ये नहीं है कि आप ये जान के जाएं कि मेरा कैंसर कैसे ठीक होगा, मेरा घुटनों का दर्द कैसे ठीक होगा, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, मेरा यूरिक एसिड थायराइड कैसे नॉर्मल आएगा। ये आज के प्रोग्राम में शामिल नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी बीमारी के पीछे पड़ गए तो आप साइंस से वंचित हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपने नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार को बिना दवाई के ठीक कर लिया तो क्या आपको दूसरी अवस्था के रोग आएंगे? नहीं। अगर आपने ये ट्रेनिंग ले ली, क्या आपको तीसरी अवस्था के रोग आएंगे? नहीं। तो फिर उधर जाना ही क्यों है? पहले प्राइमरी सीख लीजिए। जब आप इसको सीख जाएंगे तो आपके आगे जाना ही नहीं पड़ेगा, उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आपके वो रोग अपने आप चले जाएंगे, उनकी चिंता मत करो। आज की ट्रेनिंग है नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार को बिना दवाई के कैसे ठीक करना है। और कोरोना भी तो यही है। कोरोना के सिम्टम क्या हैं? नजला, जुकाम, गला खराब, खांसी, बुखार, एक्यूट डिजीज। अगर आपने इसको ठीक करना सीख लिया तो कोरोना क्या, महा कोरोना भी ठीक हो जाएगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अफसोस इस बात का है कि आपके पास ये साइंस पहुंचती क्यों नहीं, इसका टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं आता, ये अभी तक आप इससे वंचित क्यों हो गए? क्यों? क्योंकि इसमें कुछ बेचा नहीं जा सकता। जब तक कुछ बेचा नहीं जाएगा तो ऐड कहां से आएगी और पैसे कैसे लिए जाएंगे? ये दिक्कत है। आइए आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने रोगों की 3 अवस्थाएं पढ़ी। जब हमारे शरीर में एक्यूट डिजीज आती है, नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार आता है, हमने अभी तक यूनिटी ऑफ डिजीज समझा, यूनिटी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज समझा, यूनिटी ऑफ ट्रीटमेंट को हम बाद में लेंगे। अब हम समझेंगे यूनिटी ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। जब हमारे शरीर के अंदर एक्यूट डिजीज आती है, तीव्र रोग आते हैं, नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार आता है, जो छोटे बच्चों को आता है, तो हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी लेवल, हेल्थ जो होती है वो 80% होती है, और जो रोग होता है वो 20% होता है। जब हमारे शरीर के अंदर एक्यूट डिजीज आती है उस समय शरीर के अंदर 80% हेल्थ होती है और 20% डिजीज होती है, और 20% डिजीज को शरीर बड़े आराम से बाहर फेंक देता है उठा के। 2-4 दिन के अंदर अंदर नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, कोरोना सब ठीक हो जाते हैं। फिर जब हम पहली अवस्था वाले रोगों को अंदर दबाते हैं तो हमारे शरीर में दूसरी अवस्था आती है, क्रॉनिक डिजीज। तो क्रॉनिक डिजीज को हम गोलियां खा खा के, दवाइयां खा खा के, इंजेक्शन लगवा के वर्षों तक अंदर दबाते रहते हैं। जब हम इस अवस्था में होते हैं, इस अवस्था के अंदर शरीर के अंदर जो हेल्थ होती है वो 50% होती है, और जो रोग होता है, डिजीज होती है, वो भी 50% होती है। जब हम बार बार ये दूसरी अवस्था वाले रोगों को भी अंदर दबाते रहते हैं तो फिर थर्ड स्टेज आती है, डिस्ट्रक्टिव डिजीज। जब ये वाले रोग लग जाते हैं तो फिर शरीर के अंदर क्या होता है, रोग 80% हो जाता है और हेल्थ 20% हो जाती है। अगर हम अब भी गलतियां करते रहेंगे और यू टर्न नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा, चलते चलते अगर हेल्थ 1% रह जाए और रोग 99% हो तो क्या हम जिंदा होंगे? बिल्कुल होंगे। तो उसको भी हम कहेंगे यूनिटी ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। और जब 1% हेल्थ भी शरीर में से चली जाए और शरीर के अंदर रोग ही रोग बचे तो क्या हम जिंदा होंगे? नो। तो कहने का भाव है यूनिटी ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। शरीर जब तक जिंदा है उसके अंदर
हेल्थ भी होती है और रोग भी होता है। हमने परसेंटेज को बढ़ाना है, हेल्थ की परसेंटेज को बढ़ेगी तो रोग अपने आप चला जाएगा। रोग का कोई अस्तित्व ही नहीं है, अंधेरे का कोई अस्तित्व ही नहीं है, प्रकाश को लाना है, रोग का कोई अस्तित्व ही नहीं है। स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाना है, रेज योर हेल्थ लेवल, अपने स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाएं। तो हमने इस प्रोग्राम में जब तक श्वास तब तक आस, जब तक श्वास है तब तक हम NLS को अपना के स्वस्थ जीवन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हमने इस प्रोग्राम में अपना दूसरा चैप्टर क्लियर किया। दूसरे चैप्टर के अंदर हमने जाना रोग क्या है, रोग क्यों होता है, रोग कब होता है, रोग कैसे होता है। अब हम तीसरे चैप्टर पे जाते हैं। तीसरे चैप्टर में हमारे पास बचता है यूनिटी ऑफ ट्रीटमेंट। व्हाट इज द ट्रीटमेंट, रोगों का इलाज कैसे होगा। ट्रीटमेंट की परिभाषा पढ़ लेते हैं एक बार। व्हाट इज द ट्रीटमेंट, इलाज कैसे होगा। What is the treatment? To give physiological rest by 5 elements of the nature and mental rest through ethical and moral values. शारीरिक एवं मानसिक आराम, शरीर के आंतरिक अंगों को प्रकृति के 5 तत्वों के द्वारा एवं मन को सद्गुणों द्वारा आराम देने का प्रयास ही इलाज है। आराम ही उपचार है। जैसे ही हम उपचार की बात सुनते हैं तो हमें ऐसे समझ में आता है कि हमें कड़वी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, हमें ऑपरेशन कराना पड़ेगा, अपने अंगों को कटवाना पड़ेगा या बदलवाना पड़ेगा। जब हम उपचार की बात ये सुनते हैं कि हमें आराम करना है, रेस्ट के द्वारा, आराम के द्वारा स्वास्थ्य की प्राप्ति, तो ये बात तो हमारे दिमाग में डाउनलोड होती ही नहीं, बात ही समझ में नहीं आती। तो आइए आज हम समझेंगे कि आराम के द्वारा स्वास्थ्य की प्राप्ति कैसी होगी। मेरा सवाल, अगर किसी की हड्डी टूट जाए तो क्या करेंगे। अगर हड्डी टूट जाए तो आप भले प्लास्टर लगवाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, डायग्नोसिस कराएंगे, और लेकिन एंड पॉइंट क्या है कि आपको रेस्ट देनी पड़ेगी। आराम के द्वारा हड्डी जुड़ेगी। अच्छा, तो अगर हड्डी को जोड़ने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखी गई हों, अगर आप उनको ना खाएं तो आपकी हड्डी जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी। अगर आपकी हड्डी बिना दवाइयों के जुड़ जाएगी तो इससे समझिए दवाइयों की औकात। हड्डी को जोड़ने की शक्ति, हीलिंग पावर कहाँ पर है। हड्डी को जोड़ने की शक्ति आपके शरीर के अंदर है। अगर हड्डी को जोड़ने की शक्ति आपके शरीर के अंदर है, अगर आपको कोई चालाक व्यक्ति मिल जाए और वो चालाक व्यक्ति आपको ये कहे कि आप हड्डी को आराम देने की कोई जरूरत नहीं, गोली खाओ, काम पे जाओ, आपको ये बात समझ में आएगी या नहीं आएगी। आपको ये बात समझ में आएगी क्योंकि आप चाहते ही यही हैं, शॉर्टकट रास्ता, आपको काम धंधा ना छोड़ना पड़े, आपका काम भी चलता रहे और दवाई भले चलती रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे भले खर्च होते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गोली खाएंगे, काम पे जाएंगे। अगर आप ऐसा करने लग जाएं, गोली खाएं, काम पे जाएं, हड्डी को आराम देना बंद, तो आपकी हड्डी जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी। आपके हड्डी के अपने आप जुड़ने की संभावनाएं बढ़ेंगी या घटेंगी। रोग बढ़ेगा या घटेगा। बढ़ेगा और अपने आप जुड़ने की संभावनाएं घटेंगी। ठीक ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर के दूसरे रोग भी अपने आप ठीक हो सकते हैं और उनको ठीक करने की शक्ति शरीर के अंदर है, मगर हम
उन चालाक व्यक्तियों के चक्कर में पड़ के रोज दवाई खा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, और हम अपने शरीर के उन अंगों को आराम देते नहीं हैं। और उन अंगों को आराम कैसे मिलेगा उसके लिए ना कोई बताता है और ना ही हम आराम देते हैं। तो ऐसी कोई गलती हमारे द्वारा हो रही है या नहीं? जैसे हड्डी को जोड़ने के लिए गलती करते हैं तो हड्डी जुड़ती नहीं, अपने आप जुड़ने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। हम ऐसी गलती कर रहे हैं। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो आपके जीवन में जितनी गलतियां आज तक करी हैं उसमें से ये छोटी गलती है या बड़ी? ये बड़ी गलती है जो हम कर रहे हैं। तो अगर आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं और आप सभी ही कर रहे हैं, अगर आप सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि इतनी बड़ी गलती हम कर रहे हैं और हम सारे ही कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप ये क्यों कर रहे हैं। ये शॉर्टकट आपकी 20-20 साल तक शुगर ठीक नहीं होती, आपका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता, दमा ठीक नहीं होता, आप सारी उम्र यूरिक एसिड थायराइड नॉर्मल नहीं होता, आप सारी उम्र दवाइयां खाते हैं, तो शॉर्टकट आपने अपनाया कहां से? हाँ जी, आइए अब हम आपको बताते हैं। आजादी से पहले अंग्रेज हमें गोलियों से मारते थे। आजाद होने पर हमने कहा आप हमें गोलियों से क्यों मारते हो, हम तो अंग्रेजी गोलियां खा के अपने आप ही मर जाएंगे। कहने का भाव ये है कि हमारी मानसिकता आज भी गुलाम है। आज भी हम वैक्सीनेशन का इंतजार कर रहे हैं। आज भी हम दवाइयों की तरफ देख रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन कंपनी निकालेगी वो भगवान है और वो हमें मरने से बचाएगी। नो, आज भी हमें अपने शास्त्रों पे, अपनी संस्कृति पे, अपने ग्रंथों पे विश्वास नहीं है। भारत जगत गुरु था, भारत जगत गुरु है, भारत जगत गुरु रहेगा। हमें जागना तो पड़ेगा ही। ये गुलामी की मानसिकता नहीं चलेगी। हम शरीर से आजाद हैं, मन से आजाद नहीं। जब तक ये साइंस हमें, जब तक ये कोई बात अमेरिका से नहीं आएगी तब तक हमें समझ में नहीं लगेगी। आइए इसके कारण को समझते हैं। जब हम पैदा हुए हमने अभी होश भी नहीं संभाला था। जुकाम होने पर हमारे माता पिता ने, पेरेंट्स ने हमारे मुंह में क्या डाला? जुकाम को ठीक करने के लिए दवाई। अगर हमारी टीम के किसी भी सदस्य के बच्चों को जुकाम होगा, क्या ये उनके मुंह में दवाई डालेंगे? नो, हमारे माता पिता ने हमारे मुंह में दवाई डाली क्योंकि वो भी अंग्रेजों के गुलाम थे, हैं। और हम अगर माता पिता हैं तो हम भी गुलाम हैं। तो बच्चा होश संभालने के बाद स्कूल जाता है। स्कूल जाने के बाद बच्चे के समझ में क्या आता है कि मम्मी ज्यादा समझदार है या मैडम? मैडम। तो मैडम बताती है नॉन वेज खाओ, प्रोटीन मिलेंगे। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। हमारी शिक्षा के अंदर से भारतीय संस्कृति गायब हो गई। पहले गुरुकुल होते थे, शिक्षा के साथ साथ चरित्र का निर्माण किया जाता था। आज हमारे स्कूलों के अंदर बर्थडे सेलिब्रेट किए जाते हैं, चॉकलेट टॉफीज। जिस देश के शिक्षा में से उसकी संस्कृति गायब हो जाए उस देश का भविष्य क्या होगा? हमारे शिक्षक बताते हैं करियर बनाओ। बच्चों का करियर बनाया जाता है, नोट बनाने की मशीन बनाई जाती है, मगर उनके आदतों को बदलने के ऊपर कोई विचार नहीं किया जाता, कोई शिक्षा नहीं दी जाती। खाओ पियो मौज करो। शिक्षक कहता है खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो जो मर्जी। फिर हम शिक्षा करने के बाद चिकित्सक के पास जाते हैं, तो आपके अधिकतर चिकित्सक जब तक आप ना पूछो क्या आपको परहेज बताते हैं? नो, आपको परहेज नहीं बताए जाते। क्यों? हम सुनते थे भी कोई वैद्य जी हैं, बीमारी का इलाज तो हो जाएगा मगर परहेज सख्त है। तो वो वैद्य जी आजकल कहीं मिलते हैं क्या? वैद्य जी को उनको सुनते हो क्या?
नहीं मिलते। वो कहाँ गए? वो मर गए क्या? वो मरे नहीं, उन्होंने अपना काम करने का तरीका बदल दिया। उन्होंने देखा जो वैद्य परहेज नहीं बताते उनके पास मरीज ज्यादा आते हैं, जो परहेज बताते हैं उनके पास कम आते हैं, और पैसा भी सबको चाहिए और ग्राहक भी सबको चाहिए। हमारी चिकित्सा गुलाम हो गई। हमारी चिकित्सा के अंदर वो वैद्य सारे निकल गए। मेरे गुरुदेव जी ने इसका एक रास्ता निकाला कि एक नेचुरल लाइफस्टाइल संस्थान बनाया जाए, उसके अंदर ऐसे लोग हों जो कि पैसे के लिए काम ना करें, तो सेवा भाव से काम करें और इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। तो हमारी चिकित्सा गुलाम हो गई। चिकित्सक के पास जाते जाते, दवाइयां खाते खाते हमारा दवाइयों का डिब्बा तैयार हो गया। जब दवाइयों का डिब्बा तैयार हो जाता है तो दवाइयां बंद हो जाएंगी, इसकी कोई उम्मीद बचती है क्या? जब दवाइयां बंद होने की उम्मीद खत्म हो जाती है तो कौन याद आता है? भगवान। तो जब भगवान याद आता है तो हम सोचते हैं कि कोर्ट में जाना है तो बीच में वकील चाहिए, भगवान के पास जाना है तो बीच में कौन चाहिए? गुरु। हम किसी गुरु के पास जाते हैं, संत महात्मा के पास जाते हैं। आपके अधिकतर आज के मॉडर्न संत महात्मा, किसी के दिल को चोट लग जाए तो मैं एडवांस में क्षमा मांग लेता हूं, लेकिन सच बताए बिना रुकूंगा नहीं। आपके मॉडर्न महात्मा आपको क्या बताते हैं? ये लो मंत्र, इसको रट लो, और ये लो माला, इसको जप लो और खाओ पियो जो मर्जी। आपका शिक्षक बताता है खाओ पियो जो मर्जी, आपका चिकित्सक बताता है खाओ पियो जो मर्जी, आपका गुरु बताता है खाओ पियो जो मर्जी। आपके भंडारों के अंदर, सत्संगों के अंदर, भजन संध्याओं के अंदर, जागरणों के अंदर, कीर्तनों के अंदर जो प्रसाद बांटा जाता है स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है या अहितकर होता है, अच्छा नहीं होता। तो ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं, ये सारी बातें सभी धर्मों के सभी शास्त्रों में लिखी हुई हैं। पूरी गीता का प्रवचन करने के बाद उन्हीं पदार्थों का प्रसाद बांट दिया जाता है जिनको गीता में लिखा है कि खाना अगर इनको खाओगे तो रोग लगेंगे और मरोगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी चिंता कौन करेगा? आपकी चिंता आपका टीचर नहीं करने वाला, आपका डॉक्टर नहीं करने वाला, सच्ची बात आपको आपका गुरु नहीं बताने वाला, तो कौन बताएगा? आपकी सरकार भी नहीं बताने वाली। हमारी सरकार, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महान प्राकृतिक चिकित्सक थे। उनका जो सपना था आजाद भारत के अंदर इसी चिकित्सा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो हमने क्या किया? उस राष्ट्रपिता की नोटों पे फोटो छाप दी, मगर उसकी बात नहीं मानी। इस चिकित्सा पद्धति को आज भी भारत के अंदर मान्यता प्राप्त नहीं है सही मायनों में। इसका प्रचार प्रसार के अंदर, एलोपैथी के प्रचार प्रसार के अंदर बढ़ावा है, इसका कोई बढ़ावा नहीं। तो कहने का भाव ये है कि सभी लोग इसको बिगाड़ने में लगे हुए हैं। आज नेचुरोपैथी भी बिगड़ चुकी है। नेचुरोपैथी के अंदर भी आपको अलग अलग तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, स्टीम बाथ दिए जाते हैं। स्टीम बाथ ताकि आप उस सेंटर में जाते रहें। स्टीम बाथ लेने से नुकसान होता है, सन बाथ लेना चाहिए। आपको रगड़ रगड़ के मसाज की जाती है, नुकसान होता है। अट्रैक्शन है आपको वहां बुलाने के लिए। सही मायनों में मसाज कैसे होनी चाहिए, कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसकी जानकारी दी ही नहीं जाती। तो सब व्यापार चल रहा है। और यहां तक हमारी इस चिकित्सा पद्धति को भी लोग मिक्सोपैथी बना रहे हैं। इसीलिए हमारा स्लोगन है नो मिक्सोपैथी, फॉलो प्योर नेचुरोपैथी। हमारा नेचुरल
प्राकृतिक चिकित्सा समझनी है, प्योर नेचुरोपैथी जाननी है, तो केवल 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 पूरे वर्ल्ड के अंदर मेरे गुरुदेव जी के चरणों में बैठ के ही सीखी जा सकती है, और कोई रास्ता नहीं। सब लोगों ने इसको पोल्यूटेड कर रखा है। हमारी विद्या, इसी विद्या को जगह जगह से मेरे गुरुदेव जी की पुस्तकें पढ़ के, सीख के, इसको पोल्यूटेड करके आपके सामने रख दिया जाता है। अमेरिका से थोड़ी सी ट्रेनिंग लेने के बाद आपके सामने रख दिया जाता है कि लो जी ये लो, और मेरे गुरुदेव जी के नाम को हिडन कर दिया जाता है। तो इसलिए आप इस सारी बातों को ध्यान से समझिए और मां प्रकृति की शरण में आए। आप कहोगे आप तो राष्ट्र की बातें करने लग गए, देश की बातें करने लग गए, हमारी बीमारियों को ठीक करो, ये बताओ हमारा ब्लड प्रेशर शुगर कैसे ठीक होगा, ये बताओ हमारे घुटने कैसे ठीक होंगे, ये किधर चले गए आप? हमें मालूम है, हमने आपको आपकी बीमारियों के लिए ही बुलाया है, लेकिन 10 मिनट का समय आपको इस सच बताने के लिए आपको हमने इसलिए लगाया है क्योंकि अगर देश आजाद हुआ उस समय कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने परिवार और व्यापार की परवाह नहीं करी, देश सेवा के लिए अपना बलिदान दिया और हम आजाद हो गए। अगर ऐसे लोग समाज के अंदर ना होते तो क्या हम आज आजाद होते? नहीं। आज फिर देश को मानसिक आजादी की जरूरत है। आज फिर देश को ऐसे निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले लोगों की जरूरत है जो आगे आए और इस रास्ते को, इस प्रोग्राम को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारा सहयोग करें। क्योंकि गलत चीजों को बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट की जा सकती है, प्रॉफिट लिया जा सकता है, नाजायज प्रॉफिट लिया जा सकता है, एक की चीज 40 में बेची जा सकती है। अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार करने के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता। जो हमारे साथ मिलना चाहें, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहें, उनको हम वेलकम करना चाहते हैं, वो हम उनको आगे के प्रोग्रामों की जानकारी दे सकते हैं। आइए कम टू द पॉइंट, हम आपकी बात पे आते हैं। तो फिर आपकी बीमारी का क्या होगा? हमारे साथ बहुत सारे काम करने वाले लोग होते हैं, हम उनसे गलत काम लेते हैं, जहां अधिक काम लेते हैं, कुछ समय के बाद वो लोग हमें कहते हैं आप गलत व्यक्ति हो, हम आपको छोड़ के जाना चाहते हैं। हम क्या करते हैं? ऐसा होता है या नहीं होता? छोड़ के जाना चाहते हैं या नहीं चाहते? लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं। ठीक ऐसे ही जब हम अपने शरीर के अंदर के अंगों से या तो गलत काम लेते हैं या अधिक काम लेते हैं, 40-50 साल तक हमारी गलतियों को सहने के बाद हमारे अंदर के अंग हमें कहते हैं आप बिल्कुल बेकार व्यक्ति हो, हम आपको छोड़ के जाना चाहते हैं। हमारी टेस्ट रिपोर्ट्स, जो अलग अलग अंगों की रिपोर्ट्स अबनॉर्मल बताती है, डिसऑर्डर बताती है, बढ़ा हुआ बताती है, घटा हुआ बताती है, अबनॉर्मल बताती है, घुटनों का दर्द बताती है, आपकी हर अबनॉर्मल टेस्ट रिपोर्ट, आपकी हर गलत रिपोर्ट, आपका हर दर्द आपको बार बार कहना चाह रहा है कि आप बिल्कुल गलत व्यक्ति हो, मेरे से या तो अधिक काम ले रहे हो या गलत काम ले रहे हो। औरों के साथ विनिमय व्यवहार करने वाले व्यक्ति, औरों से प्यार करने वाले व्यक्ति, औरों से देखभाल करने वाले व्यक्ति अपने शरीर के अंगों के साथ विनिमय व्यवहार, सेवा, देखभाल, प्यार नहीं करते हैं। इस सभा में बैठा कोई भी व्यक्ति अगर ये कहना चाहता है कि मैंने अपने शरीर के अंगों से ना तो गलत काम लिया ना अधिक काम दिया, ये जो रोग आ गया ये मेरे को बेकार में परेशान करने के लिए आ गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, रोग की गलती है, वो व्यक्ति हाथ खड़ा करे। रोग का कारण मैं स्वयं हूं, मैं खुद ही कारण हूं रोग का। मैं उस कारण को भी जानता हूं। अगर आप रोग का कारण स्वयं हैं और आप उस कारण को भी जानते हैं, अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया आपका रोग कैसे ठीक होगा। फिर तो अगर रोग का कारण आप स्वयं हैं, आप उस कारण को भी जानते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति आपको कहे कि मेरे को कुछ दे दो और मेरे से कुछ ले लो और आप स्वस्थ हो जाएंगे, इसकी कोई संभावना
नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति आपको कहे कि मेरे दर्शन कर लो, मेरे से आशीर्वाद ले लो, मेरे से कृपा ले लो और आप स्वस्थ हो जाएंगे, इसकी कोई संभावना नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति आपको कहे कि हमारी ये पुस्तक है, हम भी कहें हमारी ये पुस्तक है रोगों से बचाव, आप इसको पढ़ लो, इसके अंदर हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस है, आप इसको ले लो और आप स्वस्थ हो जाएंगे, इसकी कोई संभावना फिर पढ़ने के बाद नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति आपको कहे कि हमारा 4 डे रेजिडेंशियल प्रोग्राम अटेंड कर लो और आप स्वस्थ हो जाएंगे, इसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि रोग का कारण आप स्वयं हैं और आप उस कारण को भी जानते हैं। जब तक आप उस कारण को दूर नहीं करेंगे, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको स्वस्थ नहीं कर सकती। तो इसी के साथ आपने अपनी इस बात को स्वीकार किया। अगर आप इस प्रोग्राम को यहीं बंद करके एग्जिट करके चले जाते हैं तो समझ लो प्रोग्राम यहीं कंप्लीट है। अगर आप इतना भी कर लेंगे जितना अभी तक प्रोग्राम दे दिया गया है तो भी आपके रोग ठीक हो जाएंगे। जितने सालों की बीमारी है उतने महीनों में ठीक हो जाएगी। 10 साल की बीमारी 10 महीनों में ठीक हो जाएगी। अगर आप प्रोग्राम को अभी एग्जिट करते हैं, 10 सालों की बीमारी कितने महीनों में ठीक होगी पूजा जी? 10 महीनों में। 10 महीनों में ठीक हो जाएगी। कैसे? आप रोग के कारण को दूर कर दीजिए, कि उस अंदर की आवाज को जिंदा रखें, आपकी उस अंदर की आवाज को पकड़ लें और वो गलतियां करनियां बंद कर दें। आपका रोग 10 सालों का रोग 10 महीनों में ठीक हो जाएगा। तो अगर आप इससे सेटिस्फाइड हैं कि 10 सालों का रोग 10 महीनों में ठीक हो जाए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, तो आप अभी एग्जिट कर सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं। लेकिन अगर क्या आप ये चाहेंगे कि आपका 10 साल का रोग 10 दिनों में ठीक हो जाए? हेलो, अगर आप ये चाहेंगे कि आपका 10 साल का रोग 10 दिनों में ठीक हो जाए तो आपको क्या करना होगा? आपको आगे का प्रोग्राम अटेंड करना होगा और उसमें बिना अपना दिमाग चलाए जो हमारे द्वारा कहा गया है उस काम को करना होगा, अपनाना होगा। अगर आपको उसको अपनाने में कोई खतरा नजर आए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कोई खतरा नजर ना आए तो बिना क्वेश्चन किए अपनाना होगा। आप तो खतरों के खिलाड़ी हैं। आप तो वो दवाइयां भी खा लेते हैं जिनका आपको ये भी नहीं पता कि ये किसने बनाई और इसके अंदर क्या डाला हुआ है। और आप इतना अंधविश्वास है आपको कि आप दवाइयों के ऊपर इतना अंधविश्वास करते हैं, एक बार भी आपके हाथ में मोबाइल है, गूगल में डाल के ये नहीं देखते कि इस दवाई के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं। तो इतने महान व्यक्ति, इतना विश्वास करने वाले व्यक्ति मेरे द्वारा वो खाना तो खा ही लेंगे जो आप खुद ही खरीदेंगे, खुद ही बनाएंगे, तो उसमें तो कोई घपला है ही नहीं। तो मेरी बातों पे विश्वास करने में आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? आप तो उन लोगों पे भी विश्वास कर लेते हैं जिसके बारे में कुछ आप जानते भी नहीं। तो आइए अब हम प्रोग्राम को इससे आगे लेकर जाते हैं। थ्योरी सेशन हमारा यहीं कंप्लीट होता है। आइए, थ्योरी सेशन हमारा यहीं कंप्लीट होता है। 3 बातें जो थ्योरी में आपको समझानी थी वो तीनों बातें आपके साथ डिस्कस की जा चुकी हैं, आपको समझाई जा चुकी हैं और आप सहमत भी हैं, समझ आ गई। अब हम ये जानते हैं कि सुबह से शाम तक हमें करना क्या है। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप जानना चाहते हैं, लेकिन इसको जानते हुए जब जब हम आपको बोलेंगे तब तब आप ये पूछेंगे, आप ये जानना चाहेंगे, आपके मन में कुछ सवाल आएंगे। हमें मालूम है कि आपके मन में कौन से सवाल आने वाले हैं, आप क्या जानना चाह सकते हैं।
मेरा फिर आपको यही सजेशन है कि आप सवालों में मत उलझिएगा। जो हम बोल रहे हैं, हम आपको बोलेंगे ये फल खा लीजिए, आप बोलेंगे वो खा लूं क्या? हम आपको बोलेंगे इतनी मात्रा में खा लीजिए, आप बोलेंगे इसको खाने से शुगर तो नहीं बढ़ जाएगी। आप ये मान के चलिए कि जो भी आपको बोला जा रहा है वो इतना नाप तोल के और इतने अनुभव के आधार पर बोला जा रहा है कि वही आपके लिए सही है। 3 दिन के लिए आप हमारी बात को, जो आज हम आपको करने के लिए कहने जा रहे हैं, वो वैसे ही मानेंगे जैसे आपको हम बोल रहे हैं। 3 दिन में आप अपनी हेल्थ में बदलाव देखेंगे, बदलाव अनुभव करेंगे, उसके बाद फैसला आपका है। इसीलिए इस सेशन को सुनने में पूरा ध्यान, पूरी कंसंट्रेशन केवल सुनने में कि करना क्या है और करना कैसे है, इसके ऊपर हम अपना प्रैक्टिकल सेशन शुरू करते हैं। आप अब क्या करेंगे, आपको यहाँ से जाने से पहले कुछ शब्द प्रसाद रूप में दिए जाएंगे, और ये शब्द प्रसाद क्या है, इनको बड़े आदर से ग्रहण करिएगा, क्योंकि ये पूरे जीवन हमेशा हमेशा आपको काम आएंगे। तो आइए हम कुछ शब्द प्रसाद लेंगे। जी चलिए। Don't check your body. Check your habits. अपने शरीर को चेक ना करें, अपने शरीर को चेक ना करवाएं, अपनी आदतों को चेक करें, अपनी आदतों को देखें। हमारी आदतों के अंदर ही हमारी बीमारी छुपी हुई है और हमारी आदतों के अंदर ही हमारी बीमारी का इलाज छुपा हुआ है। जय मां प्रकृति। जय मां प्रकृति। जय मां प्रकृति। आइए अब हम सेशन को वापस शुरू करेंगे, और इस सेशन में हम समझेंगे कि हमें सुबह से शाम तक करना क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, कैसे हमारे ये सब रोग, 10 साल के रोग, 15 साल के रोग 15 दिन में ठीक हो जाएंगे। इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कैसे कही जा सकती है, इसके आइए हम सब आचार्य जी के साथ सेशन को शुरू करते हैं, फिर चलेंगे अपने प्रैक्टिकल सेशन। कमर सीधी, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास लेते हुए एक बार ओम की ध्वनि का उच्चारण। लंबी गहरी श्वास लीजिए। अपनी दोनों हथेलियों की मालिश करें। हाथों की उष्णता को अपने चेहरे पे, आंखों पे धारण करते हुए वापिस आंखें खोल देंगे। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपन अबोधस्य योग भावति दुःखः। अर्थात भोजन लेने के कुछ नियम हैं। कब खाना है, क्या खाना है, कितना, किस प्रकार तैयार करके खाना है, किस प्रकार मिलान करके खाना है, इसके कुछ नियम हैं। सोने के, जागने के, काम करने के, आराम करने के कुछ नियम हैं। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करेगा उसे दुख अर्थात रोग आ नहीं सकता, ऐसा भगवान लिख के गारंटी देते हैं गीता में। तो क्या ये भगवान केवल गीता में कहते हैं? नो, सभी धर्मों के सभी ग्रंथों में किसी न किसी रूप में कहते हैं। जरूरत है
ग्रंथों में ऐसी बातों को निकालने की और लोगों तक पहुंचाने की, जो काम मेरे गुरुदेव जी ने किया है। तो कौन पहुंचाएगा? जो उन बातों का आचरण करेगा। कौन छुपाएगा? जो उन बातों का आचरण नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे शास्त्रों के ऊपर हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर आधारित प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम इसको एक आपको डेली रूटीन बताते हैं। सुबह से शाम तक, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक आपको कैसे चलना है उसके लिए बताते हैं। आप रात को सोए, सुबह जगे, बिस्तर पे बैठे बैठे सबसे पहले भगवान का नाम लेंगे, जिसको भी आप मानते हो। 2 मिनट, 10 मिनट, जितना आपके पास समय हो। उसके बाद इशारा हो या ना हो, सीधा टॉयलेट जाना है। ध्यान से सुने। वहां पर जाके बैठना है, पॉट पे बैठना है, शीट पे बैठना है। जोर नहीं लगाना है, प्रेशर नहीं देना है। अपने आप पेट साफ हो जाए, मल निकल जाए, तसल्ली हो जाए, सेटिस्फेक्शन हो जाए तो बहुत बढ़िया। अगर ऐसा नहीं होता, तसल्ली नहीं होती, तो क्या करना है? नॉन वायलेंट एनीमा लेना है। हमने बहुत गलतियां कर रखी हैं, इसका सहारा लेना पड़ेगा। आप कहोगे ये भी तो अननेचुरल है। बहुत कुछ अननेचुरल किया गया है पहले। अब उसको सुधारने के लिए कुछ ऐसे इस चीज की जरूरत हमें पड़ेगी। इसके बिना भी हम ठीक हो सकते हैं, लेकिन समय इतना लग जाएगा कि आप दवाई खा लेंगे। आपको ये लगेगा कि कुछ नहीं होता, छोड़ो इन सबको। तो इसलिए आप समय की नजाकत को समझते हुए इसको लेना ही चाहिए। इसको कैसे लेना है, किन किन हालातों में लेना है, कैसे ये सभी लोगों के लिए जरूरी है, इस बात को समझते हैं। क्या आपको भी कॉन्स्टिपेशन है? क्या आपको पेट साफ करने के लिए लेग्जेटिव, परगेटिव, चूर्ण, त्रिफला या ईसबगोल का प्रयोग करना पड़ता है? क्या ये सब करने के बाद भी आपकी कब्ज प्रतिदिन बढ़ती जा रही है? क्या कब्ज के साथ दूसरी बीमारियां जैसे गैस, एसिडिटी, बलगम इत्यादि के लिए आपको दवाइयां खानी पड़ रही हैं? क्या आप बिना किसी दवाई, लेग्जेटिव, परगेटिव या चूर्ण के आजीवन कब्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आइए हमारे साथ। आज हम ये जानते हैं कि करना क्या है। नमस्कार। खाया गया भोजन अगर हजम हो जाए तो कब्ज नहीं हो सकता। भोजन हजम नहीं होने के 4 कारण हो सकते हैं। पहला, बिना भूख के खाना, हंगर लेस ईटिंग। दूसरा, मात्रा में ज़्यादा खाना, ओवर ईटिंग। तीसरा, मन अशांत हो, चिंता में, गुस्से में या जल्दी जल्दी खाना, ईटिंग इन रेस्टलेस कंडीशन। चौथा, गलत तरह के खाद्य पदार्थ खाना, रॉन्ग चॉइस ऑफ फूड। सबसे पहले अपनी फूड हैबिट्स को चेक कर लें। इन चारों में से जो भी गलती हो रही हो उसको सुधार लें। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो किसी भी दवाई या अनीमा से कब्ज ठीक नहीं हो सकती। दवाई, चूर्ण या अनीमा का प्रयोग रोज़ करना पड़ेगा और कब्ज बढ़ता चला जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि दवाई, चूर्ण या अनीमा से भी पेट साफ नहीं होगा। आइए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। जब आप किसी भी दवाई, लेग्जेटिव, परगेटिव, चूर्ण, त्रिफला या ईसबगोल का प्रयोग करते हैं तो ये सभी चीज़ें पहले पेट में जाती हैं, फिर पेट में जाकर आपके पाचन तंत्र की नॉर्मल प्रक्रिया को बिगाड़ देती हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये पदार्थ पहले पाचन तंत्र को बिगाड़कर फिर काम करते हैं और आपके ऑटोमेटिक सिस्टम को खराब कर देते हैं। फिर इनको लिए बिना पेट साफ नहीं होता। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम धक्का स्टार्ट हो जाता है। यदि आप धक्का स्टार्ट गाड़ी रखना पसंद नहीं करते तो धक्का स्टार्ट शरीर क्यों? योर डाइजेस्टिव सिस्टम शुड ऑल्सो बी सेल्फ स्टार्ट। आपका शरीर भी तो सेल्फ स्टार्ट होना चाहिए। जबकि अहिंसक अनीमा के द्वारा पानी एनस से सीधा अंदर जाता है और मल को बाहर निकाल देता है। यह डाइजेस्टिव सिस्टम के काम में कोई बाधा नहीं डालता। जैसे हम मुंह का कुरला करते हैं, यह गुदाद्वार एनस का कुरला है। तो आइए जानते हैं कैसे होगा पेट सेल्फ स्टार्ट, कैसे मिलेगी कब्ज से जीवन भर के लिए मुक्ति। इसके लिए चलने होंगे 3 कदम। पहला,
सबसे पहले बताई गई 4 तरह की गलतियों में सुधार कर लें। इनमें सुधार लाने के लिए हमारे अन्य वीडियोस को देखते हुए नेचुरल लाइफस्टाइल के नियमों का पालन करें। दूसरा, कब्ज से तुरंत राहत पाने के लिए हमारे द्वारा बताए गए अहिंसक अनीमा नॉन वायलेंट अनीमा का प्रयोग करें। जैसे कि रात को सोए, सुबह जगे, बिस्तर पे बैठे बैठे सबसे पहले भगवान का नाम लें। जितना आपके पास समय हो उसका धन्यवाद करें और उसको आपका आज का दिन जो दिया है उसके लिए शुक्रिया करें। फिर नेचुरल कॉल का इशारा हो या ना हो, सीधे टॉयलेट में जाएं। वहाँ पर मल को निकालने के लिए प्रेशर जोर ना लगाएं। अगर पेट अपने आप साफ ना हो या तसल्ली सेटिस्फेक्शन ना हो तो हमारे द्वारा बताए जा रहे अहिंसक अनीमा का प्रयोग करें। आइए जानते हैं कैसे करें अहिंसक अनीमा नॉन वायलेंट अनीमा का प्रयोग। नमस्कार, आइए जानते हैं कैसे करें अहिंसक एनीमा नॉन वायलेंट एनीमा का प्रयोग। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले इस ग्लास को नॉर्मल सादे ताज़े पानी से भर लें। पानी का टेम्परेचर तापमान सामान्य होना चाहिए। यदि गर्मियों में टैप में टंकी का गर्म पानी आता हो तो मिट्टी के घड़े या सुराही के पानी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस टैप को खोलकर यहाँ से कुछ पानी बाहर निकाल दें ताकि पाइप की और कैथेटर की सफाई हो जाए। यदि पाइप में कोई एयर हो तो निकल जाए। कुछ पानी निकलने के बाद ग्लास में 150 से 200 ml तक पानी रह जाना चाहिए, जिसका निशान ग्लास पर लगा हुआ है। अब टैप को बंद कर दें। अब कैथेटर के आगे के भाग पर और गुदा द्वार पर थोड़ा सा नारियल का तेल लगा लें। अब आपको दिखाए जा रहे 4 पोस्चर में से जिसमें भी आप कंफर्टेबल महसूस करें, जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो, उस पोस्चर में लेटकर या खड़े होकर कैथेटर का अगला भाग अपने गुदा द्वार यानी एनएस में लगभग 1 इंच तक ले जाएं। अब टूटी को खोल दें इस तरह से। यदि पानी अंदर ना जाए तो कैथेटर को थोड़ा आगे पीछे करके एडजस्ट करें। आप देखेंगे कि पानी अंदर जाना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ग्लास खाली हो जाए, टैप को बंद कर दें और कैथेटर को बाहर निकाल दें। हाथ को थोड़ा सा पानी से गीला करके पेट पर क्लॉकवाइज हल्की मालिश करें, अर्थात पेट को पानी से थोड़ा ठंडा कर लें। पानी को 5, 10 या 15 मिनट तक अंदर रोक कर रखने का प्रयास करें। यदि आप पानी को 5-10 मिनट तक होल्ड नहीं कर पाते तो अगले दिन एनीमा लेते समय पानी की मात्रा को कुछ कम कर दें, क्योंकि पानी ज़्यादा लेने से लाभ नहीं होता, बल्कि पानी की मात्रा 10-15 मिनट अंदर रोककर रखने से लाभ होता है। इसीलिए पानी की मात्रा को आवश्यकता अनुसार एडजस्ट करें। एनीमा लेकर आप टॉयलेट के आसपास ही रहें। जैसे ही इशारा हो आप टॉयलेट जाएं। आपका पेट साफ हो जाएगा। पुराना रुका हुआ मल बाहर निकलेगा। बिना किसी चूर्ण या एनीमा के पेट साफ हो जाएगा। तीसरा कदम, कब्ज को जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए पेट के ऊपर गीली ठंडी पट्टी अवश्य लगाएं। आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि इसे अहिंसक एनीमा क्यों कहा जाता है। आमतौर पर बाजार में मिलने वाला अधिकतर प्रयोग में आने वाला एनीमा हिंसक है। हमारी साइंस लॉ ऑफ वाइटल इकोनॉमी एंड नॉन वायलेंस, शक्ति मितव्ययता और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित है। आइए जानते हैं हिंसक और अहिंसक एनीमा में अंतर। हिंसक एनीमा में ग्लास का साइज बड़ा होता है। लगभग 1 लीटर से भी अधिक पानी का प्रयोग किया जाता है। अधिक पानी से आंतें कमजोर होंगी। पानी 10-15 मिनट अंदर रुक ही नहीं पाएगा। हिंसक एनीमा में ट्यूब या पाइप की साइज भी लंबी होती है, जिससे पानी प्रेशर के साथ अंदर जाता है। आंतें कमजोर होती हैं, जबकि अहिंसक एनीमा में ग्लास का साइज छोटा होता है। पानी की मात्रा 150 या 200 ml तक हम बताते हैं। इससे ज़्यादा पानी ग्लास में आएगा ही नहीं। कम पानी 10-15 मिनट तक अंदर रुक पाएगा, जिससे आंतों में जमा हुआ मल घुलकर बाहर निकलेगा। हमारे अहिंसक एनीमा की ट्यूब और पाइप का साइज लगभग 2 से 2.5 फीट तक रखा गया है, ताकि पानी प्रेशर के साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे अंदर जाए। हिंसक एनीमा में गुनगुने या गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है। गुनगुने या गर्म पानी से आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, जबकि अहिंसक एनीमा में ताज़े पानी का प्रयोग किया जाता है, जिससे आंतें टोन अप होती हैं। हिंसक एनीमा में
पानी के अंदर साबुन या दूसरे पदार्थों को मिलाया जाता है जिससे शरीर को नुकसान होता है। अहिंसक एनीमा में पानी में किसी भी पदार्थ का मिलान नहीं किया जाता। कृपया ध्यान दीजिए, हम कहना चाहते हैं कि हिंसक एनीमा की आदत पड़ जाती है और अहिंसक एनीमा की आदत नहीं पड़ती। सावधान मित्रों, एक बात और, किसी को भी अहिंसक एनीमा के भी पीछे नहीं पड़ना। कुछ लोग हमारे द्वारा बताए गए खाने पीने के नियमों का तो पालन नहीं करते, भोजन सुधार नहीं करते, अपनी गलत आदतों को नहीं छोड़ते, रोज़ गलत खाते हैं, रोज़ एनीमा लेते हैं। ये नेचुरल लाइफस्टाइल के नियमों के विरुद्ध है, नुकसान होता है। फिर अहिंसक एनीमा की भी आदत पड़ जाती है। एक दिन ऐसा आएगा कि ये अहिंसक एनीमा भी कोई काम नहीं करेगा। इसीलिए भोजन सुधार करें और अहिंसक एनीमा से सपोर्ट लेकर कब्ज से, कॉन्स्टिपेशन से आजीवन मुक्ति पाएं। नॉन वायलेंट एनीमा आपको कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, ये आपको समझाया गया। ये एनीमा को आप बिना डरे तीनों उन परिस्थितियों में जो आपको समझाई गई हैं, कॉन्स्टिपेशन होने पर, तसल्ली नहीं होने पर, नज़ला, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, फोड़ा, फुंसी को जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए आपने इस्तेमाल इसको करना है। इसको इस्तेमाल करने के समय आपने ध्यान देना है किस बात का, कि आप अपने डाइट को चेंज करें। आपको इसकी आदत नहीं डालनी। कहने का मतलब है कि एनीमा को नहीं पकड़ लेना, डाइट को पकड़ना है। अगर आप डाइट को चेंज कर लेंगे, शुरू में आपको इसकी मदद लेनी पड़ेगी, थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि आपको एनीमा की भी जरूरत नहीं पड़ती, पेट अपने आप ही साफ होने लग जाएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है, डाइट को चेंज करना। जी, सुबह पेट साफ हो चुका है, अब हमने बॉडी को 5 एलिमेंट्स देने। हम सब जानते हैं लकड़ी की चीज बनी हुई लकड़ी से मरम्मत होती है, लोहे की लोहे से, सोने की सोने से, कपड़े की कपड़े से। तो मानव शरीर किससे बना है? हमारा मानव शरीर 5 एलिमेंट्स से बना है। वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। हमें भी अपनी शरीर की मरम्मत करने के लिए इन 5 तत्वों की ही आवश्यकता होगी, जिसमें दवाइयों का कोई स्थान ही नहीं है। हमारी केमिस्ट शॉप में 5 ही दवाइयां हैं। तो आकाश तत्व हमें कहाँ से मिलेगा? उपवास से मिलेगा। ठीक तरीके का उपवास कैसे किया जाए हम बताएंगे। हमारे लाइफस्टाइल में 40-40 दिन के कठिन उपवास नहीं बताए जाते। लंबे उपवास करने के हम पक्ष में नहीं हैं। तो दूसरा है वायु तत्व। हम कहते हैं भोजन में विटामिन होते हैं, खा लो खा लो खा लो। वायु में विटामिन होते हैं, कोई नहीं कहता। शरीर को भोजन ना मिले तो 2 दिन शरीर चल जाएगा। वायु 2 मिनट ना मिले तो क्या होगा? वायु तत्व को ग्रहण करने के लिए हम प्राणायाम करेंगे। तो प्राणायाम करने की विधि हम अभी आपको बताने वाले हैं। उससे पहले हम वायु तत्व और अग्नि तत्व को कैसे शरीर के लिए ग्रहण कर सकते हैं और जल तत्व, इन तीनों के बारे में हम समझते हैं पूजा जी से। वायु तत्व को लेने के लिए जैसे बताया प्राणायाम अभी कराएंगे। इसके अलावा जब भी बैठे सीधे बैठे। हम या तो आगे की तरफ झुक के बैठते हैं या पीछे की तरफ टेक लगा के बैठते हैं। जब हम ऐसे बैठते हैं हमारे फेफड़ों को पूरी श्वास नहीं मिलती। जब सोएं तो हार्ड बेड पे सोएं। हमारा शरीर जो ऊपर से हल्का है, नीचे से हल्का है, बीच का हिस्सा भारी है, पूरी रात झूले में पड़ा रहता है। हमारे फेफड़ों को पूरी श्वास नहीं मिलती। इसीलिए जब भी बैठे सीधे बैठे। शरीर के ऊपर हमेशा हल्के रंग के सूती कपड़े पहने। हम चिपके हुए कपड़े पहनते हैं, हम टेरिकॉट के कपड़े पहनते हैं। हमारा शरीर से भी श्वास लेता है, शरीर को श्वास नहीं मिलती। ढीले ढाले हल्के रंग के कॉटन कपड़े पहने। वायु तत्व। तीसरा अग्नि तत्व। वायु को लेना और कैसे ग्रहण करना ये मैं आपको आगे अग्नि के साथ ही समझाऊंगी। तीसरा हमारा है अग्नि तत्व। अग्नि का सोर्स क्या है? हमारे पृथ्वी के ऊपर अग्नि तत्व सूर्य भगवान। सूर्य भगवान रोज सुबह आते हैं। सर्दियों में हमारे घर में ठंडी हवा ना आए, हम दरवाजे बंद करके रखते हैं। गर्मियों में गर्म ना आए, हम बंद करके रखते हैं। सूर्य देवता जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। हम उनसे कोई भी लाभ नहीं लेते। करना क्या है? सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है, शरीर के ऊपर से मैक्सिमम कपड़े हटाकर
हम धूप लगाने का, सूर्य की रोशनी लेने का प्रयास करें। ध्यान दीजिए, हमें सूर्य की रोशनी लेनी है, गर्मी नहीं लेनी। कैसे करना है? शरीर के ऊपर से कपड़े हटाकर शरीर के ऊपर सुबह सुबह की रोशनी लगने दीजिए। जब शरीर हल्का गर्म हो जाए तो धूप को छोड़ दीजिए। ये प्रोसेस किसी के लिए 15 मिनट, किसी के लिए आधे घंटे का हो सकता है। आप कहते हैं कि ये तो संभव नहीं, पहले तो सर्दी है, दूसरा ऐसी जगह नहीं जहां बाहर जाकर जहां कपड़े हटाकर धूप लगाई जा सके। पहली बात, अगर आप बाहर घर में कहीं प्राइवेट प्लेस नहीं है, कपड़े हटा के धूप नहीं लगा सकते, तो सूती कपड़े पहन के, ढीले ढाले कपड़े पहन के, हल्के रंग के कपड़े पहन के छत पे, पार्क में, बालकनी में जाइए और शरीर के ऊपर धूप लगाइए। जब शरीर हल्का गर्म होने लग जाए तो धूप को छोड़ दीजिए। अगर सर्दियां हैं, अब सर्दियों के मौसम में आप क्या करेंगे? जितने कपड़ों में आपको ठंड नहीं लगती उतने कपड़े पहन के आप धूप स्नान करने के लिए बैठ जाइए। जैसे जैसे आपको कुछ गर्मी सी महसूस होने लगे, ऊपर के कपड़े हटा दीजिए। जहां तक आपके लिए संभव हो, ढीले ढाले कपड़ों में आप धूप को लगाइए। फिर अंदर का शरीर भी गर्म होने लग जाएगा तो धूप को छोड़ दीजिए। इसके लिए सबसे बढ़िया समय कौन सा है? आजकल ठंडे दिनों में जो दिल्ली के, नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, उनके लिए 7:30 8 बजे वाला समय बहुत बढ़िया है। अगर आप उस समय ना लगा सकें तो जब शाम का जो समय है 4-5 बजे वाला, जब धूप ढलने को होती है, वो वाला टाइम। अगर आप ये दोनों टाइम ना लगा सकें तो दिन में आपको जो समय मिलता है आप शरीर के ऊपर धूप जरूर लगाइए, लेकिन सिर को ढक के रखना है। सीधी तेज धूप इस मौसम में भी सिर के ऊपर नहीं लगानी। गर्मियों में तो छोड़िए, गर्मियों में तो लगानी ही नहीं, इस मौसम में भी सिर के ऊपर सीधी तेज धूप नहीं लगानी। वायु स्नान, ऐसे ही वायु स्नान करना है, शरीर को पता चले शरीर को हवा स्पर्श करके जा रही है। गर्मियों के दिनों में अपने शरीर पर से मैक्सिमम कपड़े हटा के धूप लगाइए। वैसा नहीं कर सकते तो छत पे, पार्क में, बालकनी में ढीले ढाले हल्के रंग के सूती कपड़े पहन के बाहर जाइए। सर्दियों के दिनों में जैसे आप कपड़े हटाकर धूप स्नान करेंगे, आपका वायु स्नान भी होने लग जाएगा। गर्मियों में अगर आप बाहर जाकर हवा नहीं लगा पाए, अपने घर में कमरे को बंद करिए, कपड़ों को उतारिए, पंखे को चला लीजिए और पूरे शरीर के ऊपर हवा लगने दीजिए। आपको सूर्य स्नान, वायु स्नान का लाभ मिल जाएगा। आप देखेंगे सूर्य स्नान करने के बाद आप यूरिन के लिए जाएंगे, आपका यूरिन येलो कलर का आएगा, मतलब आपके शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन, सफाई की प्रक्रिया शुरू हो गई। आपके जो रोग पूरी भोजन दिनचर्या को, खाने पीने की दिनचर्या को फॉलो करने से 1 महीने में ठीक होंगे, आपके वो रोग रोज सूर्य स्नान और वायु स्नान करने से 15 दिन में ही ठीक हो जाएंगे। चौथा हमारा तत्व क्या है? जल तत्व। जल के ऊपर हम भ्रमित रहते हैं। कोई हमें कहता है 4 ग्लास पानी पी लो और कोई कहता है 4 लीटर पानी पी लो। कब खाना है, कब पीना है, इसकी आवाज अंदर से आनी चाहिए। एक रिक्शा चलाने वाले की, एक खेलकूद करने वाले की और आपकी जो उम्र है, सभी लोगों की प्यास एक जैसी नहीं हो सकती। पानी पीने के लिए बिल्कुल सीधा सीधा नियम है। जब प्यास लगे तब पानी पीना है, जितनी प्यास लगे उतना पानी पीना है, घूट घूट करके पानी पीना है। हमारी प्यास ग्रंथियां हमारे मुंह में हैं, पेट में नहीं। जब हम बोतल को मुंह लगा के जल्दी 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 पानी को अंदर डाल देते हैं, जैसे पेट्रोल की टंकी में पेट्रोल डाला जाता है, आपका पेट भर जाता है, प्यास शांत नहीं होती। अगर आप घूट घूट करके पानी पिएंगे, थोड़े पानी में ही आपकी प्यास शांत हो जाएगी। घूट घूट करके पानी पीजिए। हम आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि पानी नहीं पीना। कब पीना है? जब प्यास लगे तब पीना है। पानी कब पीना है, इसके साथ साथ ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी कब नहीं पीना है। कब नहीं पीना है? भोजन के साथ, रोटी सब्जी के साथ, कोई भी रसाहार, पानी या कोई भी रसाहार, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, दही, लस्सी, छाछ नहीं लेना। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जब आप भोजन के साथ कोई भी लिक्विड डाइट, कोई भी रसाहार ले लेते हैं, तो खाने को हजम करने के लिए जो पाचक रस, जो डाइजेस्टिव जूसेस, जो एसिड्स निकल रहे हैं, वो उस लिक्विड के साथ या पानी के साथ डिल्यूट हो जाते हैं। फिर आपका खाना ठीक तरीके से हजम नहीं हो पाता। अगर आपको प्यास लगती है तो खाना खाने से आधे घंटे पहले या खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं, घूट घूट करके। जरूरत लगने पर आप पानी पी सकते हैं।
बिना प्यास के, बिना भूख के खाया गया खाना और बिना प्यास के पिया गया पानी उतना ही नुकसान करता है जितना बिना भूख के खाया गया खाना। आजकल हम जो बोतल पास में रख के पानी पीते रहते हैं, हम ये सोचते हैं, हम ये देख सकते हैं कि जो किडनी डायलिसिस के इतने केस बढ़ते जा रहे हैं, उसका एक कारण ये भी है, क्योंकि आपके शरीर को पानी की जरूरत नहीं, अब उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है किडनी को बेवजह पानी को बाहर निकालने के लिए। इसीलिए प्यास लगने पर ही पानी पिए। आज जो भोजन हम आपको बताने जा रहे हैं वो भोजन ऐसा है जिसमें पानी भी है, भोजन भी है। इसीलिए पूरे डाइट प्लान को ठीक से समझेंगे। जल तत्व जी। आइए, पांचवा तत्व है पृथ्वी तत्व, अर्थात पृथ्वी से पैदा होने वाले अनाज, दालें, फल और सब्जियां। हम केवल इसी के चक्कर में रहते हैं, खा लो खा लो खा लो। खा लो खा लो के कारण शरीर के अंदर पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है और बाकी के 4 तत्व कम हो जाते हैं। हमारे पास जब व्यक्ति आता है, अधिकतर वो पृथ्वी तत्व को बढ़ा के आता है। हम कुछ भोजन सुधार कराते हैं जिससे पृथ्वी तत्व कम हो जाता है। बाकी के 4 तत्व शरीर को कैसे प्राप्त हो उसकी विधियां बताते हैं। ये ऐसा करने से 5 तत्वों का संतुलन बन जाता है। रोग का कारण 5 तत्वों का संतुलन बिगड़ना। रोग का इलाज 5 तत्वों का संतुलन बनना। तो आइए, सुबह सुबह पेट साफ हो चुका है, अपने आप हो गया तो बहुत अच्छी बात। अगर अपने आप नहीं हुआ तो हमने नॉन वायलेंट एनएलएस अनीमा की सहायता ली। तो हम खुली हवा में जाएंगे, पार्क में जाएंगे, वहां पर जाके छत पे जाएंगे, वहां पर जाके हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम करने की विधि अभी समझेंगे और आप मेरे साथ इस प्राणायाम को करेंगे। तो उसको करने के लिए लाइव डेमो होगा, आप सब मेरे साथ करेंगे। आप सीधे बैठेंगे। प्राणायाम करने के लिए ये प्राणायाम जिसका नाम है अहिंसक प्राणायाम, नॉन वायलेंट प्राणायाम, हमारे गुरुदेव जी के नाम पर ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन प्राणायाम। ये प्राणायाम के आपको 3 राउंड कराए जाएंगे। आप सीधे बैठकर ये प्राणायाम करेंगे, आचार्य जी आपको कराएंगे। आपको जब तक प्राणायाम की विधि, उसका मेथड समझ ना आए तब तक आप आंखें खोलकर प्राणायाम करें और बीच बीच में आंखें बंद करने के लिए कहा जाएगा, तब आंखें बंद कर लें। जब आपको विधि पूरे तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि तीनों राउंड एक जैसे हैं, जब आपको विधि समझ में आ जाए फिर आंखें बंद करके प्राणायाम करें। आंखें बंद करके प्राणायाम करने से पूरा लाभ होता है, आंखें खोल के प्राणायाम करने से लाभ थोड़ा कम होता है। आइए प्राणायाम को शुरू करते हैं आचार्य जी। कमर सीधी, आंखें बंद। लंबी गहरी श्वास लेते हुए एक बार ओम की ध्वनि का उच्चारण। अपनी दोनों हथेलियों की मालिश करें। हाथों की उष्णता को अपनी आंखों पे, चेहरे पे धारण करेंगे, वापस आएंगे। आइए प्राणायाम स्टार्ट करते हैं। दाहिने हाथ का अंगूठा और पीछे की 2 फिंगर्स हमारे काम में आएंगी। बीच की 2 फिंगर्स को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं बेंड करके। दाहिने हाथ के अंगूठा से दाईं नासिका को बंद करें। राइट, क्लोज योर राइट नोस्ट्रल, क्लोज योर राइट नोस्ट्रल। बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालें। एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रल। दोनों नासिकाओं को बंद करें। क्लोज योर बोथ द नोस्ट्रल्स और श्वास को बाहर रोकें। दाईं नासिका से श्वास को अंदर भरें। इनहेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रल्स। क्लोज योर बोथ द नोस्ट्रल्स। दोनों नासिकाओं को बंद करें, श्वास को अंदर रोकें।
आहिस्ता आहिस्ता बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़े। एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रल। हाथ को हटा लेंगे, आंखों को बंद रखेंगे, 2-4 श्वासें ले लीजिए ताकि श्वासों की गति सम हो जाए। अब उंगलों की सहायता से बाईं नासिका को बंद करें। क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रल। दाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। एक्सेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रल। दोनों नासिकाओं को बंद करें। क्लोज योर बोथ द नोस्ट्रल्स। श्वास को बाहर रोकें। कीप द ब्रेथ आउटसाइड। बाईं नासिका से श्वास को अंदर लेके जाएं। दोनों नासिकाओं को बंद करें। क्लोज योर बोथ द नोस्ट्रल्स। दाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। एक्सेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रल। हाथ को हटा देंगे, आंखों को बंद रखेंगे, 2-4 श्वासें ले लीजिए ताकि श्वासों की गति सम हो जाए। ये प्राणायाम सुबह सुबह खाली पेट करना है। पेट साफ होने के बाद में करना है। खुली हवा में करना है। सीधे बैठ के करना है। सीधे बैठने की सुविधा ना हो तो सीधे खड़े होके कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कमजोरी हो तो कमर के बल सीधे लेट के भी कर सकते हैं। खुली हवा में करना है। पार्क में, छत पर, या घर के क्रॉस वेंटिलेशन वाले कमरे में खिड़की दरवाजे के पास बैठ के कर सकते हैं। कितनी देर श्वास अंदर रोकना है, कितनी देर बाहर, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अपनी अपनी कैपेसिटी, क्षमता के अनुसार रोकना है। आइए प्राणायाम का दूसरा राउंड आरंभ करते हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें। क्लोज योर राइट नोस्ट्रल। बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रल। दोनों नासिकाओं को बंद करें। क्लोज योर बोथ द नोस्ट्रल। श्वास को बाहर रोक के कीप द ब्रेथ आउटसाइड। बाहरी कुंभक करें। दाईं नासिका से श्वास को अंदर भरें। इनहेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रल्स। दोनों नासिकाओं को बंद करें। क्लोज योर बोथ द नोस्ट्रल्स। आहिस्ता आहिस्ता बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। एक्सेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रल। रेचक करें। हाथ को हटा लेंगे, आंखों को बंद रखेंगे, 2-4 श्वासें ले लीजिए ताकि श्वासों की गति सम हो जाए। ये दूसरे प्राणायाम का आधा प्राणायाम हुआ, आधा राउंड हुआ। आइए हम दूसरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जो पहले किया था उसके विपरीत करते हैं। अब उंगलों की सहायता से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करें। बाईं नासिका को बंद करें। आहिस्ता आहिस्ता दाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। एक्सेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रिल। दोनों नासिकाओं को बंद करें। क्लोज योर बोथ द नोस्ट्रिल्स। श्वास को बाहर छोड़ें। कीप द ब्रेथ आउटसाइड। बाहरी कुंभक लगाएं। बाईं नासिका से श्वास को अंदर भरें। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल्स। दोनों नासिकाओं को बंद करें। क्लोज योर बोथ द नोस्ट्रिल्स। श्वास को अंदर रोकें। आंतरिक कुंभक लगाएं। आहिस्ता आहिस्ता दाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। एक्सेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रिल। रेचक करें। हाथ को हटा लेंगे, आंखों को बंद रखेंगे, 2-4 श्वासें ले लीजिए ताकि श्वासों की गति सम हो जाए। ये प्राणायाम शरीरक
मानसिक, आध्यात्मिक तीनों तरह के लाभ करता है। शरीर के सभी तरह के रोगों को ठीक करने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, यूरिक एसिड, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट्स को नॉर्मल करने के लिए, अस्थमा, दमा, स्किन डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, सभी तरह के शारीरिक रोगों को ठीक करने के लिए, मानसिक रोग, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। आइए तीसरे राउंड को शुरू करते हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे से क्लोज योर राइट नोस्ट्रल, दाई साइड से बंद करें, राइट से बंद करें। लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ें, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट साइड। दोनों नासिकाओं को बंद करें, क्लोज योर बोथ द नोस्ट्रल्स, श्वास को बाहर रोकें, कीप द ब्रेथ आउटसाइड, स्लोली स्लोली। दाई नासिका से श्वास को अंदर भरें, राइट से श्वास को अंदर भरें, इनहेल फ्रॉम राइट साइड। दोनों नासिकाओं को बंद करें, क्लोज योर बोथ द नोस्ट्रल्स, श्वास को बाहर रोकें, कीप द ब्रेथ आउटसाइड, स्लोली स्लोली। लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ें, इन एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रल। हाथ को हटा लेंगे, आंखों को बंद रखेंगे, 2-4 श्वासें ले लीजिए ताकि श्वासों की गति सम हो जाए। उंगलों की सहायता से लेफ्ट से बंद करें, क्लोज फ्रॉम लेफ्ट साइड। राइट से श्वास को बाहर छोड़ें, एक्सेल फ्रॉम राइट साइड। दोनों नासिकाओं को बंद करें, क्लोज योर बोथ द नोस्ट्रल्स, कीप द ब्रेथ आउटसाइड, श्वास को बाहर रोकें। बाईं नासिका से श्वास को अंदर भरें, पूरक करें, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रल। दोनों नासिकाओं को बंद करें, क्लोज योर बोथ द नोस्ट्रल, श्वास को अंदर रोकें, कीप द ब्रेथ इनसाइड। आहिस्ता आहिस्ता दाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें, एक्सेल फ्रॉम राइट साइड। हाथ को हटा लेंगे, आंखों को बंद रखेंगे, 2-4 श्वासें ले लीजिए ताकि श्वासों की गति सम हो जाए। 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। इस प्राणायाम को करने से मानसिक लाभ होता है। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, एपिलेप्टिक फिट्स, हिस्टेरिकल फिट्स, सभी तरह के रोगों को ठीक करने के लिए, याददाश्त को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज योर मेमोरी पावर। इस प्राणायाम को करने से आध्यात्मिक लाभ होता है। हमारे श्वासों में से सोहम की आवाज सुनाई देना शुरू हो जाती है। श्वास आता है तो हम सो, श्वास जाता है तो हम सोहम। इसको शास्त्रों में अजप्पा जप बोला गया है। कबीर जी ने श्वासों की माला बोली है। अपनी आंखों को बंद रखिएगा। थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं करना, बैठेंगे। अपनी आंखों के आगे आ रहे अंधेरे को देखिए। अपने ध्यान को श्वासों के ऊपर केंद्रित करें। आते जाते श्वासों को देखिए।
अपने राइट हैंड को, दाएं हाथ को हृदय के ऊपर रख लें, हार्ट के ऊपर रख लें और हार्ट की गति को सुनने का प्रयास करें। अगर गति नहीं सुनाई देती तो कोई चिंता की बात नहीं, बस इधर ध्यान को केंद्रित करें। अपनी आंखों को बंद रखते हुए अपनी दोनों हथेलियों की मालिश करें। हथेलियों को बंद आंखों पे रखें और उंगलों को मस्तिष्क पे रख के क्रॉस करें। एक हाथ की उंगलें दूसरे हाथ पे आ जाए। अब अपनी हाथ उंगलियों की सहायता से अपनी आंखों की मसाज करते हुए, चेहरे की मसाज करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दें। हमने हमारा अहिंसक नॉन वायलेंट प्राणायाम के 3 राउंड किए। देखिए, ये प्राणायाम के अभी हमने आपको केवल 3 राउंड कराए हैं। करने कितने हैं? 5 राउंड कम से कम करने हैं। 5 राउंड करने से एक सेट कंप्लीट होता है। 5 राउंड का एक सेट करने के बाद आप कुछ देर के लिए बैठ जाइए, जैसे अभी आपको बिठाया। फिर अगले 5 राउंड करिए, फिर कुछ देर के लिए बैठ जाइए, फिर अगले 5 राउंड करिए। क्या मतलब? अगर आपके पास सुबह सुबह काफी समय है, इतना समय है अपने आप को देने के लिए, तो आप 5-5 राउंड के 3 सेट कर लीजिए। टाइम कम है तो 2 सेट कर लीजिए, बहुत कम है तो 1 सेट कर लीजिए। तो अगर आपको मात्र 3 राउंड करने से इतना रिलैक्सेशन, आपको अच्छा फील हो रहा है, फीलिंग हैप्पी आप लिख रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है, तो अगर आप इसके 15 राउंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 15 राउंड करने के बाद आप समाधि वाली प्रसन्नता, समाधि वाली शांति का अनुभव कर सकते हैं। ये प्राणायाम आप सुबह शाम हो सके तो 2 बार करें। सुबह सुबह खाली पेट और शाम को जब आप लगभग खाली पेट होते हैं, रात का खाना लेने से पहले पहले। 2 बार ना कर सके तो 1 बार तो जरूर करना है। आइए अब हम आगे की दिनचर्या पे चलते हैं। ये प्राणायाम करने के बाद आप खुली हवा में जाएं, पार्क में जाएं, वहां पर योगासन करें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, मगर कोई भी योगासन जोर जबरदस्ती से ना करें। हम योगियों को देख के नकल करके कठिन कठिन योगासन, कठिन कठिन प्राणायाम करने लग जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर यौगिक क्रियाएं करने की शक्ति नहीं है। हम गृहस्थी हैं, हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। हमें साधारण योगासन करने चाहिए और साधारण प्राणायाम करने चाहिए। तो सिंपल एक्सरसाइज, व्यायाम, योगासन करने के बाद आप मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं। ब्रिस्क वॉक करें, तेजी से चलें, मगर किसी दूसरे की नकल करके ना चलें। कितने किलोमीटर की सैर अच्छी होती है? 2 किलोमीटर की या 10 किलोमीटर की? कोई फार्मूला नहीं। चलते चलते जब हल्की सी थकान आ जाए, चलना छोड़ दें। आपके लिए बस उतना ही। सुबह सुबह जब आप पार्क में होके सब कुछ करके वापस आते हैं, समय हो सकता है 8 बजे तक का, आपके लिए 7 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। आपका जो भी समय हो, जब आपकी पहली भूख जागृत होती है, आपको कुछ लेने की इच्छा होती है, स्टार्ट योर डे विथ मॉर्निंग वेजिटेबल जूस ड्रिंक, पेठा जूस। सफेद पेठे का रस पिए। सफेद पेठे का रस कैसे पीना है, कैसे तैयार करना है, इसके पूरे मेथड को समझिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए जानते हैं सफ़ेद पेठा क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इसके कई नाम हैं,
जैसे सफ़ेद पेठा, कच्चा पेठा। इसी पेठे से आगरे वाली पेठे की मिठाई तैयार की जाती है, इसलिए इसे मिठाई वाला पेठे के नाम से भी जानते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि बड़ी पेठा, बथुआ, चाल कुमड़ो इत्यादि। इसको इंग्लिश में ऐशगार्ड और विंटर मेलन के नाम से भी जाना जाता है। सुबह सुबह खाली पेट इसका 1 गिलास जूस पीने से कई लाभ होते हैं, जैसे ओवरवेट वालों का वजन कम हो जाता है, कब्ज टूटता है, गैस और एसिडिटी में फौरन लाभ होता है, एस्थमा, साइनस वालों का बलगम बाहर निकलता है, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाते हैं, स्किन डिजीज, नी पेन, जॉइंट पेन और आर्थराइटिस वालों के लिए तो ये रामबाण है। जिसका वजन कम है उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करके ये वजन को नॉर्मल भी करता है। वास्तव में सच्चाई तो यह है कि पेठे से मिलने वाले लाभ को किसी भी बीमारी के साथ जोड़ना पूरी तरह से उचित नहीं है, क्योंकि ये कोई औषधि नहीं है, ये तो संपूर्ण भोजन है जो कि हाईली एल्कलाइन है, क्षारीय है। जैसे ही हम इसके जूस को पीते हैं ये फौरन ब्लड में मिक्स हो जाता है और शरीर में सफाई के काम को तेजी से करता है। कहने का मतलब यह है कि शरीर में जो भी गंदगी पड़ी है उसे बाहर निकालने का काम करता है। उस गंदगी को चाहे आप कोई भी नाम दें, जैसे शुगर, पथरी, रसौली, गांठ, एस्थमा, ओवरवेट, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी या हार्ट ब्लॉकेज। जब स्वस्थ व्यक्ति इसको प्रतिदिन पीता है तो वह जीवन भर स्वस्थ रहता है, क्योंकि यह खून को साफ करता है और भूख को बढ़ाता है। शरीर में चुस्ती और फुर्ती आ जाती है और एनर्जी लेवल बढ़ता है। आइए इसे तैयार करने की विधि को समझते हैं। जूस निकालने के लिए आप बड़े पेठे का इस्तेमाल करें। बड़े पेठे का जूस ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। ये जूस हम 3 तरीकों से तैयार कर सकते हैं, मिक्सी में, जूसर में या फिर कद्दूकस करके। जूस निकालने के लिए आप पेठे का पतला छिलका उतारें, कुछ इस तरह से। फिर अंदर से इसका गूदा, बीज वाला हिस्सा अलग कर लें, कुछ इस तरह से। बीज का जो सॉलिड पार्ट है उसे इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। कटे हुए पीसेस को हम मिक्सी में डालेंगे, इस तरह से थोड़ा सा पानी डालकर इनको हम पीस लेंगे। अब ये जूस तैयार है। अब हम इसे बारीक कपड़े में से छान लेंगे, इस तरह से। ये हमारे लिए स्वादिष्ट पेठा जूस तैयार है। जूसर में जूस निकालने के लिए पेठे को बड़े बड़े पीसेस में काट लें। फिर जैसे गाजर का जूस निकालते हैं वैसे ही पेठे का जूस निकालना है। फिर इसको बारीक छलनी में से छान लीजिए। आपके लिए 1 गिलास पेठे का जूस तैयार है। अगर मिक्सी या जूसर उपलब्ध ना हो तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, इस तरह से। कद्दूकस करके कुछ ऐसा तैयार होगा। फिर इसे बारीक कपड़े में से छान लीजिए। आपके लिए स्वादिष्ट पेठे का जूस पीने के लिए तैयार है। अगर आप शुगर की दवाइयां खा रहे हैं और शुगर को बिना दवाइयों के जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो आप इसमें कुछ बेल पत्र के पत्ते मिला लें। बेल पत्र के पत्ते जो भगवान शंकर पे चढ़ाया जाता है,
इसके आप कुछ इतने पत्ते ले लें एक व्यक्ति के लिए और इनको अच्छे तरीके से धोकर जब पेठे का जूस निकालेंगे, अगर जूसर में निकाल रहे हैं तो सीधा जूसर में ही डाल दीजिए। आपका पेठे का जूस और बेलपत्र का जूस एक साथ ही निकल जाएगा। अगर आप मिक्सी में जूस निकाल रहे हैं तो आप मिक्सी में जैसे चटनी पीसते हैं ऐसे इन पत्तों को पीस लीजिए। कुछ इस तरीके का पेस्ट तैयार हो जाएगा, उसको आप पेठे के जूस में मिला दीजिए। ये आपके लिए स्वादिष्ट पेठे और बेलपत्र का जूस डायबिटीज को जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए तैयार है। अगर आप एनर्जी लेवल को बढ़ाना चाहते हैं या अगर आप एनीमिक हैं, खून की कमी को पूरा करना चाहते हैं, तो आप इसी तरह कड़ी पत्ते का जूस तैयार कर सकते हैं। ये कड़ी पत्ता साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और जिसे पंजाब में मीठी नीम कहा जाता है। इसको आप जैसे आपने बेलपत्र का जूस तैयार किया था वैसे ही या तो जूसर में निकाल रहे हैं तो सीधा जूसर में डाल दीजिए, आपका पेठे के जूस के साथ ही कड़ी पत्ते का जूस निकल जाएगा, या इसको अलग से मिक्सी में पीस लीजिए। इस तरीके का आपका पेस्ट तैयार होगा, उसको पेठे के जूस में मिला लीजिए और दोनों को मिलाकर ये आपका पेठे का जूस और कड़ी पत्ते का जूस तैयार है। यदि आपको थायराइड है तो आप ताज़ा हरा धनिया पत्ते का जूस इसी विधि से तैयार करके पेठे के जूस में मिलाकर ले सकते हैं। अगर आप जूसर या मिक्सी में मिलाते हैं तो आप सीधा डालकर जूस निकाल सकते हैं या इस तरह की चटनी तैयार करके उसे पेठे के जूस में मिला सकते हैं। अगर आप कद्दूकस कर रहे हैं तो भी आप इस तरह की चटनी तैयार कर लीजिए और तैयार पेठे के जूस में इसको मिला लीजिए। आपका इस तरीके का हर्बल टॉनिक तैयार हो जाएगा। अगर आपको ये कोई भी पत्ते ना मिले तो आप प्लेन पेठे का जूस पी लीजिए, तो भी आपको उसी प्रकार का लाभ मिलेगा जैसे आपको पत्तों के साथ पीने से मिलेगा। और ये पत्ते किसी विशेष बीमारी के लिए विशेष नहीं हैं, इन्हें कोई भी व्यक्ति ले सकता है, सभी को लाभ होगा। यदि किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, टेंशन, डिप्रेशन या एनीमिया हो, खून की कमी हो, तो केले के डंडे का जूस बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ये केले का डंडा है, केले का पेड़ जिस पर एक बार फल लग जाए फिर दोबारा फल नहीं लगता। फिर इसके तने पर हरे पत्ते हटाने के बाद ये इस तरह का केले का डंडा निकलता है। अब इसकी भी परतें हटानी होंगी, कुछ ऐसे। जब इसकी परतें हटनी बंद हो जाएं, फिर ये ट्यूबलाइट की रॉड जैसा एक निकलता है जो कि कुछ ऐसा होता है। इसका हम लगभग 2 इंच के लगभग लेते हैं, उसको या तो मिक्सी में पीस लेते हैं या फिर कद्दूकस कर लेते हैं, कुछ ऐसे। कद्दूकस करने के बाद जो हमारा कस तैयार होगा उसको हम पतले कपड़े में से छान लेंगे जिसमें से हमने पेठे को छाना है। फिर इसको हम पेठे के जूस में मिला देंगे। 200 ग्राम पेठे का जूस, लगभग 50 ग्राम केले के डंडे का जूस, दोनों को आपस में मिला देंगे। ये आपका स्वादिष्ट पेठे और केले के डंडे का जूस पीने के लिए तैयार है। पेठे का जूस तैयार करते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें। पेठे का जूस जब आपको पीना हो तभी इसको निकालना है, पहले से निकाल के नहीं रखना। इसको गैस के ऊपर गर्म नहीं करना और ना ही इसको निकालने के बाद फ्रिज में रखना है। इसमें किसी भी तरह का कोई नमक, मिर्च, मसाला या नींबू नहीं मिलाना है। इसको आपने घूंट घूंट करके पीना है। इसको पीने के बाद 1.5 से 2 घंटे तक भूख नहीं लगती क्योंकि ये अत्यंत गुणकारी है। इसके अंदर 4 रोटियों जितनी शक्ति है और 1 किलो दूध जितनी ताकत है। आपको अभी समझाया सफेद पेठे का जूस कैसे तैयार करना है और कैसे पीना है। आपने 1 गिलास लगभग 250 से 300 ml जूस आपने सिप बाय सिप पीना है। अगर ये आपको ना मिले, वैसे ये 12 महीने मिलता है, सभी जगह मिलता है, अगर ये ना मिले तो आप हरा नारियल पानी ले सकते हैं। हरा नारियल पानी जो सभी जगह उपलब्ध होता है, एक नारियल में जितना पानी निकले उसको घूट घूट करके पी लीजिए। अगर आपको नारियल पानी भी उपलब्ध ना हो या आपको महंगा लगे तो फिर आप मौसम की कच्ची सब्जियों का जूस ले सकते हैं। सर्दियों के मौसम में अभी की जो सबसे बढ़िया कच्ची सब्जियां हैं वो क्या है? पालक है, बथुआ है। हरी सब्जियां क्या है? पालक है, बथुआ है, और सबसे बढ़िया है बथुआ। जब तक बथुआ आ रहा है आप कुछ थोड़ा सा बथुआ लीजिए, उसको अच्छे से वॉश करके उसको मिक्सी में डाल दीजिए। उसमें 2-3 देसी टमाटर डाल दीजिए, उनको क्रश कर लीजिए, जैसे चटनी बनती है ऐसे चटनी बन जाएगी। उसमें आधा पौना ग्लास पानी मिला के उसको छान लीजिए, आपका 1 गिलास जूस तैयार हो जाएगा। ये है NLS वेजिटेबल जूस।
इस तरीके से आपने बिना कोई नमक मसाला नींबू मिलाए ये जूस को सिप बाय सिप घूट घूट करके पीना है। ये जूस के अंदर आपने जूस को गैस के ऊपर गर्म नहीं करना, इसको फ्रिज में रख के ठंडा नहीं करना, जब पीना है तभी निकालना है, बहुत देर पहले निकाल के नहीं रखना। इस तरीके से आप कोई भी जूस ले लीजिए। ये पेठे के जूस में, नारियल पानी में, कच्ची सब्जियों के जूस में 1 किलो दूध जितनी शक्ति है, 4 रोटियों जितनी ताकत है। लेने के बाद आपको 2 घंटे तक भूख नहीं लगती। नंबर 1 पे क्या है? पेठे का जूस। नंबर 2 नारियल पानी। नंबर 3 कच्ची सब्जियों के जूस। इनमें कोई अंतर नहीं, तीनों अच्छी हैं, तीनों हाईली अल्कलाइन है। केवल आपकी जो स्पीड है ठीक होने की, उसके लिए पेठे का जूस सबसे नंबर 1, फिर नारियल पानी, फिर कच्ची सब्जियों के जूस। इस तरीके से आपने आगे चलना है। कब तक पीना है? जब तक जीना है, जब तक डेली आपने ये जूस पीना है। जो आपको बता रहे हैं वही हम लेते हैं। ये बीमारियों को ठीक करने के लिए नहीं है, बीमारियां तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। आपके शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी है, एस्थमा है, शुगर है, बीपी है, सब पेठे का जूस, नारियल पानी, कच्ची सब्जियों के जूस पीने से ठीक होने लग जाएंगे। जी, पेठे का रस आपने मान लेते हैं सुबह 8 बजे पिया, उसके बाद आपको भूख कितने बजे लगेगी? लगभग 2 घंटे बाद 10 बजे के आसपास। आपको पहले लगे तो पहले ले लें, लेकिन कोशिश करें कि आप 2 घंटे का अगर जितना भी टाइम देंगे पेठे को अपना काम करने के लिए उतना अच्छा रहेगा। 2 घंटे बिल्कुल नॉर्मल है। 2 घंटे के बाद आप मौसम का कोई एक प्रकार का फल लें। तो कितना लें? प्लेट भर, पेट भर। सबसे बढ़िया इस टाइम अमरूद है, सेकंड ऑरेंज है, थर्ड गोल्डन एप्पल है, फोर्थ कस्टर्ड एप्पल शरीफा है, फिर पपीता है और फिर अनार है। आपको जो हमने सीक्वेंस दी है वो हमारे हिसाब से जो यहाँ उपलब्ध है नॉर्थ इंडिया में, उसके हिसाब से हमने दिया है। आप अपने मुताबिक बना सकते हैं। जो सबसे अच्छा है वो सबसे पहले लिखा गया है और फिर उससे इस तरीके से हमने सेट किया है। बाकी आप कोई भी फल ले सकते हैं, आप बदल बदल के ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फलों को मिला के चाट बना के ना खाएं। अगर जितना आप कम से कम मिलान करेंगे हेल्थ के लिए उतना अच्छा होगा। अगर आप पराठे खाने वाले हैं फिर आप अगर फ्रूट मिक्स भी कर लेंगे तो चलेगा, लेकिन एक वक्त में एक ही तरह का फल खाना है, पेट भर खाना है, प्लेट भर खाना है। ये आपने 10 बजे के आसपास खा लिया। मात्रा 400-500 ग्राम कम से कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा कितनी भी ले लो। जब आपने इसको ले लिया तो उसके बाद आपको कितने बजे तक भूख लगेगी? अगर आपने 10 बजे तक लिया तो फिर आपको कितने बजे तक भूख लगेगी? तो 12, 12:30, 1 बजे तक जब आपको भूख लगे तो आप कच्चे सलाद खाएं। उसी तरीके से हम आपको इस प्रोग्राम को यहाँ तक लेकर गए हैं ताकि सैलेड पे ले जाके आपको छोड़ दें। तो सैलेड आप कितना खाएंगे, किस प्रकार तैयार करके खाएंगे? ये जो प्लेट आपको दिख रही है स्लाइड के अंदर, इतनी प्लेट भर के खाएंगे। तो जैसे ही आप इस प्लेट को देखते हैं तुरंत आपको ये कंसर्न आता है कि इतना सैलेड खाया नहीं जाएगा, ये सैलेड स्वादिष्ट नहीं होगा और रोज नहीं खाया जा सकता। तो इस तरीके के सवाल इसलिए आ रहे हैं कि इतना सुंदर स्वादिष्ट एनालिसिस सैलेड बनाने की विधि शायद आपको मालूम नहीं है। आज आप हमारे पास आए हैं तो आप इसको जरूर सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंदर स्वादिष्ट सैलेड बनाने की विधि को समझिए। नमस्कार। कच्चे सलाद बेहद स्वादिष्ट और संपूर्ण भोजन है। जी हाँ, आपने सही सुना है, ये एक संपूर्ण भोजन है। आज तक हम यही समझते रहे कि सलाद कोई भोजन नहीं है, बल्कि भोजन के साथ थोड़ी मात्रा में खाई जाने वाली कच्ची सब्जियां हैं। जबकि सच तो यह है कि हमारे शरीर को 2 तरह के भोजन की आवश्यकता होती है, पुष्टिकारक भोजन और शुद्धिकारक भोजन। पुष्टिकारक भोजन शरीर को बनाने और मरम्मत आदि का काम करता है, जैसे अनाज, दालें, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स इत्यादि। जबकि शुद्धिकारक भोजन हमारे शरीर की सफाई का काम करता है, जैसे कच्चे सलाद,
फल, पेठे का जूस, नारियल पानी इत्यादि। शरीर में एकत्रित हुई गंदगी की प्रतिदिन सफाई होती रहे, इसके लिए रोज एक समय का भोजन केवल कच्चे सलाद का लेना जरूरी है। कच्चे सलाद में विद्यमान कच्ची सब्जियों में काफ़ी मात्रा में फाइबर होने की वजह से यह शरीर की सफाई भी करता है और शरीर को ज़रूरी मात्रा में पोषक तत्व भी उपलब्ध कराता है। आइए जानते हैं स्वादिष्ट कच्चे सलाद तैयार करने की विधि। कच्चे सलाद तैयार करने के लिए हमें मौसम की कच्ची सब्जियां लेनी हैं। अभी सर्दी के मौसम में मूली, गाजर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, चुकंदर, शिमला मिर्च, देसी टमाटर, कच्चे नारियल की गिरी, हरा धनिया पत्ता, पालक के पत्ते, सलाद पत्ता, इन सभी सब्जियों से हम कई तरह के सैलेड तैयार कर सकते हैं। और सभी तरह के सलाद में देसी टमाटर, कच्चे नारियल की गिरी और हरे धनिये को ज़रूर शामिल करेंगे। आइए आज मैं आपको 3 तरह के सैलेड तैयार करने की विधि समझाती हूँ। सबसे पहले सैलेड में हम लेंगे मूली पत्तों सहित गाजर, चुकंदर, शलगम, देसी टमाटर, कच्चे नारियल की गिरी और हरा धनिया। ऊपर बताई गई सभी सब्जियों को छिलके समेत पानी में भिगोकर 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फिर रनिंग वाटर में अच्छे से धो लीजिए। अब सभी सब्जियों को छिलके समेत बारीक बारीक काट लीजिए। केवल चुकंदर का पतला छिलका हटा लीजिए। कच्चे नारियल की गिरी को कद्दूकस कर लीजिए। हरा धनिया बारीक काट लीजिए और सारी सब्जियों को आपस में मिला लीजिए। आइए मैं आपको इसकी विधि समझाती हूँ। ये देखिए, हमने मूली को इस तरह से बारीक बारीक चॉप करना है। गाजर, चुकंदर, देसी टमाटर, कच्चे नारियल की गिरी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, कच्चे नारियल की गिरी को इसको हमने इस तरीके के कद्दूकस में बारीक कद्दूकस करना है, ऐसे। ये आपको दिखाने के लिए और समझाने के लिए मैंने पहले से कद्दूकस करके रखा है। आइए अब इन सारी चीज़ों को आपस में मिला दें। मूली, ये गाजर मिला रही हूँ मैं, चुकंदर, ये चुकंदर, देसी टमाटर, सभी चीज़ों को मैंने एक बाउल में डाल लिया और मैं आपस में मिला रही हूँ। इसमें अब मैं कच्चे नारियल की गिरी का बारीक कद्दूकस मिला रही हूँ। इसमें हरा धनिया पत्ता। देखिए, सभी चीज़ों को मिलाने के बाद हमारा इस तरीके का आकर्षक, देखने में बहुत सुंदर सैलेड तैयार होता है। आइए इसको अब हम प्लेट में सर्व करते हैं। इस तरीके से हमारा ये सैलेड तैयार हो गया। इसके ऊपर हम बारीक कटा हुआ धनिया गार्निश कर लेंगे। देखिए, हमारा स्वादिष्ट कच्चे सलाद तैयार हैं। ये पूरी प्लेट सलाद एक व्यक्ति के लिए है। हमारे कच्चे सलाद देखने में इतने ही सुंदर होने चाहिए और खाने में स्वादिष्ट होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारे सलाद को तैयार करने के तरीके में कोई कमी है। आइए अब हम आपको एक और सलाद तैयार करने का तरीका बताते हैं। सर्दियों के मौसम में हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम रोज़ अलग अलग तरह का सलाद तैयार कर सकते हैं। दूसरा जो हम सलाद तैयार करने जा रहे हैं, उसके लिए जो सब्जियां हमें चाहिए वो है फूल गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, चुकंदर, देसी टमाटर, कच्चे नारियल की गिरी, हरा धनिया पत्ता और पालक के पत्ते। आइए अब इन्हें तैयार करते हैं। देखिए, हमने फूल गोभी को छोटा छोटा चॉप कर लिया, गाजर को चॉप कर लिया,
एक शिमला मिर्च, उसको छोटा छोटा चॉप कर लिया, और ये चुकंदर, इसको आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, चॉप भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, जैसा आपको अच्छा लगता है। देसी टमाटर और कच्चे नारियल की गिरी को बारीक कद्दूकस से। अब इन सारी चीज़ों को जैसे हमने पहले सलाद में मिलाया था, ऐसे हम एक बाउल के अंदर ये सभी चीज़ों को आपस में मिला देंगे। शिमला मिर्च, चुकंदर डालने से हमारा सलाद बहुत मीठा हो जाता है। ये सलाद जब हम बच्चों को खिलाते हैं उनको भी बहुत मीठा लगता है और वो बहुत खुशी से इसको खाते हैं। कच्चे नारियल की गिरी की ये विशेषता है कि इसमें दूध, घी सभी की ताकत है और ये एक अनसैचुरेटेड फैट है। इसके खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है और शरीर में घी और दूध से जो हम पाना चाहते हैं वो हमें कच्चे नारियल की गिरी से मिल जाता है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी ये छोटा छोटा काटा हुआ हरा धनिया और डालूंगी ये सलाद पत्ता। सलाद पत्ता के लिए विशेष बात है, कहते हैं इसे काटना नहीं चाहिए, इसीलिए इसको छोटा छोटा हाथ से ही तोड़कर और सलाद के ऊपर डाल देंगे। आइए अब हम इस सलाद को प्लेट में सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कितनी सुंदर सलाद तैयार हो गई। देखिए ये हमारा दूसरे तरीके का सलाद भी कितना सुंदर और आकर्षक तैयार हुआ है। आइए अब आपको एक और तरीके का कच्चे सलाद तैयार करने की सब्जियां जो अलग अलग लेनी है मैं बताती हूँ। वो है पत्ता गोभी, गाजर, चुकंदर, शलगम, देसी टमाटर, कच्चे नारियल की गिरी और हरा धनिया और सलाद पत्ते। आइए इनको तैयार करने के लिए हम उसी तरीके से ये सब्जियों को या तो छोटा छोटा चॉप कर लेंगे या कद्दूकस भी कर सकते हैं। देखिए उस तरह से शलगम, चुकंदर, देसी टमाटर, नारियल की गिरी, सभी सब्जियों को आपस में मिला देंगे। ऊपर से हरा धनिया, सलाद पत्ता, पालक पत्ते डाल देंगे और देखिए कितना सुंदर सैलेड तैयार होता है और ये खाने में भी बेहद स्वादिष्ट है। अगर आपको कटा हुआ सलाद, चॉप किया हुआ सलाद खाने में कोई समस्या है तो आप सैलेड को ऐसे बारीक कद्दूकस करके भी खा सकते हैं। देखिए मैंने सभी सब्जियों को बारीक कद्दूकस करके रखा है। आप उनको कद्दूकस कर लीजिए, आपस में मिला लीजिए, उसमें कच्चे नारियल की गिरी मिला दीजिए। ये देखिए मैंने मूली को कद्दूकस करके रखा है, ये गाजर को कद्दूकस करके रखा है। आप इन सारी सब्जियों को आपस में मिला के उसमें कच्चे नारियल की गिरी मिला दीजिए, हरा धनिया पत्ता मिला दीजिए, सलाद पत्ता मिला दीजिए। जो भी पत्ते मैंने आपको बताए हैं, सलाद पत्ता, पालक के पत्ते और हरा धनिया पत्ता, आप ये पत्ते बदल बदल कर रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी आप इसमें मरवा का पत्ता, मरवा जिसको नियाज़बो बोला जाता है, सलाद के स्वाद को बदलने के लिए आप ये मरवे के पत्ते भी डाल सकते हैं। आपका सलाद और ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा और उसमें वेरिएशन भी आ जाएगा। आप ये कहना चाहते हैं कि हमसे तो सैलेड कद्दूकस किया हुआ भी चबाने में हमें दिक्कत है, तो आप अपने सैलेड को मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए। आपका कुछ इस तरीके से पेस्ट तैयार हो जाएगा। इसमें मैंने सारी सब्जियों को मिला दिया है। देखिए इस तरीके का पेस्ट, कच्चे नारियल की गिरी भी इसी के अंदर है, हरा धनिया भी इसी के अंदर है। हमारा इस तरीके का पेस्ट तैयार हो गया। इसको आप अच्छे तरीके से मुंह में चला चला कर खा लीजिए। मुंह में चलाने का मतलब है कि आपके मुंह की लार सलाद के साथ मिक्स होनी चाहिए ताकि आपका डाइजेशन, सलाद का डाइजेशन जल्दी हो और बढ़िया हो। विशेष बात यह है कि आपको प्रतिदिन कम से कम 400 ग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भूख हो 500 ग्राम, 600, 700 ग्राम आपको कच्चे सलाद खाने हैं। कच्चे सलाद तैयार करते हुए ध्यान देने वाली कुछ बातें। सलाद को तैयार करने के लिए हमें ये देसी टमाटर लेना है। टमाटर हमारे पास दो तरह के हैं, ये अंग्रेज़ी टमाटर और ये देसी टमाटर, इसको मुंबई टमाटर भी बोला जाता है। ये टमाटर खाने में खट्टा नहीं होता, सख्त सख्त सा होता है और इसको बाज़ार में सलाद वाला टमाटर बोला जाता है। जबकि सच ये है कि ये टमाटर, देसी टमाटर जिसके ऊपर मुकुट होता है, ये खाने वाला टमाटर है। ये खाने में खट्टा होता है और इसको खाने से सलाद खाने का, टमाटर खाने का पूरा पूरा लाभ मिलता है। आपने सलाद में किसी भी तरह का नमक, चाट मसाला या नींबू नहीं मिलाना। जैसे ही हम सलाद के अंदर या किसी फल के साथ नमक या चाट मसाले को मिलाते हैं तो हमारा सलाद पानी छोड़ देता है, पहले नहीं छोड़ता। इसका क्या मतलब है कि नमक डालने से सलाद के सारे पोषक तत्व पानी के रूप में बाहर आ जाते हैं और ऐसे सलाद को खाने से कोई फ़ायदा नहीं होता।
जैसे अगर किसी व्यक्ति का पूरा खून निकाल दिया जाए और उसे वापस पिला दिया जाए तो उसकी शक्ति वापस नहीं आती। ठीक वैसे ही नमक डालने से फलों और सब्जियों का खून निकल जाता है। इसी तरह से नींबू डालने से आपका सलाद एसिडिक हो जाता है और इसे खाने का पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाता। सलाद का पूरा लाभ लेने के लिए उसको वैसे ही खाइए जैसे हमने आपको बताया है। सलाद खाते समय केवल कच्ची सब्जियों का मिलान करना है। किसी भी सलाद को खाते समय उसमें फ्रूट नहीं मिलाना। आज हमने आपको सर्दी के मौसम का सलाद बताया है। गर्मी के मौसम में नए तरीके से कच्चे सलाद स्वादिष्ट और आकर्षक कैसे तैयार होंगे, वो विधि हम आपके लिए लेकर फिर आएंगे। तो आपको कच्चे सलाद तैयार करने का तरीका समझाया गया। हमेशा यही याद रखना है, भले ही आप सब्जियों का जूस पिएं, भले ही फल खाएं या फिर आप कच्ची सब्जियों का सलाद खाएं, मौसम की ही कच्ची सब्जियां लेनी है। इसीलिए हमने आपको सर्दी वाली सब्जियां बताई हैं। और ये सब्जियां इतनी ज्यादा होती हैं सर्दियों में कि डेली आप अलग अलग तरीके का सैलेड बना सकते हैं, कभी फूल गोभी का, कभी पत्ता गोभी का, उसमें दूसरी सब्जियों को ऐड ऑन करके। फिर हम आगे वाले दिन का, अभी लंच तक का प्रोग्राम दिया है, फिर आपको आगे का प्रोग्राम देंगे। तो आप जाने से पहले हम सब क्या लेंगे? शब्द प्रसाद। स्वाद भोजन में नहीं होता, विचारों में होता है। कुछ लोगों को शराब से नॉन वेज की पार्टी में बदबू आती है और कुछ लोगों को खुशबू आती है। खुशबू या बदबू, सुगंध या दुर्गंध भोजन में नहीं है, विचारों में है। सैलेड के साथ अगर रिश्ता ठीक हो जाएगा तो सैलेड बहुत स्वादिष्ट लगेगा। अभी तक अगर सैलेड के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, उसको जरा हम ठीक कर लेते हैं। इफ यू वांट टू लिव लाइट एंड फ्रेश, ऑलवेज ईट लाइट एंड फ्रेश। अगर आप हल्का रहना चाहते हैं तो हल्का खाएं। अगर आप ताजा रहना चाहते हैं तो ताजा खाएं। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो जिंदा खाएं। जिंदा का मतलब लाइव फूड। लाइव फूड का मतलब वो वाला भोजन जो पड़ा पड़ा बासा हो जाए। आपके बिस्कुट, जिनमें विष कुट कुट के भरा हो, बिस्किट, नमकीन, ये डेड फूड है। मेहमान जितना खा ले ठीक है, बाकी आप डिब्बे में बंद करके फिर रख सकते हैं। क्या आप सैलेड को डिब्बे में बंद करके रख सकते हैं? क्या आप अपने आप को डिब्बे में बंद कर सकते हैं? जब प्राण निकल जाते हैं, राम नाम सत्य हो जाता है, फिर बॉडी को पैक किया जाता है, शरीर को पैक नहीं किया जाता। तो अगर आप ताजा रहना चाहते हैं तो ताजा खाएं, हल्का रहना चाहते हैं तो हल्का खाएं, जिंदा रहना चाहते हैं तो जिंदा खाएं। अगर आप हरे भरे रहना चाहते हैं तो हरा भरा खाएं। अगर आप जले भुना रहना चाहते हैं तो जला भुना खाएं। आप शायद 5 स्टार का खाते हैं, हम आज आपको मल्टी स्टार का खिलाएंगे, जिसके स्टार्स को कोई गिन ही नहीं सकता। 5 स्टार का खाना तो क्या खाना है। तो आइए आज एनएलएस के इस मल्टी स्टार के सैलेड को जैसे हमने बताया वैसे बनाएंगे, प्रेम से खाएंगे। सफिशिएंट समय हमने आपको दिया है। इसी शुभकामनाओं के साथ हम इस सेशन को यहाँ पर ब्रेक देते हैं, फिर मिलते हैं आगे के प्रोग्राम के लिए। जय मां प्रकृति।
जय माँ प्रकृति। आइए अब हम सेशन को शुरू करते हैं। तो आपने रोज इस तरीके से ही अलग अलग सैलेड तैयार करके, आपका लंच सैलेड का होना चाहिए। आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं कि आप ब्रेकफास्ट में सैलेड ले लें और लंच में फ्रूट ले लें। इट्स ऑल अप टू यू, आपके ऊपर है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो आइए अब हम अपने आगे की दिनचर्या को समझेंगे। आपको लंच तक ले गए थे, लंच से आगे की बात को शुरू करते हैं आचार्य जी के साथ। जय माँ प्रकृति। कमर सीधी, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास लेते हुए एक बार ओम की ध्वनि का उच्चारण। लंबी गहरी श्वास लीजिए। दोनों हथेलियों की मालिश करें। हाथों की विषमता को अपने चेहरों पे, आंखों पे, पूरे शरीर पे धारण करते हुए वापिस आंखें खोल देंगे। गुरबानी में श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कथ खारी। क्या मीनिंग है इसका? प्राणी, अगर तू अपने खान पान में खान पान मीठ रस भोजन, मिठाइयां खाएगा, रस केवल स्वाद की दृष्टि से भोजन करेगा, गुणों की दृष्टि से नहीं, अंत की बार तो बड़ी उम्र में होत कथ खारी, हालत खराब हो जाएगी, अर्थात रोग उत्पन्न हो जाएंगे, रोग लग जाएंगे। गुरबाणी इसका समाधान बताती है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, खान पान सोधे सुख बुंचत, संकट काट विकट हरि। प्राणी, खान पान, अगर तू अपने खान पान को सोधे, सुधार लेगा, सुख मिलेगा, बुंचत सुख मिलेगा, सुख, रोग ठीक हो जाएंगे, स्वास्थ्य मिलेगा, संकट काट, तेरे कितने ही विकट बड़े संकट होंगे, कितने ही बड़े रोग होंगे, हरि ईश्वर परमात्मा आपके अंदर की हीलिंग पावर, प्राण शक्ति अपने आप ठीक कर लेगी। तेरे को दवाइयां खाने की कोई जरूरत नहीं है। खान पान के कारण रोग लगते हैं और खान पान को ठीक करने से रोग ठीक हो जाते हैं। ऐसा पहले के श्लोक में श्री हमने भगवत गीता के माध्यम से बताया था। तो अब के श्लोक में हमने श्री गुरु ग्रंथ साहब गुरबानी के माध्यम से बताया है, और ऐसा एक बार नहीं लिखा है। समय के अभाव की वजह से हम बाकी नहीं बता पा रहे हैं, बाकी श्लोकों के बारे में। सभी धर्मों के सभी ग्रंथों में इसके बारे में काफी कुछ लिखा गया है, वो आप तक क्यों नहीं पहुंच पाया? मरने के बाद क्या मिलेगा वो पहुंचता है, क्योंकि मरने के बाद कोई आता नहीं यहाँ पर आके बताता नहीं कि वो मिला या नहीं मिला, लेकिन जीते जी जो मिलेगा वो आप तक नहीं पहुंचता है। क्यों? उसको आप तक पहुंचाने के लिए खुद आचरण करना पड़ेगा। आइए अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ये प्रोग्राम जो आपको डिलीवर किया जा रहा है हाईली साइंटिफिक है। साइंस की दृष्टि से भी हम चीजों को साथ साथ स्पष्ट कर रहे हैं, और शास्त्रों की दृष्टि से भी। कहने का भाव ये है कि कुछ लोगों को बात साइंस से समझ लगती है, कुछ को एग्जाम्पल से समझ लगती है, कुछ को लॉजिक से समझ लगती है, कुछ को शास्त्रों के माध्यम से समझने लगती है। कैसे भी समझो, बस किसी न किसी तरीके से
आपको ये जच जाए कि यही सच है। एक बार मेरे कहने से कुछ दिनों के लिए मान के देख लीजिए, उसके बाद आप बोलेंगे, फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए, सैलेड तक हम पहुंच चुके हैं, लंच हम ले चुके हैं। मान लीजिए हमने 1 बजे 2 बजे तक लंच लिया, अब हमने खाया हुआ है। आपको क्या लगता है कितने बजे तक भूख लग जाएगी? हम ऐसा मान लेते हैं कि 5 बजे के आसपास भूख लगेगी। तो मौसम का कोई एक फल ले सकते हैं। Any type of fruit, any one type of fruit, you can choose whatever you want. इसको बदल के ले सकते हैं, एक ही फल दिन में 2 बार ले सकते हैं, रोज बदल के खा सकते हैं, एक ही तरह का फल रोज खा सकते हैं, जैसे आपने करना है कर लीजिए। अगर आपको ज्यादा भूख ना हो तो NLS ड्रिंक लीजिए। NLS ड्रिंक के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? सफेद पेठे का रस ले सकते हैं, हरा नारियल पानी डाब ले सकते हैं, कच्ची सब्जियों का रस, बथुआ टमाटर का रस ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक ड्रिंक ले सकते हैं। अगर आप कुछ गरम लेना चाहें तो सब्जियों का सूप ले सकते हैं, उसमें नमक मिर्च नहीं डालना, भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ चाय जैसा लेने की इच्छा हो तो NLS की टी ले सकते हैं, जो चाय आपको बाहर से नहीं खरीदनी, आप अपने घर पे बनाएंगे। 4 बजे के आसपास इसमें से कोई एक चूज कर लीजिए। उसके बाद 4 बजे आपने इसमें से कोई भी चूज करके ले लिया, फिर कितने बजे भूख लगेगी? 7-8 बजे लगेगी। तो 7-8 बजे जब आपको भूख लगेगी तो आप रोटी सब्जी लीजिए। तो अब रोटी कैसे तैयार होगी? NLS की रोटी, NLS चपाती कैसे तैयार होगी? आइए समझते हैं। NLS चपाती आपको बहुत टेस्टी डिलीशियस रोज अलग अलग तरह की चपाती हम खिलाने वाले हैं। ये कैसे तैयार होगी, इसको तैयार करने का प्रोसेस समझेंगे। नमस्कार। रिड्यूस योर वेट, रिमूव योर डिजीज विद चपाती। रोटी खाने से वजन घटाएं और रोग भगाएं। गैस, एसिडिटी, अस्थमा, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, कॉन्स्टिपेशन, अनेकों बीमारियों से मुक्ति पाएं केवल रोटी में बदलाव करके। हमें आश्चर्य होता है कि बिना स्वाद के फीकी रोटी रोज आप कैसे खा लेते हैं। रोज नए नए स्वाद के साथ रोटी को बदल के खाएं। लोहे को तैराने के लिए लकड़ी की सहायता लेनी पड़ती है। आजकल के मेहनत नहीं करने वाले लोगों को, कंप्यूटर, लैपटॉप या AC में काम करने वाले लोगों को सीधा केवल आटे से बनी रोटी नहीं पचती। आटे को पचाने के लिए सब्जी की सहायता लेनी पड़ती है। कब्ज और पेट को ठीक करने के लिए हमें लैक्सेटिव, परगेटिव, चूर्ण या दवाइयों का नहीं, रोटी को बदलने की आवश्यकता है। मानव का भोजन पौधों से आना चाहिए और उसी रूप में जैसा पौधे हमें देते हैं। किसी कारखाने या हलवाई की दुकान से नहीं आना चाहिए। उसमें 4 तरह के गुण होने चाहिए: होलसमनेस, पूर्णता, फ्रेशनेस, ताजगी, अल्कलैनिटी, क्षारता, फ्रूगैलिटी, मात्रा में कम। आज इस वीडियो में हम केवल एक ही गुण की बात करेंगे, होलसमनेस, पूर्णता। प्राकृतिक पदार्थ को पचाने के रस उसी में होते हैं, इसीलिए आटे को चोकर सहित होना चाहिए। चावल अनपॉलिश्ड, बिना पॉलिश के होना चाहिए। दालें छिलके सहित और फल और सब्जियों जो छिलके सहित खाई जा सकती हैं, वे छिलके सहित खानी चाहिए। किसी देश की फोर्स, शक्ति, सेना बॉर्डर पर होती है। खाद्य पदार्थों के अधिकतर पोषक तत्व उसके ऊपर के भाग अर्थात छिलके में होते हैं। 2 बर्तनों में आटा कुछ दिनों के लिए बंद करके रख दें, एक में चोकर सहित, एक में चोकर रहित। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि जो चोकर सहित आटा है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, दूसरे आटे में नहीं। अर्थात कीड़ों को भी ये मालूम है कि दूसरे आटे में खाने लायक कुछ नहीं। बाजार में बिकने वाले थैली के आटे में चोकर नहीं होता। अगर मैन्युफैक्चरर चोकर सहित बेचेगा, उसके आटे में कीड़े पड़ जाएंगे, उसे अपना बिका हुआ माल वापस लेना पड़ेगा। ऐसी गलती वे क्यों करेगा? आटा विदाउट चोकर इज जस्ट लाइक
करेंसी नोट विदाउट नंबर। वर्षों पहले अमेरिका में लोग सफ़ेद ब्रेड खा खा कर बीमार पड़ने लग गए। वहाँ के किसी बड़े डॉक्टर ने बोला, द वाइटर द ब्रेड सूनर यू आर डेड। अगर आपकी रोटी सफ़ेद होगी तो मृत्यु भी जल्दी होगी। वहाँ के अंग्रेज लोग ब्राउन ब्रेड खाने लग गए और हम उनकी नकल कर करके सफ़ेद ब्रेड खाने लग गए। केवल यही नहीं, हमारी तो सभी रोटियां ही सफ़ेद हो गई। चोकर रहित आटा, नान, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, भटूरे, पूरी, मट्ठी, बालूशाही, नमकपारे, शक्करपारे अर्थात मैदे से बने सभी पदार्थ पेट में जाकर आंतों में चिपक जाते हैं। पहले के दिनों में कागज को चिपकाने के लिए मैदे की लेई बनाई जाती थी। चोकर रहित आटे से बनी हुई सभी तरह की रोटियां, सभी तरह के पदार्थ मैदे की लेई तो है जो आंतों से चिपक जाता है। आइए जानते हैं सुपाच्य स्वास्थ्यवर्धक रोटी तैयार करने की विधि। नमस्कार, आइए सीखें स्वादिष्ट स्वास्थ्यवर्धक रोटी तैयार करने की विधि। रोटी बनाने के लिए हम सबसे पहले चोकर सहित आटा लेंगे। चोकर सहित आटा लेंगे और उसको छान लेंगे। हम आटे को छानेंगे। यदि इस आटे में चोकर नहीं निकलता तो फिर ये खाने लायक नहीं है। आटे में जो चोकर निकले उसको वापस उसी में मिला दें। बेहतर है अपना गेहूं खरीदें और उसे अच्छे तरीके से धोकर धूप में सुखा लें। चक्की पर आटा पिसवाते समय चक्की वाले को बोलें कि इसे गोल, दरदरा या मोटा पीसें। चोकर सहित आटे में किसी एक तरह की मौसम की सब्जी को मिलाना है। जैसे कि आज मैं आपको पालक की रोटी कैसे तैयार करनी है ये बताने वाली हूँ। पालक की रोटी को हम 3 तरह से तैयार कर सकते हैं। एक, पालक को बारीक काट लें और उसे इस आटे में गूंद लें। दूसरा, पालक को मिक्सी में डालकर क्रश कर लें फिर आटे में गूंद लें। तीसरा, पालक का रस निकालकर उसमें आटे को गूंद लें। आइए अब पहले मैं आपको पालक को मिक्सी में क्रश करके कैसे रोटी बनानी है वो तरीका सिखाती हूँ। पालक की रोटी तैयार करने के लिए हम ये पालक के पत्ते लेते हैं, इसको मिक्सी में डाल देंगे। भले ही आप ऐसे डाल दीजिए, भले ही छोटा छोटा क्रश कर लीजिए। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको क्रश कर लेंगे। मिक्सी में पालक पीसने के बाद आपका ऐसा पेस्ट तैयार हो जाएगा। देखिए, अब हम इस पेस्ट को डालेंगे और इस पेस्ट में आटा डालेंगे। ध्यान रखिए, हमें सब्जी में आटा गूंदना है, आटे में सब्जी नहीं। जितना इसमें आराम से खप जाए उतना हमने आटा गूंदना है। कहने का मतलब है, अगर आपको 2 रोटी बनानी है तो 1 रोटी का आटा लेना है और दूसरी रोटी के लायक सब्जी होनी चाहिए। ज़रूरत के हिसाब से मैं आटा मिला रही हूँ। आपने इस तरीके से इसको गूंद लेना है, गूंद के तैयार कर लेना है। इस तरीके से हम नरम आटा गूंद लेंगे। ये आटे को आप लगभग 1 घंटे पहले गूंथ के रख लीजिए। अगर आप 1 घंटे पहले गूंथ के रखते हैं तो आपकी रोटी बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनती है। आइए अब हम इस आटे की लोई लेकर उसे बेल लेंगे। इस तरीके से हम सामान्य तौर पर घर में जैसे रोटी बनाते हैं ऐसे हम इस रोटी को बेल लेंगे। अगर हो सके तो रोटी को आप मिट्टी के तवे पर पकाएं। मिट्टी के तवे पर रोटी धीमी धीमी आंच पर पकती है। लोहे के तवे पर रोटी जल्दी सिक जाती है लेकिन अंदर से कच्ची रह जाती है। मिट्टी के तवे पर बनी रोटी फोल्ड करने पर टूट जाएगी और लोहे के तवे पर बनी रोटी आसानी से 2-4 बार मुड़ जाएगी। मतलब क्या है कहने का कि हम कच्ची रोटी खाते हैं जो पचती ही नहीं है।
केवल एक ही पालक से आप 3 तरह की रोटी बना सकते हैं। इसी तरीके से खीरे को कद्दूकस करके उसे आटे में मिलाकर खीरे की रोटी तैयार करें। ये मैंने खीरे को कद्दूकस करके रखा है। अब इसे, जैसे मैंने पालक की रोटी बनाई है, इसे आटे में गूंद के इसकी रोटी बना सकते हैं। इसका स्वाद देखिए, कद्दूकस किया हुआ, इसका स्वाद बिल्कुल बिस्किट जैसा होगा। बच्चे बहुत पसंद करेंगे। इसी तरह गर्मियों के मौसम में दूसरी सब्जियां जैसे घिया, तोरी, टिंडा, चौलाई, धनिया, सफ़ेद पेठे की रोटी बना सकते हैं। और सर्दियों के मौसम में मूली, गाजर, चुकंदर, मेथी, बथुआ, मूली के पत्ते, फूल गोभी, पत्ता गोभी इत्यादि की रोटी बना सकते हैं। इसके पीछे की साइंस को समझना है। जब हम ये कंपोजिट रोटी बनाते हैं, जब हम ये कंपोजिट रोटी संयुक्त चपाती खाते हैं, तो होता क्या है, जब हम 2 रोटी खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर एक ही रोटी का अनाज जाता है। हमारा पेट भी भर जाता है और मन भी प्रसन्न रहता है। होता क्या है कि हमारे सभी रोग, लगभग सभी रोग, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओवरवेट, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, अस्थमा, देखते ही देखते ठीक होने लग जाते हैं और हमें भूखा भी नहीं रहना पड़ता। कृपया ध्यान दें, हमारे घरों में मूली के परांठे बनाए जाते हैं। मूली के परांठे बनाते समय हम अक्सर उसका पानी निचोड़कर फेंक देते हैं। कृपया ऐसा ना करें। यदि किसी व्यक्ति का पूरा खून निकाल दिया जाए तो फिर उसमें क्या बचेगा? सब्जियों को निचोड़कर जब हम उनका पूरा पानी निकाल देते हैं तो वो व्यक्ति के पूरे खून निकालने के बराबर है। फिर सब्जी के अंदर कुछ नहीं बचता। हम आपको कहना चाहते हैं कि उस पानी में ही आटे को गूंद लें। ये मूली का परांठा ही तो है, बस केवल इतना फर्क है कि इसको तवे पर रखकर घी नहीं लगाना है। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप आज के बाद सादी रोटी खाना बंद कर दें। हमारे द्वारा, हमारी विधि से बताई गई परांठे खाना शुरू कर दें। आपको स्वाद भी मिलेगा और सेहत भी। मित्रों, इस तरीके से मौसम के अनुसार बदल बदल कर आप अनेकों तरह के परांठे हर रोज खा सकते हैं। आप रोज एक बार नहीं, दिन में अनेक बार एक ही तरह की सादी रोटी कैसे खा लेते हैं? हमें तो समझ ही नहीं आता। जबकि हमें तो सोचना पड़ता है कि आज कौन सी संयुक्त रोटी अर्थात कंपोजिट चपाती बनाकर खाएं। जैसे कि बच्चों के लिए विशेष तौर पर कच्चे नारियल की गिरी को कद्दूकस करके भी बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक रोटी तैयार की जा सकती है। इस रोटी को बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं। आज के बाद हमारे द्वारा, हमारी विधि से बनाई गई रोटी तैयार करें और अपनी सेहत में तेजी से होने वाले सुधार का अनुभव करें। यदि आप इस तरह के व्यंजन हमारे साथ, हमारे द्वारा बनाए गए तरीके से चखना चाहते हैं तो हमारे द्वारा आयोजित किए जा रहे 4 डेज रेजिडेंशियल कोर्स में भाग लें। आप मात्र 4 दिन में ही अपने स्वास्थ्य में सुधार होते देख पाएंगे। रोजाना की दवाइयों और रोगों से छुटकारा होते देख पाएंगे। को रोटी बनाने की विधि बताई। इसकी साइंस क्या है? जब आप चोकर समेत आटा लेते हैं, अगर आप आटे में से चोकर निकाल देते हैं तो वो आटा जो है वो मैदे के समान हो जाता है। जैसे पॉलिश्ड राइस है वो वैसा हो जाता है। फिर उस आटे की रोटी हजम नहीं होती जो आंतों में चिपकती है और जिसके चिपकने की वजह से कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाती है। जब आप चोकर समेत आटा लेते हैं, उसके अंदर सब्जी भी मिला देते हैं और उसकी रोटी को चबा चबा के खाते हैं। जो आप सिंपल रोटी अपने घर में खाते हैं उसको इतना चबा ही नहीं सकते जैसे आप कंपोजिट रोटी को चबाएंगे। जब आप उसको चबा चबा के खाते हैं तो वो आंतों में, इंटेस्टाइन में चिपकती नहीं है, बल्कि शरीर में से गंदगी को, मल को बाहर निकालने में मदद करती है। इसीलिए आपने इस तरीके से चोकर समेत आटा लेकर इसकी रोटी बनानी है और रोज अलग अलग रोटी बनाकर आप खा सकते हैं। आप सर्दियों के दिनों में कम से कम 10-11 दिन तक भी आपका यह नंबर नहीं आता और गर्मियों में 1 हफ्ते तक भी नहीं आता। अब इस रोटी के साथ हम सब्जी लेंगे। सब्जी बहुत स्वादिष्ट आपको हम बताने वाले हैं। ये सब्जी कैसे तैयार होगी, इसको कैसे बनाना है, कैसे खाना है, आइए इसकी विधि हम समझेंगे। नमस्कार, आइए आज हम जानेंगे नेचुरल लाइफस्टाइल की स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक सब्जी बनाने की रेसिपी। प्रणाम। दाल रोटी खाएं, प्रभु के गुण गाएं, जमाना गया। सब्जी रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ।
आजकल की जीवन शैली में मेहनत मजदूरी नहीं करने वाले लोगों को एक वक्त में 2 अनाज नहीं पचते। भोजन खाने से नहीं पचाने से लाभ होता है। लोहे को पानी में तैराने के लिए लकड़ी की सहायता लेनी पड़ती है, किंतु रोटी को पचाने के लिए दाल की नहीं, स्वास्थ्यवर्धक सब्जी की सहायता लेनी पड़ती है। किंतु जो सब्जी हम अपने घरों में छौंक लगाकर घी या तेल को आग पर गर्म करके बना रहे हैं, वह तो एसिडिक सब्जी है। एक होता है मीठा हलवा, दूसरा होता है नमक वाला हलवा। हमारे घरों में बनाने वाली सब्जी मसालों से बना हलवा ही तो है। कोई व्यक्ति साधुओं वाले कपड़े पहनकर साधु नहीं हो जाता। किसी गलत तरीके से बनाई गई सब्जी को बनाने से वह सब्जी नहीं हो जाती। अगर आप होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे या हलवाई द्वारा यह हमारे घरों में बनाने वाली छौंक और मसालों से बनी हुई सब्जी से ही पेट भर लेंगे और कुछ नहीं खाएंगे तो बीमारी होने की या पेट खराब होने की पूरी संभावना है। हमारे घर में मसालों से बनी हुई सब्जी 1.5 या 2 साल के छोटे बच्चे नहीं खाते। अगर 1.5 या 2 साल के छोटे बच्चे 1 कटोरी सब्जी पेट भर खा लें तो बच्चा बीमार हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि वह सब्जी खाने लायक नहीं है। जो सब्जी हम बनाने जा रहे हैं वह छोटे बच्चे भी खुशी से खाएंगे। 1.5-2 साल के छोटे बच्चे को एक समय केवल सब्जी ही खिला सकते हैं। बच्चों की सेहत और हाजमा बढ़िया रहेगा। इस सब्जी को खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ब्लड प्रेशर, शुगर नॉर्मल होता है, गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी में भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। आइए स्वास्थ्यवर्धक सब्जी बनाने की विधि समझते हैं। मौसम की कोई भी 2-3 तरह की सब्जियां लें, जैसे कि फूल गोभी, गाजर, मटर। पहले छिलके सहित साबुत सब्जियों को 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। फिर रनिंग वाटर में नल के बहते पानी में अच्छी तरह से रगड़ कर धो लें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि काटने के बाद फिर दोबारा सब्जियों को पानी में ना धोएं। काटने के बाद धोने से सब्जियों के पोषक तत्व, विटामिन्स पानी में ही निकल जाते हैं। अब सब्जियों को उबालने के लिए सबसे बढ़िया है कि मिट्टी की हांडी का प्रयोग करें, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उबाल लें। अगर ये संभव ना हो तो दूसरा ऑप्शन है स्टील के स्टीमर में सब्जी को पका लें। ध्यान रहे, आग पर रखने वाला कोई भी बर्तन एल्यूमिनियम का नहीं होना चाहिए। आइए स्टीमर में सब्जी बनाना सीखते हैं। ये स्टीमर है, इसके 2 हिस्से हैं। इसके नीचे वाले भाग में हम लगभग 100 ग्राम के लगभग पानी डालेंगे। ये इसमें मैं थोड़ा सा पानी आपको डाल के दिखा रही हूँ। इसके ऊपर ये छेद वाला बर्तन है, ये आप देख रहे हैं। ये छेद वाले बर्तन में सब्जियां जो मैंने पहले से ही काट के रखी हैं, गाजर छिलके समेत, फूल गोभी, मटर, ये सारी सब्जियों को मैं इसमें डाल दूंगी। सारी सब्जियों को इसमें डालने के बाद हम ये कांच के लिड से ढक देंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम आंच पर रख देंगे। आप कुछ देर में ही देखेंगे कि सब्जियों में से सब्जियों की खुशबू आने लग जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि सब्जियां हाफ कुक्ड हो गई हैं। जब तक ये सब्जियां आंच पर पकेगी, हम दूसरी ओर ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए 7 चीजें तैयार करें, जैसे देसी टमाटर, कच्चे नारियल की गिरी, हरा धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता, तवे के ऊपर भुना हुआ जीरा, सेंधा नमक, हरी मिर्च। देसी टमाटर ये वाला टमाटर होता है, इसको आप एक व्यक्ति के लिए 2 से 3 ले सकते हैं। ये टमाटर के ऊपर मुकुट होता है, ये टमाटर के ऊपर आप देख रहे हैं मुकुट होता है, और ये खाने में खट्टा होता है और गोल होता है। हमने ये वाला टमाटर लेना है। दूसरा होता है बॉम्बे टमाटर, जो अंडाकार होता है। अगर देसी टमाटर मिल जाए तो दूसरे वाले टमाटर को ना लें। दूसरा इंग्रेडिएंट है कच्चे नारियल की गिरी। कच्चे नारियल की गिरी लगभग 50 ग्राम के लगभग, जितनी आप ये देख रहे हैं। या तो इसको कद्दूकस कर लें या फिर इसको छोटा छोटा काट लें, कुछ इस तरह से। सेंधा नमक,
ये सेंधा नमक जो आप देख रहे हैं, जो ज़्यादातर हमारे घर में व्रत में इस्तेमाल किया जाता है, उसको लेना है। अगर सेंधा नमक आपको ना मिले तो फिर आप रॉक सॉल्ट ले सकते हैं। अगर आप हरी मिर्च डालकर सब्जी खाना चाहते हैं, सब्जी में कुछ मिर्च का स्वाद चाहते हैं, तो 1 हरी मिर्च कम से कम मात्रा में डाल लें। अगर आपके घर में सब्जी खाने वाले बच्चे छोटे हैं या किसी को बवासीर या एसिडिटी है, तो फिर हरी मिर्च का इस्तेमाल भी आप ना करें। भुना हुआ जीरा आप इस तरीके से स्वाद के अनुसार ले लें। कड़ी पत्ता, ये कड़ी पत्ता जिसको पंजाब में मीठी नीम भी कहा जाता है, इसके आपने 2 व्यक्तियों के लिए कम से कम ये इतने पत्ते आपने ले लेने हैं। इसके पत्तों को आपने ऐसे निकाल कर अलग कर लेना है और इसको भी हमने सब्जी में मिलाना है। हरा धनिया पत्ता, ये हरा धनिया पत्ता को हम इतने पत्ते 1 व्यक्ति के लिए छोटे छोटे काट लेंगे। आइए अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हम मिक्सर और ग्राइंडर का इस्तेमाल करेंगे। ये देसी टमाटर, इसको हम इस तरीके से काट के इसमें डाल देंगे। छोटा छोटा कटा हुआ नारियल, इसको डाल देंगे। तवे के ऊपर भुना हुआ जीरा, थोड़ी मात्रा अपने स्वाद अनुसार। सेंधा नमक, ये सेंधा नमक, इसको हम अपने स्वाद अनुसार थोड़ी मात्रा में इसके अंदर मिला देंगे। कड़ी पत्ता, इसके कुछ 12-15 पत्ते निकालकर हम इसके अंदर मिला देंगे। एक हरी मिर्च, जैसा कि आपको बताया, अगर आप हरी मिर्च के साथ खाना चाहते हैं, ये हरी मिर्च को धो लीजिए, इसके ऊपर की कैप हटा दीजिए, इसको मिक्सी में डाल दीजिए। अब हमारी सारी चीज़ें हमने मिक्सी में डाल दी। जो सब्जी हमने उबाली है, स्टीमर में नीचे उसका पानी बच जाता है अगर आप स्टीमर में पकाते हैं। जब हमने सब्जी को स्टीमर में उबाला तो ये थोड़ा सा पानी उसमें नीचे बच गया। इसको भी मैं ग्रेवी मिलाते समय इसी में डाल दूंगी मिक्सी के अंदर। अब मिक्सी बंद करके हम मिक्सी को चला देंगे। इस तरीके की ऑरेंज रंग की ग्रेवी तैयार हो जाएगी। आप देख रहे हैं, जैसी सब्जी, मलाई कोफ्ता, शाही पनीर आप बाजार में खाते हैं, ये ग्रेवी उस रंग की बनी है और स्वाद उससे कहीं अधिक अच्छा है। अब उबली हुई सब्जी और ग्रेवी को आपस में मिला देते हैं। ये देखो, ये सब्जी हमारी स्टीम हो गई। अब मैं इस स्टीम्ड हुई सब्जी को बिना छेद वाले बर्तन में, जैसे प्रेशर कुकर में या किसी स्टील की कढ़ाई में, किसी भी दूसरे बर्तन में डालूंगी और ये जो मैंने ग्रेवी तैयार की थी, ये ग्रेवी को भी मैं इसमें मिला दूंगी। दोनों को आपस में मैं अच्छे तरीके से मिला दूंगी। ये देखिए, इसमें ऊपर से हरा धनिया बारीक कटा हुआ गार्निश कर दूंगी। गार्निश करने के बाद ये सब्जी को अब मैं कुकर को या किसी भी जिस बर्तन में हमने सब्जी मिलाई है उसको 10 मिनट के लिए हम ढककर छोड़ देंगे। ग्रेवी और सब्जी आपस में मिक्स हो जाएंगे। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे आपकी खुशबूदार स्वादिष्ट सब्जी तैयार है। देखिए, हमने 10 मिनट के लिए सब्जी को कुकर में स्टीम करने के लिए छोड़ दिया था। स्टीम में ही ये सारी ग्रेवी और सब्जी आपस में मिक्स हो गई। हरा धनिया भी उसमें अच्छे से मिक्स हो गया। देखिए, ये देखिए, इस सब्जी का रंग और खुशबू बेहद आकर्षक है। आइए इस सब्जी को हम थोड़ा सा चख लेते हैं। बहुत बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनी है। आइए अब जानते हैं इस तरीके से तैयार हुई सब्जी की विशेषता। टमाटर और हरा धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता को उबालने पर उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें बाद में मिलाते हैं। कच्चे नारियल की गिरी, ये कच्चे नारियल की गिरी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। ये एक अनसैचुरेटेड फैट है, हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगा, परंतु यदि इसे आग पर पकाएंगे तो ये सैचुरेटेड फैट हो जाता है, उसमें से पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। घी या तेल का छोंक लगाने से सब्जी एसिडिक हो जाती है।
इस विधि से कच्चे नारियल की गिरी मिलाने से सब्जी में घी का तेल का स्वाद भी आ जाता है और कोई नुकसान भी नहीं होता। एक बार इस तरह से सब्जी बनाकर जरूर देखें। ये देखने में मलाई कोफ्ता जैसी होगी, खाने में अत्यंत स्वादिष्ट होगी। आपको जो आज हमने रेसिपी बताई है ये तरी वाली सब्जी है, रेसे वाली सब्जी है। अगर आप सूखी सब्जी बनाना चाहते हैं तो जितनी भी चीजें मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में बताई हैं उनको छोटा छोटा काट कर सब्जी में उबलने के बाद मिला दें। मिक्सी में ग्रेवी ना बनाएं। यदि आप हमारी सभी तरह की रेसिपी को हमारे साथ चखना चाहते हैं तो हमारे 4 डेज रेजिडेंशियल कैंप में भाग लें। जिस तरीके से आपको बताया गया है ऐसे आपने सब्जी को तैयार करना है। रोटी और सब्जी कैसे खाना है? रोटी 1 खानी है तो सब्जी 2 कटोरी खानी है, रोटी 2 खानी है तो सब्जी 4 कटोरी खानी है। जब भी अनाज खाएंगे तो थोड़ी सी भूख रखकर खाएंगे। कब खाना है, कितना खाना है और कब रुक जाना है, इसको अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं, डिटेल्स इन द सेंस अगर आप साइंटिफिकली वे में समझना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपके पास 2-3 तरीके हैं। एक तरीका है कि आप हमारी बुक रोगों से बचाव पढ़ लें। इस बुक के अंदर हमने डकारों के माध्यम से आपको पूरी साइंस समझाई हुई है कि आपको कब खाना है, कितना खाना है और कब रुक जाना है। अगर ये बुक आप पढ़ लें अच्छा है। दूसरा तरीका है आप YouTube में हमारे वीडियोस देख लें। हमारे YouTube वीडियोस में भी आपको डकारों का वीडियो मिल जाएगा। तीसरा तरीका है आप अपनी लाइफ के 4 दिन हमें दे दें। हमारा 4 डेज रेजिडेंशियल प्रोग्राम, आप उस कैंप के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इस कैंप में हमारे साथ एलोपैथिक डॉक्टर्स रहते हैं जिनकी सुपरविजन में ब्लड प्रेशर, शुगर वालों का ब्लड प्रेशर, शुगर चेक किया जाता है। डेली आप सबका वजन किया जाता है ताकि आपका जो मेजरमेंट है, आपकी रिपोर्ट्स है हमारे पास आ जाती हैं। आप सबको सभी 100-150 लोगों को एक ही तरीके की डाइट दी जाती है और इसी डाइट से जिन लोगों का वजन कम है उनका बढ़ जाता है और जिनका कम है, ज्यादा है, उनका कम हो जाता है। अधिकतर ऐसा देखा गया है 95% लोगों के केसेस में जो कि डायबिटिक्स और ब्लड प्रेशर वाले हैं, दवाइयां बिल्कुल बंद हो जाती हैं। इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती या इंसुलिन की डोज 25% रह जाती है। अगर आप ये सारे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अगर आप तृप्ति डकार के बारे में समझना चाहते हैं, अगर आप अपने सारे सवालों को डिटेल्ड आंसर चाहते हैं, उसको साइंटिफिक तरीके से समझना चाहते हैं, तो फिर आपको इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना होगा। तब आपको पूरे सारे आपके काफी सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस में आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आज आप क्या करेंगे? खाना तो आप कैंप से पहले भी खाएंगे ना, खाना तो आप पुस्तक पढ़ने से पहले भी खाएंगे और यूट्यूब के वीडियोस देखने से पहले भी खाएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? आज के लिए जब तक आप डकारों की साइंस को नहीं समझ पाते तब तक के लिए आप जब भी अनाज खाएंगे थोड़ी सी भूख रख कर खाएंगे ताकि आप अपने स्टमक को, अपने शरीर को आकाश तत्व दे सके और आपका खाना हजम हो सके। आप सारे लोगों से ये पूछूं कि आप घर में खाते कौन से राइस हैं? वाइट, बोथ वाइट। तो आप लोग जानबूझकर गलती कर रहे हैं। जानबूझकर, जानते हुए गलती करने का एक फायदा तो होता है, कभी ना कभी उसको हम सुधार सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि हम गलत कर रहे हैं। हम उसको सुधारने की डायरेक्शन में रहते हैं अगर हमें क्लियर हो जाए, अगर हमें पता चल जाए। तो हमने चावल जब भी खाने हैं ब्राउन राइस खाने हैं, अनपॉलिश्ड राइस खाने हैं। ब्राउन राइस देखने में खुरदरा होता है, वो देखने में सुंदर नहीं होता। वो जितनी जल्दी आपका सफेद चावल 10 मिनट भिगोया और पक गया वैसे नहीं पकता और वो वैसा खिला खिला नहीं बनता जैसा आपका सफेद चावल बन जाता है, जिसको देख के हम बड़े खुश होते हैं कि बड़ा खिला खिला बन रहा है। ये चावल को अगर आप खाना चाहते हैं, इसको अगर सही तरीके से पकाना चाहते हैं कि अंदर तक पक जाए, तो 24 घंटे पानी में भिगोना होगा। क्यों? आप अगर देखेंगे तो चावलों की खेती कहाँ होती है? पानी के अंदर। हाँ, और चावल को पकने में, चावल पकते भी पानी के अंदर ही हैं और चावल को पकने में समय लगना चाहिए, जो कि अनपॉलिश्ड राइस, जो कि पॉलिश्ड राइस में नहीं लगता। इसीलिए वो चावल हजम नहीं होता, इसीलिए उसको फोका चावल बोला जाता है क्योंकि उसका कोई स्वाद ही नहीं होता। आप ब्राउन राइस को जब खाने हैं, आप 24 घंटे पहले उसको पानी में भिगो दीजिए। कैसे?
आप चावल को अच्छे से धो लीजिए और उसको पानी में भिगो दीजिए। आधे घंटे भिगो के छोड़िए, उसके ऊपर जो भी कुछ गंदगी है वो सारी पानी के ऊपर आ जाएगी। फिर उस पानी को फेंक दीजिए, गिरा दीजिए और उसको साफ सुथरे 3 गुना पानी से भिगो दीजिए, क्योंकि इसी पानी के अंदर अब हम चावल को पकाने वाले हैं। 3 गुना पानी के अंदर चावल को भिगोकर छोड़ दीजिए। अगले दिन जब आप चावल पकाएंगे 24 घंटे के बाद, उसको मिट्टी की हांडी में, स्टील के प्रेशर कुकर में, स्टील की कढ़ाई में, यानी कि एल्यूमिनियम के बर्तन को छोड़कर किसी और दूसरे बर्तन में उसको पकाइए। जो स्टीमर हमने आपको सब्जी वाला दिखाया है उसमें चावल नहीं पकेंगे, क्योंकि वो स्टीमर है, उसमें पानी के अंदर नहीं रह पाएंगे चावल। उसमें आप पका लीजिए। उसमें उसको पकाते समय आप उसमें सब्जियां भी डाल सकते हैं। इस तरीके से उसको पकाइए, लगभग आधा घंटा चावल पकने में लगेगा। इस चावल को आप मौसम की जो सब्जी बताई गई है उस सब्जी के साथ खाइए। कैसे खाएंगे? 1 कटोरी चावल तो सब्जी 2 कटोरी, 2 कटोरी चावल तो सब्जी 4 कटोरी। जब भी खाएंगे अनाज तो थोड़ी भूख रखकर खाएंगे। क्या खाना है आपने? चावल सब्जी को खाना है। दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल, कढ़ी चावल नहीं खाना है। क्या खाना है? सब्जी चावल खाना है। इसका भी कारण है, दाल चावल, छोले चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल जब हम खाते हैं तो एक बार में 2 तरह के अनाज खाते हैं, 2 अनाजों को मिक्स कर लेते हैं। और हम लोग जो आजकल कंप्यूटर्स पे बैठ के काम करते हैं, शायद अपने घर का काम भी खुद नहीं करते, जो ज्यादातर लोग ओवरवेट हैं, एस्थमा है, शुगर है, बीपी है, अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, कॉन्स्टिपेशन है, उनको एक बार में 2 तरह के अनाज हजम नहीं हो सकते। किसी रिक्शा चलाने वाले को, किसी मेहनत मजदूरी करने वाले को, मकान बनाने वाले मजदूर को, किसान को हो सकते हैं। ये जो लोग यहाँ पर हमारा इस सेशन को सुन रहे हैं उनके लिए जरा ये मुश्किल है। इसीलिए एक बार में 2 तरह के अनाज नहीं खाने। हम तो आपको ये कह रहे हैं कि जिस दिन आपका चावल खाने का मन हो उस दिन चावल सब्जी खाइए, फिर रोटी को हटा दीजिए। उसके साथ कंपोजिट रोटी भी नहीं। कंपोजिट रोटी खानी हो तो कंपोजिट रोटी खाइए, सब्जी खाइए, चावल को हटा दीजिए। इसलिए इस तरीके से एक बार में 1 तरह का अनाज खाना है। इसके साथ आप चटनी बना सकते हैं। बहुत आप ग्रीन लीव्स को, जो भी मौसम की है, जितना लेंगे उतना अच्छा है। आप मौसम की हरी पत्तियों के साथ चटनी बना सकते हैं। कुछ अगर आप रोटी सब्जी दोपहर में लेना चाहते हैं, इट्स अ वेरी 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 गुड ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन। लेकिन इसके लिए आपको 2 बातों को मानना होगा, 2 बातों को पूरा करना होगा। पहली बात, आपको दिन में रोटी और सब्जी फ्रेश मिले, फ्रेश कुक्ड मिले। आग में पका हुआ कोई भी भोजन 3 घंटे के बाद खाने लायक नहीं रहता। अगर आप कुक किया हुआ भोजन विद इन 3 आवर्स कंज्यूम कर सकते हैं तो आप दिन में रोटी सब्जी ले सकते हैं। दूसरा, आपको दिन में अनाज खाने के बाद 15 से 20 मिनट, आधा घंटा आपको रेस्ट करने का टाइम होना चाहिए। अगर आप ये दोनों बातें पूरी कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। आप ब्रेकफास्ट में कच्चे सलाद लीजिए, लंच में रोटी सब्जी लीजिए और शाम को कोई रसाहार लीजिए अगर भूख लगे तो, और रात को डिनर में फ्रूट लीजिए। बहुत बहुत बढ़िया है। अगर ये दोनों बातों को आप पूरा नहीं कर सकते तो जो पहले हमने रूटीन बताया है उसको फॉलो करिए। भले ही लंच में सैलेड, भले ही ब्रेकफास्ट में, दूसरे टाइम फ्रूट और रात को रोटी सब्जी। कोशिश करें सोने से 2 घंटे पहले, यानी कि लगभग 7 बजे तक आप रात का खाना 7 साढ़े 7 तक लेने की पूरी कोशिश करें। तो इस प्रोग्राम को आपको सुनने के बाद लग रहा होगा कि इसको फॉलो करना मुश्किल है। तो जिन जिन को डिफिकल्ट लग रहा है उनके लिए एक क्वेश्चन। जो प्रोग्राम हमने आपको सुबह से शाम तक खाने का दिया है, जो आप पहले खा रहे हो उससे हमने कम खाने को दिया है या ज्यादा खाने के लिए दिया है? अगर उसको कांटे पे तोल लिया जाए, उसका वॉल्यूम चेक किया जाए तो वो कम है या ज्यादा है? तो नंबर 1, ये बाई वेट अगर कांटे पे तोल लिया जाए तो जो पहले से ज्यादा हमने आपको खाने को दिया है। नंबर 2, इसको पचाने के लिए जो शरीर की मेहनत लगेगी, जो इसके ऊपर प्राण शक्ति खर्च होगी,
वो पहले से वाले भोजन से ज्यादा खर्च होगी, ज्यादा मेहनत लगेगी या कम? मेहनत कम लगेगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, प्राण शक्ति कम खर्च होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये जो मेहनत कम होगी, तो प्रोग्राम बेस्ड है आराम द्वारा स्वास्थ्य की प्राप्ति। अगर आप हड्डी को आराम देंगे तो हड्डी जुड़ जाएगी। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो डिसऑर्डर है ये ऑर्डर में हो जाएगा, सही काम करने लग जाएगा। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम करने लग जाएगा तो आपकी पैनक्रियाज सही काम करेंगी, पैनक्रियाज सही काम करेंगी तो डायबिटीज ठीक हो जाएगी। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाएगा तो ग्लैंडुलर सिस्टम ठीक हो जाएगा। अगर ग्लैंडुलर सिस्टम ठीक हो जाएगा तो आपका थायराइड नॉर्मल आने लग जाएगा, आपका यूरिक एसिड नॉर्मल आने लग जाएगा। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो जाए तो हमारा ग्लैंडुलर सिस्टम सही हो जाता है। अगर ग्लैंडुलर सिस्टम सही हो जाए, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वाइन सिस्टम सही हो जाता है। अगर नर्वाइन सिस्टम सही हो जाए तो हमारा मस्कुलर सिस्टम सही हो जाता है। तो पूरे शरीर को खराब भी डाइजेस्टिव सिस्टम करता है और पूरे शरीर को स्वस्थ भी डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। भगवान ने सारे सिस्टम अपने हाथ में रखे हैं, हमारी कोई मर्जी नहीं चलती। किडनी को चलाने में, लंग्स को चलाने में, हार्ट को चलाने में सब ईश्वर अपने आप चलाते हैं, मदर नेचर अपने आप चलाती है। सिर्फ 2 सिस्टम मानव के हाथ में दिए हैं कि उसमें मानव अपनी इंटरफेरेंस कर सकता है, उसको स्वतंत्रता दी है, फ्रीडम दी है। वो 2 सिस्टम हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये दोनों सिस्टम्स को मानव के हाथ के देने के कारण मानव ने इन दोनों सिस्टमों का भट्ठा बिठा दिया। तो अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कर लेंगे तो आपके सारे सिस्टम ठीक हो जाएंगे, आपको बाकी सिस्टम्स की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो अब मेरा थर्ड क्वेश्चन, आपको जो मैंने डाइट प्लान दिया है इसको अगर आप शुरू कर देते हैं, ये वाला खाना खाने से आपके शरीर को जो फायदा होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, वो पहले वाले खाने से ज्यादा होगा या इससे ज्यादा होगा? इससे ज्यादा होगा। अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम ज्वाइन करें जहां आपको पैसा कमाना सिखाएं और वहां पर ऐसा कोई बिजनेस आपको करने के लिए बोला जाए जो आप पहले बिजनेस कर रहे हो उससे मेहनत कम, इन्वेस्टमेंट कम, लागत कम, प्रॉफिट ज्यादा, आप में से कौन है जो ये कहेगा कि मैं तो पुराना बिजनेस ही करूंगा, पहले को बंद करके नया बिजनेस नहीं करूंगा? सारे नए बिजनेस को करना शुरू कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहां पर पैसा कमाना सीखने आए हैं क्या? तो आप सब कहना चाहते हैं कि हम पहले वाले बिजनेस को छोड़ देंगे, नए बिजनेस को अपना लेंगे। आप जहां पैसा कमाने सीखना नहीं आए हैं, आप जहां सेहत कमाना सीखने आए हैं। अगर मैं आपको सेहत कमाने का कोई ऐसा तरीका दे रहा हूं जिसके अंदर मेहनत कम, शरीर के अंगों की मेहनत कम, लागत कम, प्राण शक्ति कम खर्च होगी, वो बची हुई प्राण शक्ति जो इधर से बचाएंगे, जैसे इन्वर्टर सिस्टम के अंदर अगर पंखे ट्यूबें बंद कर दिए जाएं तो टीवी चल जाता है, टीवी को बंद कर दिया जाए तो पंखे ट्यूबें चल जाती हैं, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ये लॉ ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आपकी प्राण शक्ति बचेगी। आप जो भारी खाने को, हैवी खाने को डाइजेस्ट करने में खर्च हो रही थी, अब वही शक्ति लोगों को ठीक करने में लग जाएगी। जैसे पंखे बंद करने के बाद टीवी कब चल जाता है आपको पता भी नहीं चलता, ठीक ऐसे ही ये भोजन को स्विच ऑफ करने के बाद आपकी रिपोर्ट्स कब नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और शायद आप विश्वास भी ना करें कि इस भोजन से हुआ है। तो आइए, हमारी यहाँ तक डाइट प्लान पे काम पूरा हुआ। अब हम एक नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं।
अगर किसी पेड़ के पत्ते सूख जाएं तो आप क्या करेंगे? आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर पेड़ के पत्ते सूख जाएं तो पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरे पेड़ को लाभ हो जाएगा। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मानव शरीर की जड़ कहाँ है? पेट, स्टमक। अगर पेट को ठीक कर लिया जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम को सही कर लिया जाए तो पूरा शरीर सही हो जाएगा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करने के लिए, पेट को ठीक करने के लिए खाना सुधार के साथ साथ बोनस पॉइंट, ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाएं, स्पीड से ठीक हो जाएं, एनएलएस की पेट की पट्टी लगाइए। एनएलएस वेट एब्डोमेन पैक, ये कैसे लगाना है, इसके पीछे साइंस क्या है, इसको पूरा हम समझते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अधिकतर बीमारियों का जड़ कारण पेट है? क्या आप बिना किसी खर्च, बिना किसी दवाई के, केवल नेचुरल लाइफस्टाइल की पेट की पट्टी से अपने पेट, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आइए हमारे साथ, हम आपको सीधा, सरल और प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं पेट को स्वस्थ रखने का। इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। नमस्कार मित्रों, कारण एक, रोग अनेक। साधकों, पाचन तंत्र की खराबी से ही ज़्यादातर रोग लगते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के खराब होने से ही बाकी शरीर की सभी सिस्टम खराब हो सकते हैं। जैसे यदि पेड़ के पत्ते सूख जाएं तो आप क्या करोगे? पेड़ की जड़ में पानी देंगे। हम सब जानते हैं पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरे पेड़ को लाभ मिल जाएगा, अर्थात पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। ठीक ऐसे ही मानव शरीर की जड़ तो पेट है। यदि पेट को ठीक रख लिया जाए तो पूरा शरीर स्वस्थ हो सकता है, क्योंकि खाना खाने से नहीं बल्कि पचाने से लाभ होगा। पेट को ठीक रखने के लिए पेट पर नेचुरल लाइफस्टाइल की पट्टी की साइंस को समझते हैं। हमारे पूरे शरीर का तापमान सामान्य रहता है। पेट के ऊपर गिल्ली पट्टी लपेटने से पेट की ओर तापमान कम हो जाता है। स्वास्थ्य का सिद्धांत है कि शरीर में जहाँ पर भी तापमान कम हो जाता है, शरीर वहीं पर तापमान को संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए उसी तरफ खून का दौरा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है। हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधित अधिकतर अंग पेट के आसपास ही हैं, जैसे कि आमाशय, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज इत्यादि। इन अंगों की ओर खून का दौरा बढ़ जाने से इन अंगों की कार्यकुशलता और कार्य क्षमता बढ़ जाती है। ठंडी पट्टी लगाने से आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं? नंबर 1, पट्टी लगाते ही आप अनुभव करेंगे कि पेट में से गैस बाहर निकलेगी। आज ही पट्टी लगाकर अनुभव करें। नंबर 2, जैसे हड्डी को आराम देने से उस पर पट्टी लपेटने से हड्डी अपने आप जुड़ जाती है, ठीक ऐसे ही पेट के ऊपर गिल्ली ठंडी पट्टी लगाने से, डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देने से पेट संबंधी बीमारियां, कब्ज, एसिडिटी, पेट में अफारा आना आदि अपने आप ठीक होने लगती हैं। पट्टी लगाने से कुछ समय में ही गर्म होने लगेगी। जैसे जैसे पट्टी गर्म होगी, अंदर के अंग नर्म होते जाएंगे। यदि कब्ज होगी तो मल अपना स्थान छोड़ देगा, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी। नंबर 3, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, यूरिक एसिड, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी इत्यादि की रिपोर्ट्स नॉर्मल होने लगती हैं। देखते ही देखते दवाइयाँ बंद होने लगती हैं। नंबर 4, गर्भावस्था, प्रेगनेंसी में पट्टी लगाने से मिसकैरेज, गर्भपात नहीं होता, गर्भ नहीं गिरता, डिलीवरी बिना ऑपरेशन के होती है। बच्चा होते समय कम से कम दर्द, लगभग पेनलेस डिलीवरी जैसा अनुभव हो सकता है। नवजात शिशु, बॉर्न बेबी का स्वास्थ्य और बढ़िया होगा। नंबर 5, डाइजेस्टिव सिस्टम के खराब होने से उसका प्रभाव ग्लैंडुलर सिस्टम पर पड़ता है। हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से पीसीओडी, थायराइड इत्यादि बीमारियां लग जाती हैं। प्रतिदिन गिल्ली पट्टी लगाने से डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है। ऑटोमेटिकली ग्लैंडुलर सिस्टम भी इम्प्रूव होता है। हार्मोन्स रिलेटेड डिजीज, थायराइड, पीसीओडी इत्यादि भी ठीक होने लगती हैं। नंबर 6, सर्दियों के मौसम में भी पट्टी लगाई जा सकती है। लगाने से काफ़ी लाभ होता है। कितनी भी सर्दी हो, जब आप ठंडी पट्टी लगाने के आधे घंटे बाद उतारते हैं, पट्टी ऐसे गर्म निकलती है जैसे भट्ठी में से निकाली हो, अर्थात पेट के अंगों की सूजन, स्वेलिंग उतर जाती है।
आइए पेट के ऊपर पट्टी लगाने की विधि को समझते हैं। नमस्कार, आइए पेट के ऊपर पट्टी लगाने की विधि को समझते हैं। साथियों, हमें मोटी सूती कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करना है। ये कपड़ा मोटे धागे की बनी हुई खादी का होना चाहिए। मर्सिडाइज्ड कॉटन नहीं होनी चाहिए ताकि इसमें पानी रुक सके। इसकी लंबाई लगभग 2.5 मीटर और चौड़ाई लगभग 1 मीटर होनी चाहिए। आपकी सुविधा के लिए एनएलएस के नियमों के अनुसार तैयार की गई पट्टी हमारे यहाँ उपलब्ध है। सबसे पहले इस कपड़े को ठंडे ताज़े पानी में भिगो दीजिए। यदि गर्मियों में टंकी का पानी गर्म आता हो तो मिट्टी के घड़े या सुराही के पानी को ले लीजिए। पानी फ्रिज का ठंडा नहीं होना चाहिए। कपड़े को अच्छे से पानी में भिगोकर अच्छे से टाइट निचोड़ लीजिए ताकि उसमें से पानी ना टपके और आपके दूसरे कपड़े गीले ना करे। स्टेप नंबर 2, इस पट्टी को लंबाई की ओर से 4 बार फोल्ड कर लें। आपकी 9 इंच चौड़ी और 2.5 मीटर लंबी पट्टी तैयार हो जाएगी। अब इसको पेट के चारों ओर नाभि को सेंटर में रखकर आधा नाभि के नीचे आधा नाभि के ऊपर लपेट लीजिए। यदि आपको पट्टी लगाना मुश्किल लगे या व्यक्ति बहुत कमज़ोर हो या मौसम बहुत ठंडा हो तो इसके ऊपर कोई सूखा पतला टॉवल जैसा कपड़ा लपेट लें। इसके ऊपर अपने कपड़े पहन लीजिए ताकि आपको ठंड ना लगे। गर्मियों में ऊपर से सूखा टॉवल लगाने की ज़रूरत नहीं है। पट्टी लगाने के बाद आप अपने सामान्य दैनिक कार्य कर सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना, पूजा करना, घर में रसोई इत्यादि के काम करना। पट्टी लगाने के लगभग आधे घंटे बाद पट्टी को उतार दें। घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं है। 10 मिनट कम भी हो सकते हैं, 10 मिनट ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये पट्टी सामान्य हालातों में दिन में 2 बार लगाएं। यदि आप नेचुरल लाइफस्टाइल का वाइट चार्ट अर्थात लिक्विड डाइट या रसाहार को फॉलो कर रहे हैं या अपनी खुशी से उपवास कर रहे हैं तो दिन में 4 बार पट्टी लगाएं। इसको खाना खाने के बाद या पहले कभी भी लगाएं। बस एक ही बात का परहेज है, पट्टी लगे लगे ना कुछ खाएं ना पिएं। जिन लोगों को भूख नहीं लगती वो खाना खाने के समय से पहले पट्टी लगाएं, भूख लगने लगेगी। जिनको खाना हजम नहीं होता या खाना खाने के बाद गैस बनती है वह खाना खाने के बाद पट्टी लगाएं। एक विशेष बात, किसी भी इमरजेंसी में तुरंत लाभ के लिए जैसे कि नज़ला, जुकाम, उल्टी, दस्त जैसे एक्यूट डिजीज में तीव्र रोगों को जल्दी ठीक करने के लिए पेट के ऊपर गीली ठंडी पट्टी लगाकर उसके ऊपर कपड़े ना पहनें। पट्टी को वायु के संपर्क में आने दें, अधिक और तुरंत लाभ होगा। इस साइंस को हम कैसे समझेंगे? जैसे कि आप गाय भैंसों को देखिए। गाय भैंसें जब तालाब में नहाती हैं, कैसे नहाती हैं? आधा शरीर पानी के अंदर होता है और आधा पानी से बाहर होता है। कुत्ता जब बीमार हो जाए वो क्या करता है? देखिए, आप अब आज के बाद कुत्ते को अक्सर ऐसा बैठा देखेंगे। वो जमीन को खोदता है और इस तरीके से बैठ जाता है। ये क्या कर रहा है? ये पेट की पट्टी लगा रहा है, क्योंकि ये पट्टी खरीद नहीं सकता। इसका पट्टी लगाने का ये तरीका है। दोस्तों, याद रखें, केवल पट्टी के पीछे ना पड़ें। पट्टी तो मात्र एक टूल है। यदि आप आजीवन बिना दवाइयों के स्वस्थ रहना चाहते हैं तो नेचुरल लाइफस्टाइल को फॉलो करें, अपने भोजन में बदलाव करें। अगर गाड़ी का पेट्रोल ही ठीक नहीं होगा तो हम कितने ही मैकेनिक बदल लें, गाड़ी सही नहीं चल सकती। ठीक ऐसे ही शरीर का यदि भोजन ही ठीक नहीं हो तो हम कितनी ही दवाई खाएं, शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। अपने भोजन में बदलाव करने के लिए हमारे मैजिकल डाइट प्लान को फॉलो करें, जिसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथियों, अधिकतर प्राकृतिक चिकित्सालयों में मिट्टी की पट्टी लगाई जाती है। मिट्टी की पट्टी में भी काम तो पानी नहीं करना है, मतलब तो पेट को आधे घंटे तक ठंडा रखना है। ये काम कपड़े की पट्टी से भी हो सकता है। मिट्टी की पट्टी घरों में लगानी मुश्किल होती है, रोजाना लगाना संभव ही नहीं है। अपने घर पर ही कपड़े की पट्टी लगाना सरल और प्रैक्टिकल है। हमारी पुस्तकें पेट की पट्टी और एनीमा हमारे कार्यालय और अमेज़न पर उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
पेट के ऊपर पट्टी लगानी कैसे लगानी है ये आपको समझाया गया। तो अभी हमने आपको नॉर्मल ठंडी पट्टी बताई है जिसका इस्तेमाल दिन में 2 बार करना है। अगर आपको कोई शरीर में असहनीय दर्द हो जाए, अभी तो ऐसा दर्द है कि घुटनों में दर्द तो है लेकिन सहन किया जा सकता है, लेकिन अगर शरीर में ऐसा कोई दर्द आ जाए, असहनीय दर्द कि लगे इसके लिए तो पेन किलर खाना ही पड़ेगा, फिर क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन, ठंडे गरम की सिकाई। ठंडे गरम की सिकाई कैसे करनी है, आइए इसकी प्रोसेस को, इसकी मेथड को, विधि को हम समझते हैं। हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन। नमस्कार जी। ये हॉट एंड कोल्ड में क्या करना है, हमें 2 बर्तनों में, एक बर्तन में गर्म पानी लेना है और एक बर्तन में ताज़ा पानी लेना है, जैसे हम ठंडा पानी भी बोल देते हैं, नॉर्मल पानी लेना है। और जहाँ भी आपको ज़्यादा पेन है उसमें जैसे 2 पट्टियाँ ये हमारी छोटी वाली है, इनको ले लिए, और जो एक पहले शुरू में हमें गर्म पानी वाली जो भगोना है उसके अंदर इसको डुबोलें, इसको थोड़ा निचोड़ के, और जहाँ पेन है उस पर लगाएं इसको। जैसे अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो छाती के पिछले वाले हिस्से में, पीठ के ऊपर इसको लगाएं। पहले 3 मिनट गर्म पानी का लगाना है, उसके बाद इसको 1 मिनट जो ताज़ा पानी है उसकी पट्टी लगानी है। 4 बार लगाना है, गर्म पानी की 4 बार ठंडे पानी की, और उसके बाद में जो ठंडे पानी की पट्टी है उसको लगा के 20-25 मिनट के लिए रख दें। उसमें हम बड़ी पट्टी भी यूज कर सकते हैं, जब ठंडे पानी की हो, कोई टॉवल हो, कोई भी ऐसे कपड़ा हो, उसको लगा दें। जैसे अब आपको पथरी का पेन हुआ है तो उस टाइम भी इसी टाइप की सिकाई करनी है, गर्म ठंडी करनी है, लेकिन जगह थोड़ा सा 3-4 इंच आगे पीछे करनी है। सांस लेने की हो गई आपकी, इसके पीछे हो गई, कहीं घुटने में दर्द ज्यादा हो रहा है तो उसमें भी यही करना है। पहले गर्म पानी की घुटने पे रखनी है पट्टी 3 मिनट के लिए, फिर 1 मिनट ठंडा पानी। टाइम नहीं देखना, मतलब लगभग ऐसे ही होता है, ज्यादा टाइम गर्म पानी की और कम टाइम ठंडे पानी की। और 4 बार इस प्रोसेस को करें, उसके बाद ठंडे पानी की पट्टी को बांध लें। कहीं भी आपको चोट लग जाती है उस टाइम, अगर ज्यादा इमरजेंसी है तो इस टाइप की हम सिकाई कर सकते हैं। और जैसे आपको माइग्रेन का पेन हो जाता है तो माइग्रेन पे सर पे क्या होता है, गर्म ठंडे की सिकाई नहीं करनी होती, तो पट्टी को पानी की, नॉर्मल पानी की भिगो के माथे पे लगा ले, उसके ऊपर कोई गर्म कपड़ा मतलब ले लें, जो भी आपके हो, मफलर हो या कुछ शॉल पतली हो, वो लगा लें, और 1 घंटे तक हम लगा के उसको रखें। माइग्रेन का दर्द आपका ठीक हो जाएगा, काफी कम हो जाता है। तो इस टाइप की गर्म ठंडे की सिकाई हमें करनी है। ठंडे गरम की सिकाई आप शरीर के किसी भी हिस्से में असहनीय दर्द होने पर, घुटनों में, कमर में, कहीं पर भी कर सकते हैं। पर जैसे आपको बताया, माइग्रेन की हालत में सिर के ऊपर ठंडी पट्टी ही लगानी है। अगर दर्द बहुत ज्यादा हो तो सिर के ऊपर ठंडी पट्टी लगाने के बाद आप कोई सूखा मफलर या शॉल उस गीली पट्टी के ऊपर लपेट लीजिए, तो 1 घंटे के लिए लगा के छोड़ दीजिए। इससे आपको माइग्रेन में के दर्द में भी रिलीफ आ जाएगा। सिर के ऊपर सीधी गरम सिकाई नहीं करनी, क्योंकि हमारी हेल्थ का प्रिंसिपल है पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा। तो सिर के ऊपर हमने केवल ठंडी पट्टी ही लगानी है। अगर अस्थमा का अटैक आए, श्वास ना आ रही हो, तो आपने यही ठंडे गरम की सिकाई यहाँ करनी है, छाती के पीछे वाली कमर के ऊपर ठंडे गरम की सिकाई करके आप छोड़ दीजिए, फिर ठंडी पट्टी लगा के छोड़ दीजिए। ऐसा करने से श्वास आने लग जाएगी, आपको इनहेलर लेना नहीं पड़ेगा। अब ये पट्टी की साइंस को समझने के बाद, असहनीय दर्द में रिलीफ होने के बाद, हम इस प्रोग्राम से आगे चलते हैं जी। हमारी पुस्तकें, एनिमा, पट्टी, ये सभी चीजें अमेज़न पर उपलब्ध हैं, आप जो भी चाहें वो मंगवा सकते हैं। अब ये पट्टी की साइंस को समझने के बाद हम इस प्रोग्राम से आगे चलते हैं जी। हमारे प्रोग्राम में 4 तरह के नहान बताए जाते हैं। पहला स्नान सामान्य स्नान, जो हम बाथरूम में जाते हैं, 10 मिनट में नहा के वापस आ जाते हैं। दूसरा है सूर्य स्नान, जिसको लेने का तरीका हमने आपको बता दिया। तीसरा है वायु स्नान, जिसको करने का तरीका हमने आपको समझा दिया। चौथा है मेरुदंड स्नान, स्पाइनल टब बाथ। ये खास किस्म का टब होता है, उसके अंदर पानी डाल के लेटना होता है। कैसे लेटना होता है? आपकी कमर पानी के अंदर होती है, बैकबोन, स्पाइन पानी के अंदर होती है, बाकी शरीर पानी से बाहर होता है। इस साइंस को हम कैसे समझेंगे? जैसे कि आप गाय भैंसों को देखिए,
गाय भैंसे जब तालाब में नहाती हैं कैसे नहाती हैं? उनका ये आधा शरीर पानी के अंदर होता है और आधा पानी से बाहर होता है। गाय भैंस ये स्पाइनल टब बात ले रही है, ये स्पाइनल टब बात ले रही है। तो हम इस साइंस को ऐसे समझेंगे कि जब हमारे शरीर के अंदर दो तरह का टेम्परेचर विद्यमान हो जाता है, मेंटेन हो जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन उस एरिया में बढ़ जाती है जहां पर टेम्परेचर कम होता है। अगर आप पेट के ऊपर पट्टी लगाएंगे तो पेट की तरफ टेम्परेचर कम हो गया, पेट की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो जाएगा। अगर आप स्पाइनल टब बात लेंगे जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, तो स्पाइन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो आपका नर्वाइन सिस्टम सही हो जाएगा। बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए, यादाश्त को बढ़ाने के लिए हम स्पाइनल टब बात लें। ये स्पाइनल टब बात कैसे लेना है इसकी पूरी विधि को समझिए। स्पाइनल टब बात कैसे इसको इस्तेमाल करना है और इसकी साइंस क्या है? कुछ लोगों को दौरे पड़ते हैं, कुछ को नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां खाके नींद लेने का प्रयास किया जाता है, कोई नशा कर लेते हैं, शराब पी लेते हैं। शराब पीने वाले या नींद की गोलियां खाने वाले को नींद नहीं आती है। जो सच्ची नींद है वो नकली नींद आती है, असली नींद नहीं आती। उसकी पहचान क्या है? जो व्यक्ति शराब पी के नींद लेगा या नींद की गोलियां खा के नींद लेगा, जब वो सुबह उठेगा उसका शरीर टूटेगा, उसके शरीर के अंदर ताजगी नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि रात भर हम बेहोशी में पड़े रहे, हमें नींद ही नहीं आई, भ्रम हुआ कि नींद आई। कुछ ऐसे प्राकृतिक उपाय हैं जिनको प्रयोग करने से हम नींद ले सकते हैं, हम अपने नर्वस सिस्टम को टोन अप कर सकते हैं। हम अपने पीछे के दिनों में काफी नशे लेते रहे, शराब तंबाकू वगैरह, या चाय कॉफी काफी पीते रहे, चाय पी पी के या तरह तरह के नशे इस्तेमाल कर करके हमने अपने नर्वस सिस्टम को कमजोर कर लिया। अब उसकी ताकत को बढ़ाना है, पीछे की गलतियों को सुधारना है। दुनिया में किसी पद्धति में कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है जो नर्वस सिस्टम को टोन अप कर दे। नर्वस सिस्टम को टोन अप तो हम प्राकृतिक उपायों के द्वारा ही कर सकते हैं। प्राणायाम से भी नर्वस सिस्टम टोन अप होता है, वायु स्नान, सूर्य स्नान करने से भी नर्वस सिस्टम टोन अप होता है। और एक हमारे पास बहुत ही शक्तिशाली साधन है, इसको हम कहते हैं स्पाइनल टब बाथ, मेरुदंड स्नान। इस टब को आप देख रहे हैं, ये एक खास किस्म का टब है। इसकी एक तरफ ढलान ज्यादा है, नीचे वाले पोर्शन में ढलान ज्यादा है, बाकी के 3 दिशाओं में ढलान बराबर है, कम है। इसके अंदर लेटने की कुछ प्रक्रिया है जिसके द्वारा नर्वस सिस्टम टोन अप होता है। इस टब के अंदर हम 2 इंच पानी डालेंगे, मात्र 2 इंच। पानी ज्यादा डालने से ज्यादा लाभ मिलेगा ऐसा नहीं है। इसके अंदर 2 इंच पानी डालेंगे, जिधर ढलान ज्यादा है उधर सर कर लेंगे, जिधर ढलान कम है उधर टांगे कर लेंगे। ऐसा करके हम इसमें लेट सकते हैं। पानी टैंकी का गर्म नहीं होना चाहिए, पानी ताजा होना चाहिए। अगर ऊपर की टैंकी का पानी गर्म हो तो मटके का या सुराही का पानी ले सकते हैं। आप टब में लेटे हुए हैं
और इस तरह की एक पट्टी ताजे पानी में भिगो के पेट के ऊपर रख लीजिए। पेट की पट्टी पेट पे लगा रख लीजिए, माथे की पट्टी माथे पे रख लीजिए। ये कपड़ों सहित लेटे हुए हैं। आप कम से कम कपड़ों के साथ लेटेंगे। इसमें पानी नहीं डाला हुआ है, आप इसमें 2 इंच पानी डालेंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी पानी के अंदर रहेगी, बाकी का पूरा शरीर पानी से बाहर रहेगा। इसके अंदर लगभग 20 मिनट लेटना है। 10 मिनट अधिक हो जाएं, 20 मिनट अधिक हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ कोई दवाई नहीं है जो नुकसान कर देगी। ऐसे जब आप इस टब में लेटेंगे, आप देखेंगे कि कुछ लोगों को इसमें टब में लेटे लेटे ही नींद आ जाती है 5-10 मिनट के अंदर अंदर। खर्राटे लेते दिखाई पड़ते हैं वो लोग जिनको नींद की गोलियां खा के भी नींद नहीं आती। ये टब स्नान बहुत बढ़िया है। गर्भ अवस्था में अगर इस टब में लेटा जाए तो सजेरियन ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। डिलीवरी के समय आराम से डिलीवरी हो जाती है। तनाव के रोगियों के लिए बहुत अच्छा है। बुखार की अवस्था में भी इसमें लेट सकते हैं। कई अवस्थाओं में ये बहुत लाभ करता है। कौन इसमें नहीं लेट सकता? माहवारी के दिनों में माताएं इसमें नहीं लेट सकती। पेट की पट्टी लगाई जा सकती है उन दिनों में जब इसमें लेटने से सर्दी लगे, तब भी इसमें नहीं लेटना है। बस ये 2 सावधानियां हैं। अगर आप इस टब को अपने घर में रख सकें तो बहुत अच्छा है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है और कब करना है ये आपको अभी अभी समझाया गया। फीमेल्स के जितने भी प्रॉब्लम हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर, सिस्ट, पीसीओडी, पीरियड्स में ओवरफ्लो होना, पीरियड्स में स्केंटी फ्लो होना और सबसे ऊपर कंसीव नहीं कर पाना, सभी तरह के रोगों के लिए इस टब में लेटने से बहुत बहुत फायदा होता है। मौसम का दिल्ली में मौसम सर्दियों में ज्यादा सर्दी होती है, तो इसीलिए हम इसको दिवाली से लेकर होली तक दिल्ली नॉर्थ इंडिया में रेकमेंड करते हैं और दिवाली के बाद होली तक हम इसको मना कर देते हैं कि ठंड ज्यादा है। कहने का मतलब है इसमें लेटने के बाद कपकपी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं, ऐसे शहर से, ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जहां पर कोई भी मौसम जो है वो मॉडरेट रहता है, ज्यादा सर्दी होती ही नहीं, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप 12 महीने इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कहाँ से बाय कर सकते हैं? आप अपना नाम और फोन नंबर हमारे साथ शेयर करिए। बिकॉज ऑफ इट्स साइज ये अमेजोन पर उपलब्ध नहीं है। आप अभी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आपका नाम और फोन नंबर। तो हमारी टीम आपको खुद फोन करके आपसे सारी डिटेल्स, आपका एड्रेस वगैरह सब ले लेगी, आपको सारा प्रोसेस समझा देगी और तब आपके घर पहुंच जाएगी। गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी का। क्योंकि जब आप टब में से उठते हैं ना, टब में लेटने के बाद उसमें से उठते हैं, निकलते हैं, तो उस पानी का टेम्परेचर बदला होता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो अननेसेसरी गर्मी है उसको उसने बाहर निकाला होता है। अगर आप पहले से बाहर से गर्म पानी ले लेंगे तो जो काम होना चाहिए वो हो ही नहीं पाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा ही नहीं उस तरीके से, और शरीर को जो लाभ मिलना चाहिए, नर्वस सिस्टम टोन अप होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप रूम टेम्परेचर वाटर लें। मतलब आप किसी ठंडी जगह में हैं तो फिर आप जब तक ठंड है तब तक इसका इस्तेमाल ना करें, पट्टी को ही लगाएं। और जब मौसम कूल हो जाए, अनुकूल हो जाए आपके लिए, तो तब आप इस टब का इस्तेमाल करें। तो आइए अब हम आपको डाइट चार्ट एक्सप्लेन करते हैं, एनएलएस डाइट चार्ट।
अब हम आपको डाइट चार्ट एक्सप्लेन करते हैं, एनएलएस डाइट चार्ट, जो कि पढ़ के समझ में नहीं आता, समझने से ही समझ में आता। ये जो हमारा डाइट चार्ट है, इस प्रोग्राम का पूरे दिन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लीज कंसंट्रेट। इस डाइट चार्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स दिखाई दे रहे हैं, व्हाइट, ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड, ब्लैक। इन सब के अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो जो लिखा हुआ है वो आपने नहीं पढ़ना है, सिर्फ मेरी आवाज के साथ चलना है, ताकि आपको प्रोग्राम समझ में लग जाए, डाइट चार्ट समझ में लग जाए। अगर आप लिखे हुए को पढ़ेंगे, मेरी आवाज के साथ नहीं चलेंगे, तो फिर मेरी बात आपको समझ में नहीं लगेगी और पढ़ के ये समझ में आता नहीं। तो उन अलग अलग रंगों का कुछ मीनिंग है। अगर वो मीनिंग एक बार सेट हो गया माइंड में, तो फिर सारी चीजें सही चलेंगी। सबसे पहले व्हाइट चार्ट। व्हाइट चार्ट का मतलब व्हाइट कलर। व्हाइट कलर मीन्स नो कलर। नो कलर मीन्स नो डाइट। नो कलर का मतलब जब हम आपको बोलेंगे कि व्हाइट चार्ट फॉलो करो, अब आपके सामने व्हाइट चार्ट आ चुका है। जब हम आपको बोलेंगे कि व्हाइट चार्ट फॉलो करो, व्हाइट चार्ट फॉलो करने का मतलब कुछ नहीं खाना। अभी व्हाइट चार्ट के माध्यम से आपको कोरोना की परिस्थिति भी क्लियर हो जाएगी। कुछ नहीं खाना। क्यों कुछ नहीं खाना? नंबर 1, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब आपने व्हाइट चार्ट फॉलो करना है? नंबर 1, जब जब आपको शरीर में से गंदगी बाहर निकल रही हो, नज़ला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार या पेट का दर्द, एक्यूट डिजीज, इस अवस्था में आप कुछ भी नहीं खाएंगे। पीने वाले बताऊंगा, लिक्विड डाइट बताऊंगा, चिंता मत करो, भूखा नहीं रखूंगा, मगर इस अवस्था में आप कुछ नहीं खाएंगे। नंबर 1, कौन सी ऐसी 3 परिस्थितियां हैं? नंबर 2, इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी, आपको श्वास आने में दिक्कत हो, आपके शरीर में कहीं अनबियरेबल पेन हो, गॉल ब्लैडर स्टोन का दर्द हो, किडनी स्टोन का दर्द हो, कोई भी ऐसा दर्द जो बर्दाश्त नहीं हो रहा, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, एडी का दर्द, गर्दन का दर्द, कुछ भी, फॉलो व्हाइट चार्ट। नंबर 3, कोरोना। अगर कोरोना हो जाए, पॉजिटिव आ जाए, क्या करना है? फॉलो व्हाइट चार्ट। व्हाइट चार्ट के अंदर कुछ नहीं खाना। क्यों कुछ नहीं खाना? क्योंकि जब शरीर में से गंदगी बाहर निकल रही हो, तो हम शरीर के अंदर कुछ डाल नहीं सकते। अगर बस में से, ट्रेन में से, प्लेन में से पैसेंजर बाहर निकल रहे हों, तो बाहर वाले अंदर नहीं जा सकते। एक बार में एक काम हो सकता है। अगर बाहर वालों, अंदर वालों को बाहर नहीं निकालेंगे, तो बाहर वाले जाएंगे तो और गड़बड़ कर देंगे। पहले अंदर वालों को बाहर निकालना पड़ेगा, फिर बाहर वाले अंदर जाएंगे। तो ठीक ऐसे ही जो आपका खाना तैयार है, वो अगर जुकाम होने पर शरीर में डाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले जो पहले वाला खाना हजम नहीं हुआ, जिसके कारण जुकाम हुआ, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो जैसे ही आप खाना बंद कर देंगे, तो शरीर जो रिमेनिंग फूड पड़ा हुआ है आपके इंटेस्टाइन के अंदर, उसको डाइजेस्ट करने में लगेगा। अगर और नया डाल दिया तो पहले वाला भी हजम नहीं हुआ, तो किसको हजम करेगा? वो नए वाले को या पुराने वाले को? किसी को भी नहीं करेगा। तो इन 3 परिस्थितियों में आपने क्यों नहीं खाना? कुदरत की ओर से हमारी भूख को मार दिया जाता है। क्यों मार दिया जाता है? जैसे हमारे शरीर के अंदर वायरस गया। वायरस कहां से गया? रेस्पिरेटरी सिस्टम से गया। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ब्रोंकाइज हैं, श्वास नली है, उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, श्लेष्मा झिल्ली है। वो क्यों है?
ताकि जब हम कुछ श्वास लेंगे उस श्वास के अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल्स होंगे, कुछ वायरस होंगे, वो उस म्यूकस के साथ टकराएंगे, उसी के साथ चिपक जाएंगे और हमारे लंग्स को शुद्ध साफ वायु मिलेगी। जब वायरस म्यूकस मेम्ब्रेन्स के साथ टकराता है वहां पर इन्फेक्शन पैदा करता है, शरीर को समझ लग जाती है कि शरीर के अंदर कोई वायरस यानी कि गलत पदार्थ जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है वो अंदर घुस गया और शरीर अपने आप को मारना नहीं चाहता। शरीर उस बलगम को, जो वहां पर म्यूकस थी, जो इन्फेक्शन हो गया, उसको पानी जैसा बना के नाक से बाहर फेंकने का प्रयास करता है ताकि वो कोरोना वायरस या एनी टाइप ऑफ वायरस हमें नुकसान ना पहुंचाए। अगर हमारे घर के अंदर कोई गलत व्यक्ति आ जाए तो हम पहले खाना खाने बैठेंगे या पहले उसको बाहर निकालेंगे? तो खाना तैयार पड़ा है लेकिन हम खाने को नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे भी चलो ये तो तैयार है इसको तो खा लो, बाकी उसको फिर बाद में निकाल देंगे। नो, हम बेचैन हो जाएंगे, परिवार के सारे सदस्य उस गलत लोगों को घर से बाहर निकालने के में लग जाएंगे, खाना छोड़ देंगे। ठीक ऐसे ही जब शरीर के अंदर वायरस प्रवेश कर गया, जुकाम हो गया, उसी टाइम खाने को बंद करना है, क्योंकि कुदरत की ओर से हमारी भूख को मार दिया जाता है कि अब आप कुछ खा नहीं सकते। इस साइंस को कैसे समझेंगे? पंजाब की एक कहावत है, जर जुकाम पावना, 3 दिन तक खाने को ना दो तो वापिस नहीं आवना। जुकाम को, जर का मीनिंग है बुखार, जुकाम का मीनिंग जुकाम, और पावना का अर्थ है मेहमान। जुकाम को, बुखार को और मेहमान को अगर 3 दिन तक कुछ खाने को ना दो तो दोबारा वापिस नहीं आते। आप अपने घर में गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली को पाल के देखो। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली क्या करते हैं? जब वो बीमार पड़ जाए, जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, कुछ भी हो जाए, चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, धूप में लेटते हैं, पेट की पट्टी लगाते हैं जैसे आपको दिखाई उस तरीके से, घूंट घूंट करके पानी पीते हैं, खाना खाना बंद कर देते हैं। गाय को एक्सीडेंट होने के बाद, चोट लगने के बाद घास खिला के दिखाइए। क्या इससे बड़ी कोई लैब हो सकती है? इससे बड़ा कोई प्रमाण हो सकता है? 84 लाख जीव जंतु में केवल मानव ही बीमार होने के बाद कोई खाना खाता है, पशु पक्षी नहीं खाते हैं। आधुनिक मानव खाता है, पहले का मानव खाता नहीं था, उसके पास बीमारियों की लिस्ट नहीं थी। तो तीव्र रोग होने पर अपने भोजन को बंद करें। अब जब ये परिस्थिति आ गई, इन 3 चीजों को हम डील करेंगे। इन 3 चीजों को डील करते समय कैसे डील करेंगे? व्हाइट चार्ट, फॉलो व्हाइट चार्ट। व्हाइट चार्ट क्या है? सबसे पहले लिखा है केवल जल आचमन। हम पानी पिएंगे, घूंट घूंट करके पानी पिएंगे। आप कहोगे पानी पे मैं कितनी देर रह सकता हूं, मेरे को तो ऐसे भूखा मार दोगे। नो, 4 घंटे रहिए, 2 घंटे रहिए, 1 दिन रहिए, 2 दिन रहिए, मेरे को नहीं पता, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन रहिए। अगर आपको ये लगे कि पानी पे तो नहीं रहा जा सकता तो कोई जबरदस्ती नहीं, भले 2 घंटे रह जाओ। उसके बाद आप कुदरती ग्लूकोज उपवास करो। ये कुदरती ग्लूकोज उपवास क्या होता है? अगर हम हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं और वहां हमारे ग्लूकोज लग जाता है, 2-3 दिन बाद कोई मिलने वाले आते हैं, पूछते हैं भाई साहब कुछ खाया क्या? हम खुद ही बोलते हैं नो नो नो, ये जो ग्लूकोज लगा हुआ है इसके द्वारा शरीर को पूरी शक्ति मिल रही है, कुछ खाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कुदरती ग्लूकोज है, नारियल पानी। नारियल पानी जिसका नाम दुर्भाग्य से नारियल पानी है, लेकिन ये पानी नहीं, भोजन है। अब पानी भोजन कैसे हो सकता है? ये गोलागिरी है। ये पूरी गोलागिरी को एक बार में खाया नहीं जा सकता, ये पूरी गोलागिरी को पचाया नहीं जा सकता। तो अगर आपने दिन में
2-3 नारियल पानी पी लिए तो आपके शरीर के अंदर 2-3 गोलागिरी चली गई, तो आपके शरीर के को कोई भी कमजोरी नहीं आ सकती। आप दिन में 1, 2, 3, 4 नारियल पानी पी सकते हैं। 2-3 घंटे से पहले कोई ड्रिंक रिपीट ना करें। पहला ड्रिंक हो गया नारियल पानी। दूसरा ड्रिंक कच्ची सब्जियों के रस आधा पानी मिला के, पेठे का रस लें, कोई भी और रस लें, आधा पानी मिला लें। तीसरा ड्रिंक वेजिटेबल स्टॉक, सब्जियों का उबला हुआ पानी पीजिए। सब्जियों का उबला हुआ पानी पूजा जी कैसे तैयार होगा? सब्जियों का उबला हुआ पानी तैयार करने के लिए आप मौसम की कोई भी 2-3 तरह की सब्जी ले लीजिए, उसको आप छिलके समेत काट लीजिए। उसको आप छिलके समेत काट लीजिए और उसमें 1-1.5 गिलास पानी डालकर उसको उबालना छोड़ दी, उबालने के लिए रख दीजिए। जब वो उबल जाए उसको ऐसे का ऐसा छान लीजिए। सब्जियां छलनी में रह जाएंगी। जो पानी रह गया वो वेजिटेबल स्टॉक है, उसमें बिना कोई नमक मसाला नींबू मिलाए आप घूट घूट करके उसको पी सकते हैं जी। वेजिटेबल स्टॉक। तो आपको जो ऑप्शन बताए गए हैं इसमें से कोई भी लें और वाइट चार्ट को फॉलो करें। इस वाइट चार्ट जब आप फॉलो करेंगे तो 2 काम और करने पड़ेंगे। नंबर 1, पेट की पट्टी। सामान्य हालत में दिन में 2 बार लेटना है, दिन में 2 बार पेट की पट्टी लगानी है, और अगर वाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं तो दिन में 4 बार पट्टी लगानी है। गले की तकलीफ हो तो गले की पट्टी लगाइए, सिर में दर्द हो तो माथे की पट्टी लगाइए, ताजे पानी में भिगो के निचोड़ के। तो वाइट चार्ट फॉलो आप कर रहे हैं। अगर आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आप अपने घर में टब रख सकते हैं, आपके घर में इतनी जगह है कि आप टब रख सकते हैं, तो आप दिन में 2 बार टब में लेट जाइए और दिन में 2 बार पेट की पट्टी लगाए। कितने दिन तक करो? 2-3 दिन तक करो। आप देखेंगे 2-3 दिन के अंदर अंदर आपकी जो भी इमरजेंसी है, अनबियरेबल पेन है, पथरी का दर्द है, गॉल ब्लैडर स्टोन का दर्द है, किडनी स्टोन का दर्द है, श्वास आने में दिक्कत है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का दर्द है, काम पे जाने में दिक्कत है, श्वास आने में दिक्कत है, 2-3 दिन के अंदर अंदर आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। करके देखिए। नंबर 2, जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा? आपको कोई भी अक्यूट डिजीज हुई है, नजला जुकाम उल्टी दस्त बुखार हुआ है, वो बिना दवाई के ठीक हो जाएगा। तो आप नजला जुकाम उल्टी दस्त बुखार की अवस्था में जब वायरस हमारे शरीर के अंदर घुसता है, वो उसको बाहर निकालने का प्रयास करता है नाक के द्वारा पानी जैसा बना के, मगर हम क्या करते हैं? हम गोली खा लेते हैं। शरीर छींके मारता है ताकि उस वायरस को बाहर फेंका जा सके। भगवान ने कितना प्रयास किया होगा इस शरीर को ऐसा बनाने के लिए कि ये शरीर छींके मार सके, मगर हम एंटी एलर्जिक गोलियां खा खा के शरीर की ऑटोमेटिक छींके मारने की शक्ति को अंदर ही दबा देते हैं। तो वायरस तो फिर लंग्स में ही जाएगा, फिर निमोनिया ही होगा, फिर कोरोना ही होगा, फिर जानलेवा कोरोना ही होगा। तो हम जैसे ही एंटी एलर्जिक टेबलेट खाते हैं तो वायरस जो बलगम बाहर गिरनी चाहिए थी, जो वायरस बाहर टपक रहा था पानी जैसा होके नाक से, वो बलगम, वो रेशा गले में टपकने लग जाता है, गले में इन्फेक्शन हो जाती है। शरीर कहता है, ए मानव तू नहीं समझ रहा, मैंने तेरे को समझाने की कोशिश की, जिस वायरस को बाहर फेंकना मैं चाहता था वो तुमने अंदर फेंक दिया। फिर शरीर खांसी कर देता है, खांसी के द्वारा खाऊं खाऊं करके शरीर उस वायरस को बाहर फेंकना चाहता है, मगर हम फिर एंटीबायोटिक्स खाते हैं। जो इन्फेक्शन गले तक थी वो हमारे लंग्स तक चली जाती है, फिर कोरोना हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, आईसीयू में जाना पड़ता है, और वहां से क्या खबर आती है गॉड नोस। तो अगर हमने इन सारी मुसीबतों से बचना है, जुकाम को अंदर दबाना बंद करो। आपको खांसी नहीं होगी, आपका गला खराब नहीं होगा, आपके लंग्स में इन्फेक्शन नहीं जाएगी, आपको आईसीयू में जाना नहीं पड़ेगा। सिंपल। तो अगर आप ये सारा कुछ करेंगे 2-3 दिन के अंदर अंदर आपका नजला जुकाम उल्टी दस्त बुखार बिना दवाई के ठीक हो जाएगा। मैं जो भी बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। 20 साल के एक्सपीरियंस मेरे अपनी लाइफ के हैं, मेरे अपने साथ हैं। पता नहीं कितने बार, हजारों बार जुकाम हुआ होगा, कितनी बार बुखार हुआ होगा, कितनी बार क्या होगा, याद भी नहीं। 20 सालों में मैं इसी सेवा में हूँ। गुरुजी की ये बात मेरे को समझ में लग गई थी कि इससे बढ़िया कोई भी सेवा नहीं हो सकती जो मैं कर रहा हूँ और जो गुरुजी करवा रहे हैं। तो
20 साल से आप जैसे अनेकों लोग मेरे संपर्क में आ चुके हैं। मैं कोई घर में नहीं बैठा, 20 साल से इसी तरीके से आप लोगों को बोल रहा हूं। मेरे पास बहुत लंबा चौड़ा एक डाटा है, आप फोन करते करते परेशान हो जाएंगे, उसको देखते देखते परेशान हो जाएंगे। जो अनेकों लोग इस सिस्टम को अपना रहे हैं और नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार को, तीव्र रोगों को, सभी तरह के रोगों को बिना दवाई के ठीक कर रहे हैं। आपको सेटिस्फेक्शन ना हो आप आइए हमारे पास, देखिए, उन लोगों को मिलिए। तो इस तरीके से आप नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार बिना दवाई के ठीक कर सकते हैं। व्हाइट चार्ट जब आप 3 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाएंगे तो फिर आपको 3 के 4 भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं। ये कोई मैं लिख के नहीं दे रहा आपको, लेकिन जब आपको ये पता चल गया कि 3 दिन के अंदर अंदर मैं 50% ठीक हो गया, तो आप 2 दिन मेरी बात को और मान जाएंगे और आपको भूख भी नहीं लगेगी। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये तब पता चलेगा जब आप इसको करके देखेंगे। 3 दिन के बाद आप ग्रीन चार्ट को फॉलो करें। ग्रीन चार्ट का मतलब ग्रीन ग्रीन खाना है, ग्रीन खाना है। ग्रीन कैसे खाना है? सुबह आप NLS का लिक्विड डाइट रसाहार लेंगे, जिसमें सफेद पेठे का रस, नारियल पानी, किसी भी कच्ची सब्जी का रस। लंच में कच्चे सलाद लेंगे। शाम को 4 बजे फिर कोई लिक्विड ले लेंगे, NLS लिक्विड, और रात को मौसम का कोई एक फल। कितने दिन करूं ग्रीन चार्ट? व्हाइट चार्ट 1 दिन किया आप ठीक हो गए, ग्रीन चार्ट 1 दिन। व्हाइट चार्ट 2 दिन किया आप ठीक हो गए, ग्रीन चार्ट 2 दिन। व्हाइट चार्ट 3 दिन किया तो ग्रीन चार्ट 3 दिन। ये करने के बाद जब आप पूर्णतः ठीक हो गए, फॉलो येलो चार्ट। येलो चार्ट के अंदर क्या है? 1 टाइम अनाज। येलो चार्ट क्या है? जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वो येलो चार्ट है। आदर्श भोजन योजना। अगर आप ये जानना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें कुछ मत समझाओ, कुछ मत बताओ, आप बताओ क्या खाते हैं, जो आप खाएंगे हम वही खाना शुरू कर देंगे। मैं और मेरी पूरी टीम NLS के येलो चार्ट को फॉलो करते हैं। आप इसको फॉलो करिए। अगर आप ये कहना चाहते हैं येलो चार्ट के अंदर तो 1 टाइम अनाज है, 1 टाइम अनाज से हमारा गुजारा नहीं होगा, येलो चार्ट के अंदर पेठे का रस है, नारियल पानी है, ये इसको मैनेज करना, अरेंज करना मेरे बस का नहीं है। सुबह सुबह मैं तो जूस नहीं निकाल सकता, तो फॉलो करो NLS का ब्लू चार्ट। NLS के ब्लू चार्ट में क्या है? सुबह का रूटीन कच्चे सलाद से शुरू कर दीजिए, पेठे की जरूरत नहीं, नारियल पानी की जरूरत नहीं, सब्जियों के लिक्विड रस की जरूरत नहीं। दोपहर में लंच में NLS की रोटी सब्जी खाएं, शाम को 4 बजे कोई एक फल खाएं, रात को फिर NLS की रोटी सब्जी खाएं। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसी रोटी सब्जी, NLS की रोटी सब्जी घर में कोई बना के नहीं देता, नंबर 1। नंबर 2, मैं फील्ड जॉब करता हूं, देश विदेश में घूमता हूं, घर में टिकता ही नहीं। नंबर 3, मैं अकेला ही रहता हूं, परिवार के साथ नहीं रहता। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, आपको NLS के लाइफस्टाइल को फॉलो करना सबसे ज्यादा आसान है। पूछो क्यों? क्योंकि आपको जबरदस्ती से खिलाने वाला कोई है ही नहीं। आपको जबरदस्ती से खिलाने वाला कोई है ही नहीं। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो फिर आप क्या करेंगे? आपको साइंस समझ में लगी? क्या साइंस समझ में लगी? कि 1 टाइम अनाज खाना है। 1 टाइम का अनाज आपको जहां भी मिलता है, जैसा भी मिलता है, अपनी कॉमन सेंस के हिसाब से खा लीजिए। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो खाना खाने कहाँ जाएंगे? किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, ढाबे में, या किसी बढ़िया सी शादी में। मेरे को नहीं लगता इन 4 जगह को छोड़ के आप और कहीं घर से बाहर खाना खाने चले जाएंगे। आप कहीं भी खाना खाना जाएं, ये चूज आपको ही करना होता है कि आप नान खाएंगे या सादा रोटी, सिंपल चपाती या नान, ये चॉइस आपकी होती है। उस वहां पर जो जो चॉइस अवेलेबल है उसमें से अवेलेबल बेस्ट पॉसिबल का चुनाव करके NLS के हिसाब से जो आसपास बैठता है, कम नुकसानदायक है, उस हिसाब से एक वक्त का अनाज खा लीजिए। बाकी के टाइम साइंस ये कहती है, एक समय आपके पेट के अंदर कच्ची सब्जियां जानी चाहिए, एक टाइम फल जाना चाहिए। जहां भी पर है वहां पे मौसम की सब्जियां और मौसम के फल ढूंढिए और खाइए। वो आपको हर जगह मिल जाएंगी, आप कहीं भी जाएंगे वर्ल्ड के अंदर। सवाल पैदा होता है वहां पर कौन सी सब्जी फल का मौसम होगा, कैसे पता चलेगा? वहां पर जो सस्ते से सस्ते सब्जियां हों, सस्ते से सस्ते फल हों, उनका चुनाव कर लीजिए।
महंगे फल और सब्जियां, विदेशी फल और सब्जियां, बेमौसम की फल और सब्जियां, कोल्ड स्टोर की फल और सब्जियां खाने लायक नहीं है, डस्टबिन में डालने लायक है। तो मैंने आपको 4 तरह के डाइट चार्ट दिए, व्हाइट, ग्रीन, येलो, रेड। आप में से कौन कौन गाड़ी चलाना जानता है, भले स्कूटर ही क्यों ना हो? जब आप गाड़ी चलाते हैं आपको कौन बताता है कि आप गाड़ी का गियर बदलो? आप अपनी सेंस से हिसाब लगाते हैं कि अब मेरे को गियर बदल देना चाहिए, 2 से 3 पे जाना है या 1 पे जाना है, ये भी आपकी सेंस बताती है। अगर आप गुरुजी को फोन करें कि चलो गुरुजी को फोन करते हैं, गुरुजी बताएंगे अब बताओ जी कौन सा गियर डालो। क्यों गुरुजी को फोन करेंगे? क्योंकि गुरुजी का एक्सपीरियंस गाड़ी चलाने का हमारे से ज्यादा है। तो गुरुजी आपको ठीक बता देंगे। आपको पक्का मालूम है कि गुरुजी आपको ठीक नहीं बता सकते, गुरुजी आपको गलत बताएंगे। गाड़ी के गियर बदलने हम स्वयं जानते हैं और ये भी जानते हैं कि गुरुजी ठीक नहीं बता सकते, मगर पेट के गियर हम स्वयं बदलना नहीं जानते। शायद हम ये समझते हैं कि एनएलएस की टीम पे, हेल्थ केयर नंबर पे फोन करो, वो बताएंगे कि खाएं या ना खाएं। नो, हम फोन करने के लिए मना नहीं करते, आपका स्वागत है, जब मर्जी करें, मगर आपको गियर तो अपनी मर्जी से ही बदलने पड़ेंगे, अपनी सेंस से बदलने पड़ेंगे। अगर आपको किसी भी किस्म का तीव्र रोग, एक्यूट डिजीज हुआ है, शरीर में से गंदगी बाहर निकल रही है, नंबर, आप किसी भी इमरजेंसी में हैं, अनबियरेबल पेन है, नंबर, अगर आप ऐसी किसी भी परिस्थिति को डील कर रहे हैं, आप एनएलएस का वाइट चार्ट फॉलो करेंगे। पहला गियर, वाइट चार्ट, पहला गियर। जब आप ठीक होना शुरू हो गए हैं, पूरी तरह ठीक हो गए हैं, तो एनएलएस का ग्रीन चार्ट फॉलो करेंगे। जब आप और बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो गए हैं, अब आप तीसरा गियर, येलो चार्ट फॉलो करेंगे। व्हाइट चार्ट पहला गियर, ग्रीन चार्ट दूसरा गियर, येलो चार्ट तीसरा गियर। कुछ गाड़ियां 3 गियर वाली होती हैं और कुछ गाड़ियां 4 गियर वाली होती हैं। अब यहाँ पर बहुत सावधानी की जरूरत है। कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं जो 3 गियर वाली हैं और कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं जो 4 गियर वाली हैं? जिनके शरीर में कोई भी बीमारी है, नंबर 1, जो किसी भी दवाई का प्रयोग कर रहे हैं, नंबर 2, जिनकी आयु 50 वर्ष से ऊपर है, नंबर 3, जो मेहनत मजदूरी का काम नहीं करते हैं, नंबर 4। अगर इस चारों में से आप किसी भी एक भी कैटेगरी में आते हैं तो आपके पेट में चौथा गियर है ही नहीं। लिसन केयरफुली। अब कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पेट में 4 गियर हो सकते हैं, 2 टाइम अनाज खा सकते हैं, वो लोग ब्लू चार्ट फॉलो कर सकते हैं, वो कौन से लोग हैं? नंबर 1, जो जिसको कोई भी बीमारी नहीं है, नंबर 2, जो कोई भी दवाई नहीं खा रहे हैं, नंबर 3, जिसकी आयु 50 वर्ष से कम है, नंबर 4, जो मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। ऐसे 4 तरह के लोग ब्लू चार्ट का फॉलो कर सकते हैं, उनका स्वागत है, वो 2 टाइम अनाज खा सकते हैं। अब खाली गियर बदलने से गाड़ी नहीं चलती है, कुछ ट्रैफिक नियम होते हैं। तो ट्रैफिक नियम को अगर फॉलो करेंगे तभी गाड़ी मंजिल तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी। तो ट्रैफिक नियम कौन से हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा? नंबर 1, कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनको 100% छोड़ना होगा, कभी कभी खा लूं नहीं चलेगा। ब्लैक चार्ट के अंदर कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं? मांसाहार, नॉन वेज, मीट, अंडा, मांस, सभी धर्म के सभी ग्रंथ, सभी संत इसको मना करते हैं। ये प्रोग्राम स्पिरिचुअल है जिसके अंदर आप एंट्री कर रहे हैं। इसके अंदर एंट्री करने के लिए आपको इन चीजों को छोड़ना होगा। नंबर 2, किसी किस्म का नशा इस शरीर के अंदर नहीं जा सकता। शराब, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, गांजा, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक। हम ये चीजें क्यों छुड़वा रहे हैं, इसके पीछे साइंस क्या है, ये कैसे छूटेंगी, इसको छोड़ने का तरीका क्या है, इसको छोड़ने से सिर में दर्द होता है, बदन में पेन होता है, उसका क्या इलाज है,
ये सारे काम आप हमारे पे छोड़ दो, हम अपने आप आपको समझा लेंगे, अपने आप आपसे करा लेंगे, लेकिन पहले आप ये सोचो कि मैं छोड़ना चाहता हूं। नंबर 1 ब्लैक चार्ट, जो पूर्णतः छोड़ना पड़ेगा। नंबर 2 रेड चार्ट। रेड चार्ट के अंदर उन पदार्थों को शामिल किया गया है जो आप चीटिंग डे में रख सकते हैं, सावधानी के साथ खा सकते हैं, खाएंगे नुकसान नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आचार्य मोहन गुप्ता ने बोल दिया ये खा सकते हैं, इसका मतलब नुकसान नहीं होगा, होगा। जितना खाओगे उतना होगा, जितना कम खाओगे कम नुकसान होगा, ज्यादा खाओगे ज्यादा नुकसान होगा। तो रेड चार्ट में कौन कौन से पदार्थ हैं? रेड चार्ट में चीनी और चीनी से बनी मिठाइयां, मैदे से बने पदार्थ, नमक और नमक से बने पदार्थ, बाजार का कारखानों में बना भोजन, डिब्बा बंद, बॉटल बंद, जंक फूड, पैक्ड फूड, वनस्पति घी, रिफाइंड तेल, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ। देखिए, आप रेड को और ब्लैक को छोड़ दीजिए। अगर आपका कंसर्न है कि रेड में मैं ये नहीं छोड़ सकता, ब्लैक में मैं ये नहीं छोड़ सकता, नो प्रॉब्लम। आपने जो छोड़ना है छोड़ दो, जो खाना है खा लो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। नंबर कम हो जाएंगे, जितना मानोगे उतने नंबर तो आएंगे। अब करके तो देखिए। जैसे ही आपको मेरी आधी अधूरी बातों को मानने से फायदा होना शुरू हो जाएगा, फिर आप हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, और हम तो आपका छोड़ने वाले हैं नहीं। तो उससे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमने इतने प्रोग्राम डिजाइन कर रखे हैं, हमने इतने रास्ते आपको बांध के कर रखने के लिए रख रखे हैं, किस तरीके से आपको मनवाना है उसके लिए इतना कुछ कर रखा है 20 सालों के अंदर कि हम आपसे सब कुछ करवा लेंगे। अभी आपको जितना ठीक लगे उतना कर लीजिए। मेरी बड़ी बड़ी बातों को सोच के भाग मत जाइए, इसमें से छोटी छोटी बातों को पकड़िए, जो आप मान सकते हो उसको पकड़िए। लेकिन मैं बड़ी बड़ी बातें बताना मेरा धर्म बनता है, क्योंकि अगर मेरे सामने पूरा दिन बैठ के भी आपको ये पता नहीं चला भी क्या ना खाऊं, तो वो फिर पाप मेरे को लगेगा। अगर मैंने आपको चाय बता दिया छोड़ दो, आपने नहीं छोड़ी, तो पाप मेरे को नहीं लगेगा। आपको लगेगा नहीं लगेगा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे को नहीं लगेगा, ये पक्की बात है। लेकिन अगर मैंने नहीं बताया तो आप कहेंगे कि पूरा दिन आपका प्रोग्राम अटेंड कर लिया, आपने ये तो बताया ही नहीं। अगर आप बता देते मैं तो पीती हो ना। तो मैंने अपना धर्म निभाया है, आप अपना कर्म निभाइए। आपका कर्म है, आपने इसमें से उस चीज को पकड़ना जो आपको अच्छी लगी हो। इसी के साथ हम डाइट चार्ट को कंप्लीट करते हैं और पूजा। अब पूरे दिन की दिनचर्या के साथ डाइट चार्ट को हमने कंप्लीट किया। देखिए, पट्टी के बारे में, एनीमा के बारे में, पुस्तक के बारे में, आपकी कन्वीनियंस के लिए ये सारी चीजों को हमने एक जगह पैक कर दिया है, एक किट के अंदर पैक कर दिया है। हमारी ये एनएलएस किट, जिसके अंदर हमारी बुक रोगों से बचाव, छोटी पुस्तक स्वास्थ्य सार, और उसी का इंग्लिश वर्जन हेल्थ मैक्सिम्स, और उसी का पंजाबी वर्जन तंदुरुस्ती सार, तीनों पट्टियों का सेट, और एनीमा, एनएलएस नॉन वायलेंट एनीमा, ये सभी चीजें एनएलएस किट के अंदर आपको उपलब्ध हैं। आप चाहें तो ये किट को भी अमेज़न से मंगवा सकते हैं। आप चाहें कि ये किट को हम आप अपने सेंटर से आपके पास भेज दें तो आप वो भी कर सकते हैं। आप चाहें कोई पुस्तक अकेली मंगवाना चाहते हैं वो भी हो सकता है। आपको कोई भी इसमें से सामान मंगवाना हो या सारी चीजें मंगवानी हो, आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, ताकि हम आपको खुद फोन करके हमारी टीम ये सारी फैसिलिटी आपको दे पाए। आप इसके अलावा कुछ और भी हमारी पुस्तकें हैं जो इंग्लिश में हैं, जैसे हमारी हिंदी बुक रोगों से बचाव का इंग्लिश वर्जन मेडिसिन फ्री लाइफ, ये इसकी सॉफ्ट कॉपी हमारे अमेज़न किंडल पर उपलब्ध है। वहां से आप परचेज करके अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इसका इंग्लिश वर्जन आप पढ़ सकते हैं। उस बुक का नाम है मेडिसिन फ्री लाइफ, इंग्लिश वर्जन चाहते हैं। अगर आप हमसे इंग्लिश बुक मंगवाना चाहते हैं तो अलग अलग हमारी किताबें हैं, जैसे
नहीं, किंडल पर उपलब्ध है, वहां से आप परचेज करके अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इसका इंग्लिश वर्जन आप पढ़ सकते हैं। उस बुक का नाम है मेडिसिन फ्री लाइफ, इंग्लिश वर्जन चाहते हैं। अगर आप हमसे इंग्लिश बुक मंगवाना चाहते हैं तो अलग अलग हमारी किताबें हैं, जैसे ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी की लिखी हुई बुक साइंस ऑफ नेचुरल हाइजीन। अगर आप इंग्लिश बुक पढ़ना चाहते हैं आप इसको भी मंगवा सकते हैं। आप रोगों से बचाव को पूरा करने के बाद प्राकृतिक स्वास्थ्य शास्त्र, इस तरीके से अलग अलग किताबें, मदर एंड चाइल्ड केयर, बिफोर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को प्लान करते वक्त क्या ध्यान रखना है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको क्या खाना है, कैसे अपनी हेल्थ की केयर करनी है, और आपको जब डिलीवरी हो जाए बच्चे को कैसे हैंडल करना है और अपनी हेल्थ को कैसे देखना है, वो सारी चीजें आपको प्रेगनेंसी के टाइम में कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी नहीं करनी है, वो सब आपको हमारी पुस्तकों में मिल जाएगा। ये बुक है हमारी मदर एंड चाइल्ड केयर। इसके अलावा आंखों के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप आंखों के बारे में कैसे और आंखों की पावर को इम्प्रूव करें, सनलाइट फॉर हेल्थ, अभी आपको सूर्य स्नान हमने बताया वो क्यों करना है, कॉन्स्टिपेशन द मेजर प्रॉब्लम, नेचुरल क्योर ऑफ स्टमक डिसऑर्डर, आर्थराइटिस एंड रूमेटिज्म, प्राणायाम, ईट्स एंड ड्रिंक्स, diabetes and hypertension, fasting cure and vital economy, scientific basis of nature cure। पंडित के लक्ष्मण शर्मा जी की संस्कृत में लिखी हुई किताब, जिसको ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी ने हिंदी में ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया, ये ग्रंथ स्वाधीन स्वास्थ्य महाविद्या। अगर ये इसके अंदर भी संस्कृत में भी है और हिंदी में भी है, इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं। और एक ऐसी पुस्तक जो आपको नेचुरोपैथी का डॉक्टर बना सकती है, एक ऐसी पुस्तक जिसको जहां भी नेचुरोपैथी पढ़ाई जाती है, जिन कॉलेजेस में, जिन यूनिवर्सिटीज में, वहां पर उस पुस्तक को सिलेबस में पढ़ाया जाता है। ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी के गुरु जी की लिखी हुई पुस्तक प्रैक्टिकल नेचर क्योर, जिसमें आप डिजीज वाइज भी सारी चीजों को समझ सकते हैं डिटेल में। हमारी ये सारी पुस्तकें अमेज़न पर भी उपलब्ध हैं और आप हमारे सेंटर से मंगवा सकते हैं। तो अब हम इस सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। आदरणीय आचार्य जी, पूजा मैडम को मेरा प्रणाम, उपस्थित सभी को भी मैं नमन करता हूँ। मुझे साइटिका की प्रॉब्लम थी जब मैं 20 साल का हुआ था, तो मुझे पता है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता था, इसलिए ये सब के चलते मैंने एलोपैथी ट्रीटमेंट नहीं लिया। मैंने पतंजलि योग समिति ज्वाइन की 2009 में, और फिर एक बार और मुझे 2014 में वहाँ बुलाया गया। और मैं योग शिक्षक भी हूँ, वैसे गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैथ्स का लेक्चरर हूँ। अभी कुछ लास्ट ईयर में फैब में मुझे फीवर हुआ, और फीवर होने के बाद मैं जब बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियाँ चल रही थी, छुट्टियाँ मिलती नहीं, गोली खा के मैं काम करता रहा, तो मुझे मेरे प्लेटलेट्स डाउन हो गए थे। डॉक्टर ने एडमिट किया, एडमिट होने के बाद बोला सोनोग्राफी करानी पड़ेगी। तो सोनोग्राफी में सबसे पहले मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ, किडनी स्टोन हुआ, सारा बताया। तो मैं समझ भी नहीं आ रहा था कि इतनी सारी बीमारियाँ मुझे कैसे आ गई है। तो ये सारी क्योर करने के लिए मैंने सोचा मैं क्या करूँ, तो यूट्यूब पे वीडियो देखे। उसके बाद लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन मेरे लिए अच्छा रहा, नहीं तो मेरा ऑपरेशन हो चुका होता अभी तक। तो लॉकडाउन के समय वेबिनार मैंने अटेंड किया, और वेबिनार अटेंड करने के बाद 2 माह में मैंने अपना 20 किलो वेट लॉस किया, और किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन भी बिल्कुल ख़त्म है। हल्का सा थोड़ा सा मुझे मेरा प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो भी 50% ठीक है। और मेरा चश्मे का मैं बता चुका हूँ, वहाँ पे चश्मे का नंबर भी कम हुआ सन गेजिंग से। तो मैं यही कहूँगा, यदि मेरा ऑपरेशन हुआ होता तो इतना पैसा लग चुका होता। मैं यहाँ घोषणा करता हूँ दिल से, 21,000 रुपये आज ही मैं ऑनलाइन यहाँ पर दूंगा। 21,000 रुपये की घोषणा करता हूँ। और एक मैंने छोटा सा गीत लिखा है, जो NLS को अपना लो, स्वस्थ हो जाओगे भाई,
आचार्य जी ने बात बताई, इनको गुरु जी ने समझाई। ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी ने शुरू करवाई, इसको आचार्य जी ने आगे बढ़ाई, इसको आचार्य जी ने आगे बढ़ाई। सुबह उठकर थोड़ा प्राणायाम कर लो, सन गेजिंग सन बाथ और एयर बाथ कर लो, उसके बाद तुम ठंडी पट्टी लगाओ, उसके बाद तुम ठंडी पट्टी लगाओ, पट्टी लगा के थोड़े कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाने के बाद रगड़ रगड़ के नहा लो भाई। अब रसाहार की बारी है आई, क्षारीय रसाहार की बारी है आई। एनएलएस को अपना लो, स्वस्थ हो जाओगे भाई। मोहन गुप्ता जी ने बात बताई, पूजा दीदी ने बात बताई। घास फूस खाना अपनी दिनचर्या बना लो, बीमारी के अनुसार कोई चार्ट अपना लो, चार्ट अपनाने से प्राण शक्ति बढ़ेगी, चार्ट अपनाने से प्राण शक्ति बढ़ेगी, प्राण शक्ति बढ़ते ही रोगों से मुक्ति मिलेगी। रोग मुक्त भारत ही आचार्य जी का परम उद्देश्य है भाई। आचार्य जी ने बात बताई, एनएलएस टीम ने बात बताई। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। नेचुरल लाइफस्टाइल की पूरी टीम और हमारी ओर से एक विनम्र निवेदन। जय मां प्रकृति। साधकों, नेचुरल लाइफस्टाइल एक रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस काम में लगाया कि कोई भी व्यक्ति रोगी ना रहे। उनका ये आदेश था कि बिना दवाइयों के स्वस्थ जीवन जीने का ये ज्ञान जन जन तक पहुंचना चाहिए और निस्वार्थ व निष्काम भाव से पहुंचना चाहिए। ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा है। अब हमारी पूरी टीम इस सेवा कार्य में निस्वार्थ भाव से लगी हुई है। मित्रों, फिर आपका सवाल हो सकता है, आपके मन में ये आ सकता है कि फिर हम आपसे ये 501 रुपए की सहयोग राशि क्यों ले रहे हैं? साथियों, इस क्षेत्र में सेवा करने का मेरे गुरुदेव आचार्य श्री मोहन गुप्ता जी का 20 वर्ष का अनुभव है। हमारे निःशुल्क लेक्चर्स दिल्ली के कोने कोने और लगभग पूरे भारत में हुए हैं और उन्हीं अनुभवों के आधार पर आपसे ये कम से कम सहयोग राशि ली गई है। आइए जानते हैं इसके क्या कारण हैं। पहला, साथियों, हमने ये अनुभव किया है कि ना जाने क्यों मानव की मानसिकता ही ऐसी है कि जिस चीज़ पर, जिस कार्यक्रम पर, कपड़ों पर, मोबाइल पर हम जितने अधिक पैसे खर्च दें उसे उतनी ही वैल्यू देते हैं और जो कुछ हमें फ्री में, मुफ्त में मिल जाए उसे कहीं ना कहीं वो प्राथमिकता नहीं देते, चाहे उसकी असली कीमत कितनी ही क्यों ना हो। ठीक ऐसे ही जैसे ही हमें ये 4 घंटे का प्रोग्राम मुफ्त में मिलता है तो ज़्यादातर व्यक्ति उसे उस गंभीरता से देख ही नहीं पाते जितनी ज़रूरत है। नंबर 2, मित्रों, हमें तो ये कभी पता चल ही नहीं पाता कि आपने ये प्रोग्राम देखा या नहीं। आज से पहले हमारे ये सारे प्रोग्राम YouTube चैनल पर निःशुल्क ही उपलब्ध रहे हैं। नंबर 3, व्यक्ति उन्हें निर्धारित समय सीमा में देख ले, इसकी संभावनाएं तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती हैं। नंबर 4, हमारी संस्था नेचुरल लाइफस्टाइल में 25 लोगों का स्टाफ काम करता है। हमारा ऑफिस भी रेंटेड प्लेस में चल रहा है। ऑर्गेनाइजेशन के कई अन्य बड़े खर्चे हैं। हर महीने हमें इतना डोनेशन आ जाए ये ज़रूरी तो नहीं, इसलिए आपका ये सहयोग इस पवित्र सेवा को बनाए रखने के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। मित्रों, आपके द्वारा दी जा रही ये राशि हमारे यहाँ काम करने वाले लोगों का घर चलाने के लिए है। हम या हमारे वॉलंटियर्स जो अपनी फ्री सर्विसेज दे रहे हैं
उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हमारे वॉलंटियर्स तो स्वयं इसको चलाने के लिए अपनी जेब से कुछ न कुछ सहयोग मंथली डोनेशन या लाइफ टाइम मेंबर्स के रूप में संस्था को दे रही हैं। साधकों, संस्था के खजाने की पवित्रता को बनाए रखने के लिए वीडियो के अंत में मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ। यदि ये वीडियो सेशन देखने के बाद आपको आपके द्वारा दी गई राशि की वैल्यू ना मिले या फिर आप इसे देने में असमर्थ हों, तो फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपना अकाउंट नंबर शेयर करें। संस्था आपकी राशि आपको वापस करके आपकी अति आभारी होगी। हमारी सेवाएं आपको सदैव निःशुल्क रूप से उपलब्ध रहेंगी। मित्रों, आपसे एक और विनम्र निवेदन, ये वीडियो सेशन केवल हमारे रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स के लिए ही है। आप इसके लिंक को कहीं और शेयर ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो वह व्यक्ति हमारी व्हाट्सएप ग्रुप सुविधा से वंचित हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन भी आर्थिक सहयोग से वंचित हो जाएगी। हाँ, यदि आप ये लिंक किसी ऐसे व्यक्ति को भेज रहे हैं जो इसकी सहयोग राशि देने में असमर्थ है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, परंतु यदि आप हमें बता देंगे तो हम ऐसे लोगों की कुछ और मदद कर पाएंगे। हम आपके स्वास्थ्य के प्रति वचनबद्ध हैं। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी पूरी टीम का, जो कि हमारी जो पूरी टीम निस्वार्थ और निष्काम भाव से इस सेवा के काम में लगी हुई है। और हमारी इन हाउस टीम, उनकी सपोर्ट के बिना हम इस प्रोग्राम को नहीं चला सकते, आप तक नहीं ला सकते। उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम आपकी लाइफ में ये यू टर्न क्रिएट कर सके। अब हम सबको मिलकर इस प्रोग्राम को वर्ल्ड वाइड बनाना है, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में फैलाना है। आइए अब आचार्य जी से शब्द प्रसाद लेंगे और हम आपसे आज्ञा लेना चाहेंगे। आचार्य जी। बहुत अच्छा लग रहा है। आज गुरु कृपा से हम आपको सेवाएं दे पाए हैं। हमारे विजन मिशन को पूरा करने में आपने हमें सहायता की है। तो आपका जो डोनेशन हमारे पास आया है, उसी से हम संस्था को चला रहे हैं। तो आपने अगर हमारी बात को ध्यान से सुना है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है और दूसरों को करवाया है, और आप हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, हमारे वीडियोस के अंदर जो कमेंट्स हैं उनको लाइक कर रहे हैं, हमारी वीडियोस दूसरों को शेयर कर रहे हैं, वो भी एक आपका बहुत बड़ा दान है। एक प्रसाद रूप में बात कहना चाहूंगा। 3 तरह की रसोई, एक है भगवान की रसोई, दूसरी है इंसान की रसोई, और तीसरी है शैतान की रसोई। जो फल और सब्जियां खेतों में पकती हैं, उसको सूर्य भगवान मीठी मीठी आंच पे तपाते हैं, पकाते हैं। उसको वायु भगवान लोरी दे दे के खिलाते हैं। चंद्रमा औषधियां देता है, जल रस देता है, पृथ्वी खनिज पदार्थ देती है। जो भगवान की रसोई का खाते हैं वो भगवान जैसे हो जाते हैं। भगवान शक्तिवान हैं, सुंदरीयवान हैं, रोगी नहीं होते, दवाई नहीं खाते। फल और सब्जियां। दूसरी है इंसान की रसोई। जो इंसान की रसोई एनालिस के तरीके से बनाता है, वो भी स्वस्थ रह सकता है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आज आपने समझ लिया। तीसरी है शैतान की रसोई। डिब्बा बंद, बोतल बंद, पैकेट बंद, होटलों का, ढाबों का, रेस्टोरेंट्स का खाना, बाजार का खाना, कारखानों से निर्मित खाना, फास्ट फूड, जंक फूड, शैतान की रसोई का खाना है। भगवान की रसोई का खाएंगे तो भगवान हो जाएंगे, इंसान की रसोई का खाएंगे तो इंसान हो जाएंगे, शैतान की रसोई का खाएंगे तो फैसला आपके हाथ। आपका स्वास्थ्य है आपके हाथ। आज के आनंद की, आज की सेवा देने की और आज की सेवा लेने की, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप आजीवन बिना दवाइयों के स्वस्थ रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं।
हमने आज दिन भर बहुत कुछ ऐसा बोला होगा जिसने आपके हृदय को शायद कोई चोट भी पहुंचाई हो, आपको अच्छा ना लगा हो। जो भी मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो वो मेरी नहीं है, मेरे गुरुदेव जी की हैं। जो आपको अच्छी नहीं लगी हैं वो मेरी हैं, आप मेरे को क्षमा कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। तो आपके चरणों में नमन, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय माँ प्रकृति। प्रकृति।